हेलो गाइस, ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लिन दिखाई जाती है जो आइस स्केटिंग कर रही होती है। जैसे वो आइस स्केटिंग करते हुए गिरती है वैसे हमें उसकी स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि वो यहाँ तक कैसे पहुंची। बचपन में उसे आइस स्केटिंग करने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो स्कूल में आ जाती है छुपके गार्ड से छुपकर। जहाँ पर स्केटिंग वाला एरिया होता है वहाँ पर स्केटिंग करने के लिए तो वो पहुंच गई थी, पर वहाँ ऑलरेडी एक लड़का भी होता है जो हमारा मेल लीड होता है जिसका नेम नीचे होता है। वो भी इस लड़की को स्केटिंग करते हुए देखकर इसके बिल्कुल साइड में जाकर कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं, मतलब साथ में रेस लगाते हैं। अब वो भी इसको पहले तो देखती है और फिर साथ में इसके रेस लगाने लगती है। अब दोनों की रेस बहुत ही ज्यादा अच्छी जा रही होती है और जैसे ही फाइनल लाइन आने वाली होती है तो वो बताता है कि रेड लाइन आने वाली है। तो वो इसकी बात से और भी ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रही होती है, पर फिर भी नीचे उससे आगे ही होता है। अब उसे बस उसे जीतना होता है, इसी वजह से कूदने का ही सोच लेती है। अब उसे पता होता है कि कूदने के बाद इसका वो नीचे लग जाएगा, तो वो उसको पहले से ही बैक से पकड़ लेता है ताकि वो नीचे ना लगे। इस तरह वो गिर भी जाती है पर उसको कोई चोट भी नहीं लगती। अब दोनों ही रेस के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठ जाते हैं। वो इसे कहने लगता है कि तुम मेरे स्कूल में स्केटिंग करने के लिए आई हुई हो। तो वो थोड़ी डर से जाती तो वह कहता है कि टेंशन मत लो, मैं सिक्योरिटी वाले को नहीं बुलाऊंगा। और उसके फेस को देखते हुए पूछता है कि तुम्हारे फेस पर क्या हुआ है। अब उसकी बात सुनकर दिखाया जाता है कि असल में ना तो इसकी मॉम होती है ना ही डैड होते हैं, इस वजह से किसी रिलेटिव के घर पर रह रही होती है और वो भी इसे बातें सुना रही होती है। यहाँ तक कि रहने के लिए भी कोई एक स्टोर रूम सा दिया होता है और इसे डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ क्या तुम्हारे लिए पैसे नहीं छोड़ कर गई, या तुमने वो पैसे कहाँ पर छुपा कर रखे हुए हैं? मैंने तुम्हें रहने के लिए ये जगह दी है ना, यही बहुत है। तो इस बात पर वो कहती है कि मैं नीचे गिरने लगी थी ना, बस यहीं से एक चोट लगी है और कुछ भी नहीं हुआ। तो वो उसके बालों को देखकर पूछता है कि क्या बाल भी तुम्हारे नीचे लग गए? तो इस बात से भी उसे याद आता है कि उसी रिलेटिव ने उसको मारा भी था और साथ में उसके बाल भी काट दिए। इसी वजह से कहीं से बाल कटे हुए थे और कहीं से उसके लंबे बाल थे। पर ये बात भी वो उसको रियल वाली नहीं बताती, बल्कि उसे यही कहती है कि नॉर्थर्न वाली जो साइड है चाइना की, वहाँ पर सर्दी ज्यादा होती है तो मेरे बाल जम गए थे, तो इसी वजह से मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। तो वो भी उसकी बातों को मान लेता है, फिर अपने साथ उसको दिखाने ले जाता है कि उसने क्या क्या जीता हुआ है और उसको ये भी बताता है कि तुम भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ से बोनस भी मिलेगा। ये सुनते वो खुश हो जाती है, पूछने लगती है कि क्या मैं भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। वैसे दिखाया जाता है कि वो इसकी रिक्वेस्ट लेकर मास्टर के पास पहुंचा होता है। मास्टर से कहने लगता है कि प्लीज मान जाए ना, वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मास्टर उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम तो टैलेंट की बात ऐसे कर रहे हो जैसे तुम में टैलेंट हो और तुम्हें टैलेंट के बारे में बहुत कुछ पता हो। पर वो मास्टर से यही कह रहा होता है कि मुझे पता है कि उस लड़की में सच में टैलेंट है। तो मास्टर से समझाते हैं कि तुम्हें टैलेंट नहीं है, बल्कि जो टैलेंट का स्टार्ट होता है ना तो बस तुम वो हो। तो कहते हैं कि ये तो और भी अच्छी बात है, वो लड़की मुझसे भी ज्यादा अच्छा टैलेंट रखती है। अब उसकी बात से मास्टर लिन की स्केटिंग को देखने तो आ जाते हैं और लिन भी उन्हें स्केटिंग करते हुए दिखा रही होती है, बट वो गिर जाती है और गिरने के बाद भी वापस से खड़े होकर स्केटिंग करने लगती है। नीचे कह रहा होता है कि कुछ नहीं होता अगर वो गिर भी गई है, मास्टर आपको हाँ करनी होगी। और मास्टर तो उसको स्केटिंग करते देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते, उन्हें उसकी स्केटिंग काफी अच्छी लगती है और कह भी देते हैं कि बहुत अच्छा है। ये सुनते ही नीचे फौरन से लिन को आवाज दे रहा कहता है कि मास्टर ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। ये सुनते वो भी रुक जाती है, पर मास्टर कहने लगते हैं कि मैंने कब ऐसा बोला? तो वह कहता है कि आपने गुड बोला, इसका मतलब आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और वैसे दिखाया जाता है कि लिन सच में ट्रेनिंग के लिए आ चुकी थी और मास्टर भी सब बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं कि तुम लोगों ने क्या करना है, कैसे करना है। वैसे लिन के पास एक लड़का आता है जो आकर उसे कहने लगता है कि ये शूज तुम्हारे लिए, और नीचे ने बोला था कि तुम्हें ये शूज दे दो, तुम्हें स्केटिंग शूज की जरूरत है। तो वो उससे पूछती है कि नीचे क्यों नहीं मुझे नजर आया, वो कहाँ पर है? तो वो बताता है कि वो बीजिंग चला गया। अब ये बात सुनकर तो सोचने लगती है कि वो यहाँ से क्या फेल हो गया और फिर उसने वहाँ जाने का फैसला कर लिया, यहाँ से उसने गिव अप कर दिया। अब ऐसे दिखाया जाता है कि ये ट्रेनिंग के लिए बाहर बच्चों के साथ आई होती है और उसी टाइम पर नीचे भी अपनी फैमिली के साथ जा रहा होता है। वो अपनी कार से उसको भागते हुए देखने लगता है और उसकी फैमिली वाले जो बात कर रहे होते हैं कि यहाँ पर नीचे के काफी ज्यादा दोस्त वगैरह थे, पर उसे सभी को गुड बाय कहकर जाना पड़ रहा है और शायद ये कभी भी यहाँ पर वापस ना आए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो मास्टर के साथ ही उनके घर पर आती है और सभी उसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं, मास्टर का बेटा भी और मास्टर की वाइफ भी। यहाँ तक कि उनकी वाइफ तो लिन से कह रही होती है कि तुम बैठकर टीवी देखो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। ये कहकर वो खाना बनाने के लिए चली जाती है। मास्टर भी आकर उसे कहते हैं कि तुम ये भी खा लो, पर वो बहुत ही ज्यादा शाय फील कर रही होती है। मास्टर उसके पास बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम कितनी बार मेरे घर पर आ चुकी हो, पर इस तरह क्यों शाय फील करती हो, तुम्हें खुलकर रहना चाहिए। यहाँ पर हम सब अपने हैं और देखो टीचर आपके पेरेंट भी होते और तुम मुझे बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह समझो, तुम ऐसा समझो मेरी फैमिली की सबसे पहली बेबी हो। तो वह कहती है कि क्या मतलब? तो मास्टर उसके कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश कर रहा हूँ और अपने बेटे को कहते हैं कि ये दूसरे नंबर पर है। वो भी बस चुप करके बैठ जाता और कुछ भी नहीं अपने डैड से कहता। तो उसके डैड कहते हैं कि नीचे मेरा तीसरे नंबर पर है। अब फिर से इसके माइंड में नीचे का ख्याल आता है और वापस से मास्टर की वाइफ इसके पास आती है जो मिसेस फेंग होती है। मिसेस फेंग आकर उसे रेड एनवेलप दे रही होती क्योंकि फेस्टिवल होता है न्यू ईयर, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तो उसे कहने लगती है कि तुम ले लो ना, ये एक्सेप्ट करना चाहिए। और फेंग चाओ भी कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो उनसे पकड़ लेती है, बट उनके वहाँ से जाने के बाद वो वहीं पर एक बैग के नीचे उसे छुपा कर रख देती है कि किसी को भी नजर ना और वो ले भी ना, क्योंकि वो उनके पैसों को नहीं लेना चाहती थी। पर यहाँ तक कि वो आते हुए उनके लिए दूध भी लेकर आई थी, एक ऐसा गिफ्ट। अब मिसेस फेंग जब सोने के लिए रूम में होती है तो मास्टर से लिन को लेकर डिस्कस कर रही होती है। तो वो कहते हैं कि मैं लिन को अपने साथ इसलिए लेकर आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर डॉम
में कोई बच्चा नहीं होता और तुम्हें पता ना कि बचपन में ही इसकी माँ भी चली गई थी और बाप जो गैम्बलिंग करने लग गया तब उसका तो अता पता भी नहीं है कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं। इसलिए मुझे इस बच्ची पर तरस आता है। डॉम में रहती है और डॉम में अब जब छुट्टियां आ चुकी हैं तो कोई भी बच्चा नहीं होता और कैफे भी बंद हो चुका है तो वहाँ पर खाना भी नहीं होगा। तो मैं उसको अपने साथ ले आया। तो उनकी बात सुनकर उनकी वाइफ कहती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी तुम उसे लेकर आओ तो मैं उसको अपने साथ सुलाऊंगी और आज भी इसलिए आपको सोफे पर सोना होगा। वो तो बेचारे हो जाते हैं कि क्या मुझे सोफे पर सोना होगा। वैसे इतने टाइम में लिन भी आ जाती है। लिन को देखते ही मिसेस फैंग तो खुश हो जाती है और उसका ड्रेस वगैरह सेट करने लगती है और लिन तो मास्टर के हाथ में ब्लैंकेट वगैरह देकर पूछती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कोई बहाना करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद मिसेस फैंग कहने लगती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साइज का ड्रेस लेकर आऊंगी जो तुम्हारे लिए सिर्फ होगा। ये सुनकर वो खुश हो जाती है और उसके बाद रात में सोने के लिए भी उनके साथ लेट गई थी बट अपनी मॉम की याद में रो रही होती है क्योंकि वो हमेशा चाइनीज न्यू ईयर अपनी मॉम के साथ मनाती थी और उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है इसलिए उसे रोना भी आ रहा था और उसके रोने की वजह से मिसेस फैंग भी उठ जाती है बट वो अपना मुंह ब्लैंकेट में देकर खुद को चुप करवाना चाहती तो मिसेस फैंग भी उसे कुछ नहीं कहती बस उसे थपथपाने लगती है माँ की तरह। अब इसी तरह आइस स्केटिंग करते हुए लिन बड़ी हो चुकी थी और फेंग शाओ ही उसका पार्टनर होता है। फेंग शाओ उसका रिकॉर्ड बताता है कि तुम्हारा 48.1 सेकंड है तो उसे कहती है कि बस मैं 0.1 सेकंड ही पीछे हूँ। तो वो उससे चढ़ाते हुए कहता है कि अभी भी तुम मुझसे 2 सेकंड फिर भी पीछे हो। तो कहती है कि अच्छा बस। वैसे फेंग शाओ को याद आता है कि मॉम का तो बर्थडे है तो वह कहती है कि हाँ मास्टर ने बोला था कि वो काफी अच्छा कुछ उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये कहते हुए वो जाने लगती तो वह कहता है कि डैड ने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो मॉम के लिए क्या सरप्राइज अरेंज कर रहे हैं। तो वह कहती है कि उन्होंने बोला था कि ये सीक्रेट है और तुम्हें भी पता लग जाएगा। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लीला अपने साथ फेंग शाओ और मास्टर मिसेस फेंग को ले आती और उनसे आकर कहती है कि ये कूपन रोज नहीं मिलता और इसका टाइम भी लिमिटेड है। बस आप सबके पास 3 मिनट होंगे और 3 मिनट में सबने रेडी होकर सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाना है। फेंग शाओ तो ये सुनते ही कहता है कि ठीक है और जैसे ही ये काउंटडाउन स्टार्ट करती है वैसे ही दोनों वहाँ से जाने लगते हैं पर मॉम डैड तो वहाँ से नहीं जाते। एक डैड को फेंग शाओ ले जाता है और दूसरी मॉम को लिन ले जाती है। अब चारों रेडी होकर आ गए थे। पहले तो वो थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद खाने के लिए पहुंच जाते हैं। खाने से पहले उन्होंने सोच लिया था कि वो हेल्थी चीजें खाएंगे और टूट कर खाएंगे मतलब कुछ भी रहने नहीं देंगे इसलिए सभी खाने के लिए खाना इकट्ठा करने लगते और अच्छा खासा सभी खाकर बैठ भी गए थे। पर अभी भी 1 घंटा बाकी होता तो लिन कहती है कि आपको और भी खाना होगा पर मास्टर बोल देते हैं कि अब तो मुझसे और नहीं खाया जाएगा। अगर मैंने कुछ और खाया तो मैं वॉमिट भी कर दूंगा। बट उसने अभी भी खाना नहीं छोड़ा। बाकी सब तो खाना छोड़कर बैठ गए थे यहाँ तक कि मॉम तो सो ही गई थी और जैसे उनके खाना पास लेकर जाया जाता है तो वो तो पीछे कर देती कि मैं नहीं खाऊंगी और लिन जबरदस्ती अपने पेट में खाना डाल रही होती है। वो बस कुछ भी छोड़ना नहीं चाहती थी। अब इसके बाद सभी मसाज के लिए आ जाते और मास्टर को तो ये खुद ही बैठ कर मसाज कर रही होती है और फिर फेंग शाओ को भी करती है और उसको ऐसा दर्द देती है कि बेचारा चिल्लाना चाह रहा होता है बट उसको चिल्लाने भी नहीं देती कि ये पब्लिक प्लेस है यहाँ पर चिल्ला नहीं सकते हो। अब इसके बाद वैसे ही वो मिसेस फैंग के लिए केक लेकर आ जाती है। मिसेस फैंग भी ये देखकर उठकर बैठ जाती है और बाकी सब भी उनका बर्थडे विश करने लगते हैं और वो भी कैंडल ब्लो करती है। अब ऐसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि लिन अपना जॉगिंग करने के बाद जैसे ही बैठती है तो फेंग शाओ उसके लिए खाने को ले आता और बताता है कि मॉम ने भेजा है। तो वो कहती है कि फिर मैंने जॉगिंग किस लिए की है। तो वो कहता है कि चुप करके ये खा लो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बचा कर लेकर आया हूँ इतनी मुश्किल से और उसे ओपन करके देने लगता है। वो तो जल्दी से उसे पीने लगती है। तो वो बताता है कि मॉम ने इसमें अपना प्यार भेजा है क्योंकि वो जब ये तुम्हारे लिए खाना डाल रही थी तो बहुत ज्यादा खुश थी। तो वो उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि तुम मास्टर के साथ यहाँ तक आए होगे और बस यहाँ का गेट ही गुजर कर आए और कह रहे हो कि मैं बहुत मेहनत से लेकर आया। तो वो बताता है कि नहीं मैं सुबह से बस से आया हूँ और बस में खड़ा हुआ था। एक हाथ से मैंने बस को पकड़ा हुआ था और एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ था। मुझे पता है कि मैं किस तरह बचाते हुए लेकर आ रहा हूँ। फिर ये भी बताता है कि मुझे मॉम डैड की सुबह में बातें काफी मिस्टीरियस सी लग रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर एयरपोर्ट पर किसको लेने के लिए जा रहे हैं। तो वो उसकी बात सुनकर कहती है कि कहीं परमिशन प्लेयर तो नहीं आ रहे। वैसे ये बात सोचने के बाद वहाँ से भाग जाती है अपनी आइस स्केटिंग करने के लिए और जब वो आइस स्केटिंग कर रही होती है वैसे पीछे से एक लड़का आता है जो इसको कहता है कि चलो कम्पीट करते हैं। ये सेम टू सेम वैसे ही उससे बोलते हैं जिस तरह पहली बार नीचे ने इससे कहा था। अब इसको फौरन से नीचे याद आता है और उसके साथ कम्पीट भी करने लगती है बट अभी भी वही लड़का आगे होता है उससे और जैसे रेड लाइन आने वाली होती है तो वो उसे बताता है कि रेड लाइन आने वाली है और ये अभी भी सेम टू सेम नीचे की तरह ही बता रहा होता और गो भी वैसे ही बोलता है। अब छोटे होते तो इन दोनों ने गिरकर इस रेस को एंड किया था बट अब की बार गिरकर रेस को एंड नहीं करते और नीचे इस रेस को जीत जाता है। वो तो बस उसे देखी जा रही होती है। तो नीचे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि ये वही बच्चा था जो बचपन में इसे मिला था। तो ये फौरन से पहचान कर कहती है कि तुम नीचे हो ना, तुम कहाँ चले गए थे, वहाँ तुमने कैसे खाया पिया, क्या था, सब कुछ ठीक था ना। तो कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं अभी ट्रेन से आया हूँ। तो वो कहती है कि क्या मतलब तुमने वापस चले जाना है। तो वो कहता है कि नहीं अब की बार मैं एज अ टीम मेंबर आया हूँ तो यहीं पर रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है। तो वो उससे कहता है कि अब की बार तो तुम्हारे बाल भी अच्छा, तुम काफी कॉन्फिडेंट भी हो। तो वो उसे कहती है कि हाँ मुझे अपने बालों की केयर करनी अच्छे से आ गई है इसलिए अब ठीक है। वैसे वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो इनकी तरफ लाइट मारते हुए पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। नीचे अपना नेम भी बताता है पर वो कहता है कि नीचे वो कौन है। लिन तो उसकी आवाज को पहचान जाती है, कहने लगती है कि फेंग शाओ तुम हमें तंग कर रहे हो ना। तो फेंग शाओ लाइट को नीचे कर देता है, उनकी तरफ जब आने लगता है तो गिर जाता है। तो नीचे को बताता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे आने का घर जाकर पता लगा। जब तुम्हारे लगेज को
देखा इसलिए मैं यहाँ आ गया। लिन कहती है कि इसकी बातों को सुनकर टाइम नहीं वेस्ट करो, तुम बताओ क्या करना है आगे। तो वह कहता है कि तुम जो कहोगी। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, फिर इसको सबक सिखाते हैं। ये कहकर दोनों उसकी टांगे पकड़कर उसको खींच कर लेकर जाने लगता है, बट वो तो सरेंडर कर देता है कि मैं हार मानता हूँ। अब लिन जहाँ पर बैठी होती है वहाँ पर कुछ लड़के बातें करते हुए नीचे के बारे में ही आ रहे होते हैं कि नीचे जब यहाँ से गया था तो कितना अकड़ कर गया था कि जैसे उसने कभी वापिस ही नहीं आना, पर अब उसके डैड के पास पैसे खत्म हो गया तो वो यहाँ वापिस आ गया है डॉम में रहने के लिए। अच्छी बात है जो उसको कमरा मिला, वो सामान वाला कमरा वो वही डिजर्व करता था। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे रूम में भी तो एक बेड खाली था ना, तो तुमने उसको वो क्यों नहीं दिया। तो वह कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा। अब उसकी ये बात सुनकर लिन तो भागी जाती और फ्रेंक चाओ जब उसको रास्ते में मिलता है तो वह फ्रेंक चाओ से पूछती है कि नीचे का रूम कहाँ पर है। तो वो बताता है कि फ्लोर के लास्ट में जो रूम है वही वाला उसका है जहाँ पर इक्विपमेंट्स वगैरह भी पड़े होते हैं। तो वो उसे कहती है कि वहाँ पर वो क्यों रह रहा है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पर उसको रखते हुए। तो वो कहते हैं कि उसको अकेला रहना पसंद है, वो किसी के साथ नहीं रहता इसलिए वहाँ पर रह रहा है। पर ये भी उसके रूम में भागते हुए पहुंच जाती और सफाई करने का सामान भी उसके रूम में ले जाती है। तो वो तो उसको देख ही रहा होता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ये रूम अच्छा बनाना चाहती हूँ, हम दोनों मिलकर इस रूम में काम करेंगे और इस रूम को रहने के काबिल बनाएंगे। ये कहकर वो अपना सफाई का काम स्टार्ट कर देती है, यहाँ तक कि उसके रूम के लिए न्यू चीजें भी लेकर आती है जो उसके बेड के साइड में लगा रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे कम है ना, तो तुमने इतने पैसे क्यों लगाए। तो वह कहती है कि मेरी मर्जी, मैंने पैसे लगाए। तो वो उसे ये भी बताता है कि मैंने तो इस रूम में थोड़े टाइम के लिए रहना है। तो कहती है कि थोड़ा टाइम के लिए भी रहना है पर फिर भी अच्छे रूम में रहो। यहाँ तक कि वो तो उसके रूम की उससे भी सफाई करवाती और अच्छे से वो रूम रेडी हो जाता है रहने के लिए। और विंडो के पास उसके लिए प्लांट भी रखती है और बताती है कि जब ये सूखने लगे तो इसको पानी दे देना। वो तो बस चुप करके इसकी बातों को सुन रहा होता है। तो वो कहती है कि चलो ठीक है अब मैं चलती हूँ। वैसे ही उसे फेंग चो की कॉल आती है तो वो बताता है कि फेंग चो की कॉल है। तो उसके सामने ही उस कॉल को रिसीव करता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो ये उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि मास्टर हमें बुला रहे हैं। तो ये खुश होकर मास्टर के पास जाने लगती है, पर जाते हुए सबसे पहले वापिस से मुड़कर रूम को देखती है और खुश होकर मास्टर के पास पहुंच गई थी। अब मास्टर उन तीनों को स्कूल में होने की वजह से एडवांस में ही ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं, बट फौरन से फेंग चाओ तो मना कर देता है कि मैं तो नहीं इसमें जाना चाहता और 2000 युआन तो इसकी फी भी है, तो मैं 2000 युआन अपनी फैमिली के लिए बचाना चाहता हूँ। और उसकी फैमिली भी कौन थी, मास्टर ही तो थे। तो मास्टर कहते हैं कि तुम मुझसे बचोगे नहीं जिस तरह के तुम्हारे काम है। और फिर नीचे से पूछता है कि तुम्हें तो कोई इशू तो नहीं है ना। तो वो कहता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। लिन से वो कुछ भी नहीं पूछते। अब उन दोनों को वो फॉर्म देने के बाद वहाँ से भेज देते और लिन से कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए स्पेशल फॉर्म है, तुम इसके बारे में सोच समझ कर फैसला कर सकती हो। अब उनकी बातों को नीचे भी सुन रहा होता है। अब सभी रात में खाने के टेबल पर दिखाए जाते जहाँ पर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। लिन बताती है कि मैंने जिंगनियान टीम में ज्वाइन करने का सोच लिया है। उसकी ये बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और मिसेस फैम भी कहती है कि क्या तुमने इतनी दूर जाने का सोच लिया। तो वह कहती है कि जी मैंने सोच लिया है और अब परेशान ना हो, मैं वेकेशंस वगैरह में आपसे मिलने के लिए आती रहूंगी। फेंग चाओ कहता है कि तुम फिर रोते हुए वापस मत आना। तो वह कहती है कि नहीं मैं क्यों रहूंगी, यहाँ पर रोएगा तो कोई और। वो ये बात फेंग चाओ को ही कह रही होती है, बट वो कहता है कि मैं क्यों रहूंगा। बट मास्टर कहते हैं कि जो भी तुमने सोचा अच्छा सोचा है, पर नीचे तो बस उसे देखी जा रहा होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिन उठती है तो निकल जाती अपने दोनों भाइयों जैसे दोस्तों के साथ। अब नीचे और फेंग चाओ भी उसके साथ ही होते हैं और घर की ग्रोसरी करने के लिए आई होती है, बट घर के बजट के अंदर ही रहकर उसने काम करना होता है, इसलिए सबसे सस्ती वाली चीज और फायदे वाली चीज वो ले रही होती है। इस तरह करके वो एक एक चीज ली जा रही होती है और नीचे जो पहली बार इसके साथ इस तरह आया था वो तो इसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और इन दोनों की बस हरकतों को देख रहा होता है, यहाँ तक कि वो तो लास्ट में ट्रॉली में बैठ कर ही इशारा करके उन्हें रोक रही होती है कि अब यहाँ से चीज लेनी, ये चीज रह गई है। और साथ साथ हर चीज की कैलकुलेशन भी की जा रही होती है। अब इसी तरह वो कपड़े वाले एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो तीनों ही रेड कलर की शर्ट्स लेते हैं और तीनों ही उस शर्ट को पहनकर पिक्स बनाने लगते हैं। अब जैसे ही लास्ट में स्टोर से बाहर जाने की बारी आती है तो नीचे फेंग चाओ से कहता है कि तुम्हें वॉशरूम जाना था ना। तो वह कहता है कि क्या मैंने ऐसा बोला था। तो वह कहता है कि हाँ तुमने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि तुम्हें वॉशरूम जाना है। फेंग चाओ को याद तो नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ बोला है या नहीं बोला, बट उसे वॉशरूम जरूर आ जाता है। तो कहने लगता है कि ठीक है मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम करने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद नीचे लिन को कंधा मारते हुए पूछता है कि तुम इतने पैसे क्यों बचा रही हो। तो वो आगे से कहती है कि पैसे बचाना अच्छी बात होती है और अपने काम से काम रखो ना। ये कहकर वो भी उसे कंधा मारती है तो वो भी आगे से वापिस से वही चीज रिपीट करता कहता है कि क्या मैं पूछ नहीं सकता हूँ। और फिर से इसके बाद कहता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे ही हमें मॉम डैड दिखाए जाते हैं जो घर पर बैठकर लिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। मॉम कह रही होती है कि क्या लिन को इतना दूर भेजना सही रहेगा। तो मास्टर कहते हैं कि वो अपनी लाइफ में जो भी करना चाहती है उसे करने दो, मैं उसको किसी भी चीज में रोकना नहीं चाहता हूँ। तो मिसेस फैंग भी कहती है कि चलो ठीक है उसका राइट है, वो जो मर्जी करे। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो लिन से यही पूछता है कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहती, तुम्हें तो स्केटिंग करना पसंद है ना। तो वह कहती है कि बस मुझे वैसे ही जाना है, वो जगह मुझे अच्छी लग रही है, पर वो असल बात जानना चाहता था कि तुम्हारी जाने की रीजन क्या है। तो वो उसे बता देते हैं कि यहाँ पर भी मैं बोनस के लिए आई थी और वहाँ पर भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो मैं वहाँ पर क्यों ना जाऊँ। तो कहता है कि नहीं ये बात नहीं है, तुम्हें स्केटिंग करना सबसे ज्यादा पसंद था, अब बोनस को तुम बीच में मत लेकर आओ। पर उससे वो असल बात फिर भी नहीं बता रही होती। उसे अपने रिलेटिव की वही बात याद आ रही होती है जो उसे पैसों के लिए मार रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कोई पैसे नहीं छोड़ कर गई। तो ये आगे से बताती है कि नहीं मेरी माँ मेरे लिए कोई पैसे छोड़ कर नहीं गई है, इसलिए बस उसे पैसे बचाने और पैसे कमाने का
था और इसे यही बोलती है कि मैं वेकेशंस वगैरह में वापस आती रहूंगी और कुछ ड्रीम ऐसे होते हैं जो आप पूरे नहीं कर सकते हो। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन की लाइफ गुजरती जा रही होती और जैसे ये मास्टर के बुलाने पर ऑफिस पहुंचते तो वहाँ पर जाने पर इसे पता लगता है कि 2000 युआन जो फॉर्म की फी देनी थी वो ऑलरेडी नीचे इसकी दे चुका है। ये चीज वो फौरन से नीचे के पास ले आती है और नीचे से कहने लगती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी, तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? और देखो मैंने इतनी रिक्वेस्ट की कि मेरे पैसे मुझे वापस कर दो बट उन्होंने मुझे पैसे वापस नहीं किए। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो क्या तुम्हारे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे थे जो तुमने मेरे पैसे भी दे दिए? मैंने बोला ना कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, बल्कि जिंगयान की तरफ से जैसे ही मुझे कॉल आएगी या कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं वहाँ पर चली जाऊंगी। बस मैं उनकी कॉल का वेट कर रही हूँ। पर नीचे तो उसके सामने ही उसके दिए हुए पेज को फाड़ देता है, पर वो फिर भी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगी। पापा कहता है कि तुम्हें एक बार तो मेरे साथ ट्रेनिंग के लिए जाना चाहिए। वैसे लिन दिखाई जाती है जो कैमस की तरफ आ रही होती है तो एक लड़का उसे तंग करने लग जाता है जिसका नेम लिन फेंग होता है। वो उसे आगे नहीं जाने दे रहा होता है किसी भी साइड से। जिस साइड पे लिन हो रही होती है वो उसी साइड पर हो जाता है। वैसे ही पीछे से फेंग जाओ और नीचे उसे देख लेते हैं तो फौरन से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास आ जाते हैं दोनों। जैसे लिन फेंग के पीछे आकर खड़े होते तो फौरन से वो चुप हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि अब उसका यहाँ से भागना ही ठीक रहेगा। फेंग जाओ अभी उसे कुछ कहता भी नहीं है, वो तो पहले ही वहाँ से भाग जाता है। अब उसके वहाँ से जाने के बाद नीचे लिन से पूछता है कि उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? तो वह कहती है कि नहीं उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। वैसे मिस हान दिखाई जाती है जो न्यू आई थी ट्रेनिंग करवाने के लिए सब बच्चों को, और लिन तो उन्हें देखती की देखती रह जाती है। अब ये भी आइस स्केटिंग के एरिया में पहुंच जाती है ट्रेनिंग वाले। वहाँ पर तीनों खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते और नीचे से बताता है कि ये जोजो है जो परमिशन टीम में सबसे ज्यादा फास्ट है। ये तो अभी जोजो को देख ही रही होती तो मिसेस हान इनकी टीम को बुलाती है कि तुम लोगों की टीम में से कौन कम्पीट करना चाहेगा। और ये तीनों जैसे मिसेस हान के पास आते हैं तो वहाँ पर नीचे लिन का नेम ले देता और कहता है कि ये जोजो के साथ कम्पीट करना चाहती है। लिन तो उसका मुंह देखती रह जाती है कि मैंने ऐसा कब बोला और मैं तो ऐसा कुछ करना भी नहीं चाहती, बट उसके पास अब बोलने को कुछ भी नहीं बचा था। मिसेस हान कहती कि चलो ठीक है। अब सभी टीम के एक एक पर्सन आ जाता है रेस लगाने के लिए जिसमें लिन भी होती और जोजो भी होती है। अब जैसी रेस स्टार्ट होती है ये बिल्कुल जोजो के पीछे होती है बट इन दोनों में थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होता है और पीछे वाले सबसे इसका कम डिस्टेंस होता है, बट फिर भी ये कम्पीट करने की फुल ट्राई कर रही होती है कि किसी न किसी तरह वो जोजो के पास हो। पर इसे अपनी स्पीड का तो पता था कि वो कभी भी 48 से नीचे नहीं आई, जबकि उसका हाईएस्ट टाइम ही 47 सेकंड था और इसी के साथ जोजो जीत भी जाती है और ये सेकंड नंबर पर आती है। अब इनका टाइम बताना होता है। सबसे पहले जोजो का टाइम बताया जाता है जो 47 सेकंड होता है और इसका टाइम बताया जाता है कि 47.8 सेकंड। ये सुनते साथ ही तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि मैं 47.8 सेकंड हूँ। वैसे मिसेस हान सब लोगों को जाने का बोलती है बट वहाँ पर लिन को रोक लेती है और लिन जब मिस हान के पास जाती है तो मिस हान उसे डांटने लग जाती है कि इसमें खुशी वाली कौन सी बात है, एवरेज टाइम है 47 सेकंड है और तुम तो 47 सेकंड से बहुत ज्यादा दूर हो। क्या तुम्हें इस चीज में शर्म नहीं आ रही? तुम्हें तो और इम्प्रूव करना चाहिए, तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है। अब ये डांट तो इसे बहुत ज्यादा फील होती है और इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, पर मिसेस हान अभी भी चुप नहीं होती। कह लगती है कि तुम जिंगयान जा रही हो ना, तुम वहीं पर ठीक हो, वही तुम डिजर्व करती हो। पता नहीं यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करने के लिए क्यों आई हो। ये कहकर मिसेस हान वहाँ से चली जाती है। अब उनके जाने के बाद दोनों उसके पास आ जाते हैं और फिर चेंज करके ये जब नीचे के साथ जा रही होती है तो नीचे से कहता है कि मैं भी वहाँ की टीम इस तरह की कोई भी डिमांड ना करती हो जिस तरह मिसेस हान कह रही थी, तो तुम वहाँ पर ठीक रहोगी। उसकी ये बात सुनकर वो पहले तो नीचे की तरफ देखने लग जाती है और फिर वापस की तरफ भागने लगती है जहाँ पर मिसेस हान भी अंदर से बाहर आ रही होती है। तो वो फौरन से मिसेस हान के पास आती और उनसे आकर कहने लगती है कि मैंने सोच लिया कि मैं जिंगयान ले जाऊंगी। आते हुए मैंने उनसे बात कर ली और सब कुछ कैंसिल कर दिया है, अब मैं यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। मिसेस हान कहती है कि क्या सच में? मिसेस हान भी ये बात सुनकर काफी खुश होती है तो वह कहती है कि हाँ मैं सच में अब यहीं पर ट्रेनिंग करूंगी। चलो मैं इस साल ना पास हो पाई तो अगले साल में जरूर पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। तो वह कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हें 3 मंथ का टाइम देती हूँ, 3 मंथ में अगर तुमने कर दिखाया तो तुम भी इस टीम का पार्ट बन जाओगी। तो वो भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और नीचे की तरफ खुशी से भागते हुए आ रही होती है। उसको देखकर स्माइल कर रही होती तो ये भी उसे देखकर स्माइल कर रहा होता है और वैसे फैमिली टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये पूरी फैमिली के साथ ही डम्पलिंग्स को काफी एंजॉय कर रही होती है और एक डम्पलिंग की शेप काफी ज्यादा अजीब होती है जिसे देखकर फेंक जाओ कहने लगता है कि ये तो जरूर नीचे ने बनाया होगा। लिन कहती है कि तुम मुझे दे दो। जैसे वो उसकी बाइट लेती है तो उसे उसमें कुछ फील होता है और उसे बाइट निकालने पर पता लगता है कि इसमें तो कौन छुपा हुआ था। ये देखते ही फेंक जाओ कहता है कि अब तो मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने इसे ये क्यों दिया था। अभी वापिस से साथ में सभी ड्रिंक करने लगते हैं। आज पूरी फैमिली ने साथ बैठकर ड्रिंक किया था, जबकि मिसेस फेंग तो चाहती थी कि कोई भी बच्चा ड्रिंक ना करे, पर मास्टर कहते हैं कि कुछ नहीं होता और सभी खुश होकर ड्रिंक कर लेते हैं। अब मिसेस फेंग जो मास्टर के पास आती है उनसे आकर पूछते हैं कि लिन कहाँ पर है, तो वो बताते हैं कि उसे काफी हॉट फील हो रहा था ड्रिंक करने के बाद, इसलिए वो थोड़ी ताजा हवा लेने के लिए गई है और नीचे भी उसके साथ ही गया है। अब उनकी ये बात सुनकर वो नीचे को सोए हुए देखकर कहती है कि आपने इसको नीचे क्यों सोने दिया, ऊपर क्यों नहीं सुलाया। तो कहते हैं कि मैंने कोशिश की पर ये ऊपर ही नहीं आया। तो ये अपने बेटे को सेट करते हुए कहती है कि तुम जब उठोगे तो तुम्हें रिग्रेट फील होगा। तो वह कहते हैं कि क्या मतलब रिग्रेट फील होगा। तो कहती है कि लिन, बस इतनी बात होती है और यहीं पर सीन कट हो जाता है और इधर लिन दिखाई जाती है जैसे अभी भी हॉट फील हो रहा होता है। तो नीचे उसके लिए आइसक्रीम लेकर आता है। तो वह कहता है कि आइसक्रीम किस लिए। तो कहता है कि तुम्हें हॉट फील हो रहा है ना, तो तुम इस आइसक्रीम को फेस पर लगा सकती हो तो तुम्हें थोड़ा ठंडा फील होगा। तो वो जैसे आइसक्रीम को लगाती है तो कहने लगती है कि मुझे ये आइडिया क्यों नहीं आया। अब वैसे लिन जो अपनी चीजें वगैरह रख रही होती है तो मिसेस फेंग उसके पास आती है और उसको आकर हेयर ड्रायर देने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें न्यू देना चाहती थी बट तुम न्यू चीजें लेती नहीं हो,
थे, इसलिए मैंने अपना पुराना वाला तुम्हें दे दिया और मैं अपने लिए न्यू वाला ले आऊंगी। तो वो मिसेस फेंग को हक कर लेते। तो मिसेस फेंग उसे बताती है कि हमेशा से मैं बेटी चाहती थी, जब फेंग शाओ भी होने वाला था तो मैं चाहती थी कि मेरी बेटी हो जिसकी मैं चुटिया वगैरह बनाऊं और उसके लिए प्यारी प्यारी चीजें लेकर आऊं। पर उसके बाद तुम मुझे मिल गई जिसको मैंने अपनी बेटी की तरह समझा, पर तुम मुझे कुछ भी अपने लिए लाने नहीं देती हो, कोई भी पैसा नहीं लगाने देती हो। तो वो कहती है कि जब मैं कमाने लग जाऊंगी ना तो मैं खुद अपने लिए और आपके लिए चीजें लेकर आऊंगी और हम साथ में ट्विनिंग करेंगे, बिल्कुल सिस्टर्स लगेंगी। तो मिसेस फेंग भी उसके बाद से खुश हो जाती है। अब लिन भी डॉम आ जाती है जहाँ पर उसने ट्रेनिंग वाले लोगों के साथ ही रहना होता है। अभी पहले तो उसे नहीं पता होता कि उसका रूम किसके साथ है, पर जैसे अपनी चीजें वगैरह लेकर आती है तो उसमें नाइट लाइट होती है जिसे देखकर वो स्माइल कर रही होती है। और इधर नीचे दिखाया जाता है जिसके रूम में एक तो उसका फ्रेंड फेंग चाओ होता है और दूसरा वही लड़का ली फेंग होता है जिसकी मॉम भी उसके साथ ही होती है। और मॉम उसे कह रही होती है कि तुम अकेले बैठ कर खाई जा रहे हो, चलो अपने रूममेट्स को भी अपना खाना शेयर करो। तो वो उन दोनों से पूछता है तो दोनों ही खाने से ना कर देते हैं। फेंग चाओ तो ये भी कहता है कि ये चीजें खाने से मना किया गया है। तो वो कहता है कि तुम लोग इस चीज पर ज्यादा रहो, मैं तो नहीं रहने वाला और अभी कौन सी हमारी ट्रेनिंग होने वाली है जो मैं ये चीजें खाने से रुक जाऊं। वैसे लिन भी वहाँ पर पहुंच जाती है और लिन जैसे ही ली फेंग की मॉम को देखती है तो उसे देखते साथ ही डर जाती है और वहीं पर रुक जाती है और बाहर से नीचाओ को इशारा करके बुलाती है। नीचाओ उसे बाहर आकर कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो, हाँ मैं यहाँ पर। तो कहती है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं उसे डरती हूँ, बस मैं उसका सामना नहीं करना चाहती और मैं तुम्हें ये देने के लिए आई थी। ये नाइट लाइट है, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम इसको यूज कर सकते हो और ये मुझे बाय वन गेट वन फ्री मिली थी, इसे सोचा कि एक तुम्हें दे देती हूँ। तो वो भी उससे वो ले लेता है और ये वैसे ही जल्दी का कहकर वहाँ से भाग जाती है। वैसे मिसेस हान के साथ ट्रेनिंग दिखाई जाती है, सभी स्टूडेंट्स वगैरह रेडी होते हैं ट्रेनिंग के लिए और जैसे ही सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाने लगते हैं तो मिसेस हान लिन को रोककर उसे कहती है कि तुम अभी ये वाली ट्रेनिंग नहीं करोगी बल्कि फाउंडेशन प्रैक्टिस पहले करोगी। तो वह कहती है कि मैं ये वाला टेस्ट क्यों नहीं कर सकती और कब तक मुझे फाउंडेशन प्रैक्टिस ही करनी होगी। तो कहती है कि जब तक मैं तुम्हारी प्रैक्टिस को देखकर ओके न कह दूं। ये तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और नीचे भी ये सब कुछ देख रहा होता है, बट उसे तो ट्रेनिंग करनी होती है तो सभी उसके सामने ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जैसे ट्रेनिंग एंड होती है तो नीचे को अभी भी लिन को देखकर अच्छा फील नहीं हो रहा होता और लिन भी चुप करके एक जगह पर जाकर बैठी होती है। नीचे उसके पास आता है और उसे समझाने लगते हैं कि मिसेस हान तुमसे बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करती, इसी वजह से तुम्हारी हर एक एक्टिविटी पर नजर रखकर बैठी हुई है। अब उसके ये बात सुनकर वो तो खुश हो जाती है, कहीं लगती है कि क्या सच में, और खुशी से भागते हुए वहाँ से चली जाती है। डॉम में आकर जब सफाई करी होती है तो उसे जोजो के पेट के नीचे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें मेडल ही मेडल होते हैं। अभी उसे वो देख ही रही होती है तो वैसे जोजो और उसकी दूसरी रूममेट भी आ जाती है। तो उन्हें देखकर ये जल्दी से खड़ी हो जाती है, कहीं लगती है कि मैं तो बस अपना मोबाइल पकड़ रही थी। तो दूसरी वाली कहती है कि कोई बात नहीं और जोजो भी लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती है। ये देखकर वो कहती है कि मुझे जोजो के साथ रहना आता है और तुम भी रहना सीख जाओगी। बल्कि अक्सर ये एक पेट खाली ही हुआ करता था क्योंकि जोजो को कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाता और ना ही उसके बिहेवियर को। पर वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जोजो तो अपना सोने के लिए लेट गई थी और उनसे लोगों से भी कहती कि तुम लोग भी सो जाओ। ये भी अपने बेड पर चली जाती, हाफ कर्टन तो कर देती है बट हाफ से जोजो के बेड की तरफ ही देख रही होती है और कहने लगती है कि ये बिल्कुल मेरी आइडियल है। और इधर नीचे दिखाया जाता है जो सोने के लिए लेटा होता है और फेंग चाओ उसके पास से नाइट लाइट पकड़ के कहता है कि अब ये क्या चीज है, तुम भी किस तरह की चीजें लेते हो। तो वो बताता है कि नहीं ये मुझे लिन ने दिया है। तो वो उसे बोलने लगता है कि क्या तुम्हारा टेस्ट भी इतना खराब हो गया है। पर वो अपने पास से उठाकर उसके ऊपर एक चीज मारता और कहता है कि सो जाओ। तो वो अभी अपने चुप करके बेड पर चला जाता है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि नीचे लिन को एक जगह पर लेकर जा रहा होता है। लिन उसे पूछे जा रही होती है कि तुम मुझे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, पर वो उसे नहीं बताता। और एक जगह पर पहुंचकर वहाँ पर जैसे प्लांट लगाने लगता है तो लिन उसके पास आ जाती है और पूछे लगती है कि क्या तुम यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए आए हो। पर प्लांट को देखकर कहती है कि ये इस प्लांट का सीजन नहीं है, अगर तुम इसको लगा भी देते हो तो ये खराब हो जाएगा, तुम्हें ये नहीं लगाना चाहिए। तो वो इसी प्लांट की एग्जाम्पल उसी पर जोड़ देता है। तो वह कहने लगती है कि ये क्या बात हुई, तो मुझे फिर से किसी न किसी स्टोरी में लेकर आए जा रहे हो। तो कहता है कि स्टोरी के बारे में मैंने काफी टाइम सोचा और फिर जाकर तुम्हारे रिलेटेड ये स्टोरी बनाई। और बताता है कि तुम्हारी प्रोग्रेस काफी अच्छी जा रही है। मैंने उनकी डायरी को देखा था जहाँ पर वो तुम्हारी हर एक एक्टिविटी को लिख रही है। ये सुनते वो से पूछती है कि तुमने उनकी डायरी को कैसे देख लिया। तो वो बताता है कि मेरी प्रोग्रेस मिस हान मुझे दिखा रही थी तो मैंने एक तो पेज आगे भी कर लिया, तो वहाँ पर मुझे तुम्हारा नेम नजर आ गया, बस इसीलिए मैंने देख लिया। वो तो उसकी ये बात सुनकर खुश हो जाती है और दिल लगाकर अपनी प्रैक्टिस करने लगती है सभी लोगों के साथ। और जैसे ही उनकी प्रैक्टिस एंड होती है तो सभी लोग थक जाते हैं। लिन भी काफी ज्यादा थक चुकी थी और मिस हान वापस आने के बाद भी सब बच्चों की प्रोग्रेस वगैरह पर देख रही होती है। सब बच्चों की प्रोग्रेस अच्छी होती है बट लिन में उसे कुछ भी इतना खास चेंज नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से मास्टर को कॉल करती है। मास्टर भी रात में कॉल उठाते हुए कहते हैं कि खैर थी, क्या हुआ, क्या फेंग चाओ ने कुछ गलत कर दिया। तो वो कहती है कि नहीं, फेंग चाओ तो बहुत अच्छा बच्चा है और अच्छे से अपनी ट्रेनिंग भी कर रहा है। नीचे भी बहुत ही अच्छा बच्चा है बट मुझे लिन की समझ नहीं आ रही। मिस हान जो मास्टर से बात कर रही होती है बट मास्टर से कहने लगते हैं कि वो थोड़ी स्पेशल सी बच्ची है और मैंने बस उसको लाड प्यार में थोड़ा बिगाड़ दिया है, वो जल्दी सीख जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चले हम इस बारे में कल बात करेंगे। मिस हान कहती कि चलो ठीक है, मैंने बस यही पूछना था। अब ऐसे ही तो तीनों दिखाए जाते हैं जो नीचे का सहारा लेकर चल रहे होते हैं क्योंकि दोनों की ट्रेनिंग करने के बाद हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी बट उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि नीचे भी तो उनके साथ थे ना, तो उसकी क्यों नहीं हालत खराब हुई, बस उन्हीं की क्यों हालत खराब हुई है। नीचे लिन से कहता है कि तुमने ज्यादा ट्रेनिंग किया है, पर वो कहती है कि तुमने भी तो सेम वही वाली ट्रेनिंग किया ना जो फेंग शाओ ने की है। पर वो उसे कहता है कि मिस हान ने उसे एक्स्ट्रा भी करवाया क्योंकि वो शायद उसमें कुछ
देखना चाहती थी, मैं देख रहा था कि वो उसे ऑब्जर्व भी कर रही है। पर फेंग चाओ कहता है कि मुझे तो लगता है कि वैसे ही मैं निकल जाऊंगा। तो लिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम भी बहुत अच्छा करे हो, बस सही मैं नहीं कर रही हूँ। तो वो कहता है कि मैं नीचे जितना तेज नहीं हूँ। नीचे कहता है कि तुम तेज नहीं हो पर फिर भी ठीक हो, बट उसे यही होता है कि देख लेना, जब रिजल्ट आएगा ना मैं राउंड से ही बाहर होऊंगा और फिर मुझे वापस से घर जाना पड़ेगा। लिन कहती है कि ऐसा ना हो। तो वह कहता है कि हाँ ऐसा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मैं नहीं वापस से डैड का मुंह देखना चाहता। लिन कहने लगती है कि अच्छा बस करो बातों को, चलो डॉम चलते हैं ना। जैसे वो ये बात कहती है तो वो डॉम के लिए मुड़ जाते हैं। अब लिन को अंदर तक छोड़ने के लिए नीचे खुद आता है। अब नीचे को लिन के साथ देखकर उसकी रूममेट उन दोनों का आपस में कुछ नैन मटक्का ही समझ लेते। तो कहती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तो मैं मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर यहाँ वहाँ से चली जाती है। जैसे ही याओ वहाँ से जाने लगती है तो ये उसे आवाज देकर रोकने लगती है, बट इतना टाइम में वो याओ के बेड पर दोनों साथ में गिर जाते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज होते हैं। जल्दी से उठकर बैठ जाते हैं और नीचे तो उसके पास ही उठकर खड़ा हो जाता है उसके सामने। उसको अपने सामने खड़ा देखकर कहने लगती है कि क्या अभी भी तुमने कोई बात करनी है। तो वो चेयर लेकर उसके पास बैठ गया था और उसे बैठकर समझाने लगता है कि तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। पर वो तो उसे कह देती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर फंसी हुई हूँ। तो वह कहता है कि सारे इल्जाम क्या तुमने मुझे दे दिया। तो कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बल्कि मुझे अपनी लाइफ का गोल मिल गया है, वो भी तुम्हारी वजह से। ये कहकर उसे थैंक यू कहती है। अब ये भी उसकी इतनी सी बात से खुश हो जाता है और वैसे ही ट्रेनिंग का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन फिर से सबके साथ ट्रेनिंग कर रही होती है और दिल लगा कर कर रही होती है। अब जब खाने का टाइम आता है तो वो सब्जियां देखकर खुश नहीं हो रही होती। अब उसे तो कुछ और खाना होता है, जैसे कि चिकन पीस या इस तरह का कुछ जो कुछ लोगों को ही वहाँ पर मिल रहा था। वो तो नहीं कह रही होती कि मुझे ला दो ना, बट दोनों ही इस बात को नहीं मारे होते। तो ये भी सैड होकर बैठ जाती। अब ये देखकर फेंग चाओ वहाँ से उठकर लेने के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद नीचे लिन को थोड़ा अपना खाना देकर कहता है कि तुम्हें यही खाना होगा, कुछ नहीं होता, ये भी खाना अच्छा होता है। वो भी उसके उस खाने को ले तो लेती है और यहाँ तक के खाने भी लग जाती है। और इधर कैप्टन हान दिखाया जाता है जो जोजो के पास बैठा हुआ था। वो जोजो को लाइक करता होता है, इसी वजह से उसको अपने भी चिकन पीस दे रहा होता है, बट जोजो तो कहने लगती है कि मुझे नहीं खाना और ये खाने में हेल्थी नहीं है। ये कहकर उसे मना कर देती है। और इधर फेंग चाओ दिखाया जाता है जो चिकन लेग लेने के लिए पहुंच जाता है, बट उसको वहाँ से ये पता लगता है कि ये तो यहाँ से उसे नहीं मिलेगा और वैसे भी वो खत्म हो गया था। अगर उसे लेना है तो कैप्टन हान के पास जाना होगा। अब ये भी फौरन से कैप्टन हान के पास अपनी प्लेट लेकर पहुंच गया था, वो भी खाली प्लेट। कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता है उसे देखकर। तो ये कहने लगता है कि कैप्टन हान क्या मुझे ये चिकन लेग खाने को मिल सकता है। कैप्टन हान उसे समझाने लगते हैं कि ये खाने के लिए ठीक नहीं है ये वो, पर इतने टाइम में जोजो उसे अपनी वाली चिकन लेग्स दे देती है। ये देखते ही फौरन से कैप्टन भी अपने चिकन लेग उसकी प्लेट में रख देता है कि तुम ये खाओ। अब जोजो की वजह से उसे ऐसा करना पड़ता है। और फेंग चाओ तो योगर्ट भी उसके पास से लेकर जाने वाला था, पर फिर कहता है कि मैं वो कहीं और से ले लूंगा। ये कहकर वो चिकन लेकर वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद बेचारे कैप्टन हान को भी बॉइल्ड वेजिटेबल ये खाना पड़ रहा होता है और ये भी चिकन लेकर लिन के पास पहुंच जाता है। लिन तो बड़े मजे से उस चिकन को खाने लगती है और खुश हो रही होती है। फेंग चाओ कहता है कि क्या तुम खुश हो। तो वह कहती है कि हाँ। तो वह कहता है कि ठीक है, मुझे मांगना भी पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए रोज मांग कर ये चिकन लेकर आया करूंगा, बस तुम खुश रहो। और इधर याओ दिखाई जाती जो जोजो के पास बैठी होती है, उसे मना रही होती है कि तुम रीले में पार्टिसिपेट ना करो, हमें भी वो खाना खाने का मौका मिल जाएगा जो तुम लोगों को मिलता है। पापा कहती है कि मैं इस चीज में कुछ नहीं कह सकती, क्या पता तुम मेरी जगह भी ना ले पाओ अगर मैं ना भी पार्टिसिपेट करूँ। ये कहते हुए वो वहाँ से बाहर चली जाती है। अब सारी बातें लिन भी सुन रही होती और वो याओ के पास आकर बैठ जाती, उससे बातें वगैरह कर रही होती है, जिससे उसे बहुत सी हेल्प भी मिलती है। बट अब लिन का मकसद चेंज हो चुका था। वो भी इस तरह के मेडल्स वगैरह लेना चाहती थी जैसे जोजो के पास थे। वो खूब दिल लगाकर ट्रेनिंग कर रही होती है और फिर से जोजो को मेडल मिलने का टाइम आ जाता है। वो नेशनल चैंपियन होती है और उसको मेडल भी मिल जाता है। बैठकर 2-4 लाइनें भी बोल देती है अपनी स्पीच में। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है लिन फौरन से जोजो के पास आती है और उसको आकर पानी देती है और उसे कांग्रेचुलेशंस कह रही होती है नेशनल चैंपियन बनने के लिए। वो इससे आगे कोई और बात करती आगे से जोजो से कह देती है कि जैसा कोच कहे वैसा ही तुमने करना है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी थी, पर कैप्टन हान ने उसे रोककर उसके साथ पिक बनवाने लगता है, क्योंकि वो भी नेशनल चैंपियन बना था और उसके पास भी वैसा ही मेडल था। अब ये भी चुप करके उसके साथ पिक बनवा लेती है और वहाँ से चली जाती है। और वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि कैप्टन हान के साथ न्यू जूनियर उसके दोस्त होते हैं, जिनमें से एक फेंगली भी होता है और उनमें कोई ना कोई बात चल रही होती है। ये देखकर नीचे कहने लगता है कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। और वैसे दिखाया जाता है कि सच में कैप्टन हान आज जोजो को प्रपोज करने वाला था और उसको अपना लव कन्फेस करने के लिए बुला भी लेता। अब जोजो चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती है। वो उसके लिए स्नीकर्स लेकर आया था जो लेटेस्ट एडिशन था और वो उसे बताता है कि मुझे यही सही लगा तुम्हारे लिए गिफ्ट लाना, और तुम्हें वैसे भी दूसरी चीजें पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया और इस टाइम के लिए मैंने 4 साल से वेट किया है। तो वह कहता है कि क्या मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही चैंपियन बना। तो वह कहती है कांग्रेचुलेशंस, और चैंपियन बनने से मुराद क्या है। तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ के उसे बता देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सब डोर से खड़े होकर नीची लिन और फेंग चाओ भी देख रहे होते हैं। वो इस चीज को फुल एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये चीज जोजो को पसंद नहीं है और शायद वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते और ना ही उसे कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। आगे से जोजो से ये जवाब देती है कि अभी इस बात का मिस हान को नहीं पता, और अगर तुम लोग चाहते हो कि इस बारे में उन्हें ना पता लगे तो चुप करके यहाँ से चले जाओ और अपने ग्रुप को भी अपने साथ लेकर जाओ और ये बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊंगी। ये कहकर जब जाने लगती है तो फिर से कैप्टन हान उसे रोककर पूछने लगता है कि मुझे बताओ तो सही, तुमने मुझे रिजेक्ट क्यों किया है। अब ये सब देखकर तीनों को ये हालात काफी खराब लग रहे
रहे होते हैं कि कुछ तो होने वाला है। तो जोजो बोल देती है कि तुम मुझे पसंद नहीं हो तो मैंने इसीलिए तुम्हें रिजेक्ट किया है, और वैसे भी जो तुम शूज लेकर आए हो ना ये काफी महंगे हो, तो और तुम्हारी फैमिली की कंडीशन इतनी ठीक नहीं है, तो तुम्हें जाकर ये शूज वापस करवा देना चाहिए। पर वो तो बोल देता है कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाला, और वहाँ से जोजो को भी जाने नहीं दे रहा होता। वैसे नीचे आकर कहने लगता है कि जोजो मैंने आपसे एक बात करनी है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो आगे से कैप्टन से पंगा ले लेता है कि मुझे जोजो से बात करनी, इसलिए मैं उन्हें यहाँ से लेकर जाना चाहता हूँ। तो वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात चल रही है। तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुन लिया है, तुम उसे लाइक करते हो, और उसने साफ रिजेक्ट कर दिया कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। ये सुनते ही कैप्टन हान को तो गुस्सा आ जाता है और उसे पकड़ लेता है, और बाकी लोग भी नीचे को इससे पहले मारते। जोजो कहती है कि बस कर दो, तुम लोगों ने ये क्या तमाशा लगा लिया है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद लिन भी नीचे को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब कैप्टन के पास उसका ग्रुप भी रह जाता है जो उसे तसल्ली वगैरह देने का सोचते हैं। तो वो फौरन से उन्हें बोल देता है कि तुम लोग भी यहाँ से चले जाओ, बस मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर उन्हें भी वहाँ से भगा देता है। वो लोग भी चुप करके वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके वहाँ से जाने के बाद ये अपनी डेकोरेशन के पास बैठकर जोजो के बारे में सोचने लगता है, उसकी बातों के बारे में। जबकि तो जोजो दिखाई जाती है जो पीछे से आकर नीचे को रोकती है और उसे बोलती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर वो दोनों से बोल देता है कि तुम लोग चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। वो नीचे की ये बात सुनते ही वहाँ से चले जाते हैं। अब नीचे जोजो के पास आता है। जोजो कहती है कि तुमने मेरी वजह से कैप्टन से पंगा क्यों लिया, मेरी हेल्प करने के लिए क्यों आए। तो वह कहता है कि बस मैं भागता थोड़ा फास्ट हूँ ना, इसलिए हेल्प करने के लिए पहुंच गया, और वैसे भी आपको उस हालत में लिन को देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए, आपको हेल्प की जरूरत है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें पता ना कैप्टन से पंगा लेना क्या होता है। तो कहता है कि मुझे पता है, पर वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो जोजो से कहती है कि तुम लिन और फ्रेंक चाओ हमेशा साथ साथ रहते हो, क्या अच्छे दोस्त हो। तो वो उसे बताता है कि हम सेम ही कॉलेज से आए हुए हैं और हम बहुत ही ज्यादा क्लोज है एक दूसरे के, इसलिए हम साथ साथ होते हैं। और लिन आपको अपनी आइडियल समझती है, वो आपसे ही मोटिवेट होती है। जोजो उसकी बात से कहती है कि तुम्हारी हेल्प की वजह से अब मैं लिन के साथ वैसा बिहेव नहीं करूंगी जैसा मैं पहले करती थी, उसके साथ अच्छे से बिहेव करूंगी, और अगर तुम्हें भी मेरी हेल्प की जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी भी हेल्प करूंगी कैप्टन से बचाने के लिए। ये कहकर जोजो वहाँ से चली जाती है। अब जोजो जैसे ही अपने रूम में होती है तो उसके पास यहाँ आकर पूछने लगती है कि तुम मुझे बताओ कि सच में आज तुम्हें कैप्टन ने प्रपोज किया है, अपना लव कन्फेस किया। तो कहती है कि तुम्हें ये बात कहाँ से पता लगी। तो वो उसे बताने लगती है कि कुछ लड़के आपस में ये बात कर रहे थे। तो कहती है कि हाँ उसने किया, और मैंने उसे बता दिया कि मैं उसे लाइक नहीं करती। वो तो उसे पूरी बात जानना चाह रही होती है, बट जोजो से कुछ भी नहीं बताती। कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो मुझे पता है कि सब में ये बात फैल जाएगी। जब किधर फैमिली दिखाया जाता है जो दोनों से कह रहा होता है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा क्यों लिया, पता नहीं है कि कैप्टन क्या कर सकता है। पर नीचे तो सोया होता, उसे इनकी बातों से जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता। और जैसे फैमिली लिन के बारे में कोई बात करने लगता है तो फौरन से फेंग शाओ उसके मुंह पर पिलो फेंकता है कि यहीं पर चुप हो जाओ, अगर तुम अच्छी बात नहीं कर सकते तो बकवास भी मत करो। ये सुनते हुए कहता है कि चलो ठीक है हमें सोना चाहिए, और अपने कर्टन को भी अपने आगे कर लेता है। वैसे नीचे के मोबाइल पर मैसेज आता है तो वो फौरन से उठकर अपने मोबाइल को देखता है, और मैसेज किसी और का नहीं होता बल्कि लिन का होता है जो परेशान हो रही होती है कि तुम लोगों ने कैप्टन से पंगा लिया तो क्या होगा। तो कहता है कि वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसकी बात से उसे थोड़ा सुकून आ जाता है, पर फिर कहने लगती है कि वैसे आज का सीन काफी मजे का बना हुआ था। उसकी इस बात से नीचे के फेस पर भी स्माइल आ गई थी, और फेंग चाओ भी उसे पूछने लगता है कि तुम स्माइल क्यों कर रहे हो, हंस क्यों रहे हो। तो उसे पूछता है कि क्या मैं हंस रहा था। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल पिक की तरह हंस रहे थे। तो उसकी बात से मोबाइल फौरन से बंद कर देता है, कहता है कि चुप करके सो जाओ। और वैसे नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि कैप्टन हान अपने सभी दोस्तों के साथ नीचे के सामने आ गया था, और फेंग चाओ भी उसके साथ ही होता है। फेंग चाओ पूछने लगता है कि कैप्टन हान आप अपने सभी लड़कों के साथ क्यों यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो कहता है कि तुम्हें पता लग जाएगा, चलो सोना चलते हैं। ये कहकर वो अपने साथ नीचे को लेकर आ गया था, और उस जगह को पानी डाल डालकर फुल गर्म कर लेते हैं। टेम्परेचर 45 से भी ऊपर जा रहा होता और गर्मी हो रही होती है। अब जो लड़के बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हान के ग्रुप से, वो तो एक एक करके बाहर जा रहे होते और जाकर सीधा पानी में कूद जाते, ठंडे पानी में। तब जाकर उन्हें थोड़ा सुकून आता है, पर नीचे इस चीज को बर्दाश्त करके बैठा हुआ था। कैप्टन हान कहते हैं कि तुम कब तक इस चीज को बर्दाश्त करोगे। वो भी सारा का सारा पानी एक साथ डाल देता, और टेम्परेचर 50+ चला गया था। नीचे को तो कुछ नहीं होता, वो तो काफी गुस्से में बैठा हुआ था, लेकिन कैप्टन हान इस चीज को बर्दाश्त ज्यादा नहीं कर पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता। अब ये देखकर वो भी शीशे पर अपना हाथ मार देता है कि अपने कैप्टन को यहाँ से आकर ले जाओ। दो लड़के आते हैं, कैप्टन को पकड़कर बाहर ले जाते हैं और उसके मुंह पर पानी की छींटे मारने लगते हैं ताकि कैप्टन को होश आ जाए। और कैप्टन को होश आ भी जाती है। वो उठते साथ सबसे पहले पानी मांगता है तो उसे फौरन से पानी दिया जाता है। और फेंग चाओ को जब पता लगता है कि नीचे ने अकेले ने 6 लड़कों का सामना किया और 6 लड़कों को हरा दिया है, पर उसे ये भी हो रहा होता है कि जब 6 लड़के उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाए तो तुमने उस टेम्परेचर को कैसे बर्दाश्त किया। तो बताने लगता है कि इसका तरीका बहुत ही ज्यादा सिंपल था। पहले मैंने थोड़ा कोल्ड बॉइल्ड वाटर पिया, जिसके बाद मुझ में इतनी बर्दाश्त करने की हद आ चुकी थी कि मैं उस टेम्परेचर को बर्दाश्त कर पाता, क्योंकि ज्यादातर लोग पानी पीने के बाद अंदर नहीं जाते और वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, पर मैं डिहाइड्रेट जल्दी नहीं हुआ, बस यही वजह थी। फेंग चाओ को तो ये सुनकर बड़ा मजा आता है। और वैसे लिन दिखाई जाती जो बड़ी मुश्किल से चलते हुए जा रही होती है। ये देखकर दोनों उसके पास भाग कर आते हैं, उसे सहारा देकर लेकर जा रहे होते, क्योंकि उसके पांव पर भी थोड़ी चोट सी आई हुई थी इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करके। तो वो उसे समझा रहे होते हैं कि तुम्हें इतनी ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। तो कहते हैं कि अगर मैंने इतनी ट्रेनिंग ना की तो मैं एलिमिनेट हो सकती हूँ और मैं यहाँ से हार कर नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर आई गई हूँ तो मुझे जीतना है और किसी न किसी तरह
इस राउंड को पास करना है। और इसी छोटी मोटी बातों में उसकी नीची के साथ थोड़ी बहस हो जाती है, जिसकी वजह से वो दरमियान से हटकर फेंग चाओ की साइड आ जाती है। पर वैसे नीची कहता है कि मैं तुम दोनों को साथ में ट्रेनिंग करवाऊंगा और खुद भी करूंगा। ये सुनते साथ ही वो फिर से नीची के पास आ जाती है। अब ये देखकर फेंग चाओ को लगता है कि तुम लोगों का क्या है, पहले थोड़ी लड़ाई कर लेते और फिर बाद में सुलह भी कर लेते और बहुत अच्छे से बात भी करने लगते हो। यहाँ तक कि नीचे तो उसे कह रहा होता है कि तुम बहुत अच्छे से कर रही हो, तुम कर सकती हो। उनकी बातें फेंग चाओ से बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही होती, इसलिए वो दोनों के दरमियान में आ जाता है। पर फिर भी दोनों उसको अपने दरमियान में नहीं रहने देते, बल्कि वापिस से लिन उनके बीच में आ जाती है और फिर से नीचे से सहारा देकर लेकर जा रहा होता है और उसे बोलता है कि जाते सा टेप भी लगा लेना। तो वह कहती है कि मेरे पास टेप खत्म हो गई, क्योंकि मैंने जोजो को दे दी थी, उसके पास खत्म हो गई थी। तो वो उसकी बात से कहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है, तो मैं तुम्हें वो लाकर दे दूंगा। तो वह कहती है कि चलो ठीक है। अब लिन जो अपने रूम में आकर वापस से मोबाइल वगैरह यूज कर रही होती और जैसे ही रूम से बाहर जाती है तो आगे से उसे नीचे मिलता है। तो नीचे को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर। तो वह कहता है कि क्या लिन है, मैं उससे बात करने के लिए आया हूँ। तो वो अंदर आकर लिन से कहती है कि भाई तुमसे कोई मिलने के लिए आया हुआ है। ये सुनते साथ ही वो फौरन से बाहर आती और नीचे होता है। नीचे से कहता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन और टेप लेकर आया हूँ जो तुम यूज कर लेना। तो वो भी नीचे को थैंक यू कहकर उसे लेकर आकर जोजो को देती है और कहती है कि हम दोनों मिलकर यूज कर लेते, तुम्हारे पास भी खत्म हो गई थी ना। वो भी उससे खुश होकर ले लेती है। और वैसे दिखाया जाता है कि मिस हान आकर बताते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जाकर आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हो। आप देखने से पहले वो दोनों को अपने साथ लेकर जाती है कि चलो रिजल्ट देखने के लिए चले। अब दोनों को अपना नाम तो नजर आ जाता है लड़कों की लिस्ट में, पर इसे इसका नाम नहीं देखने देते और कहते हैं कि तुम ना ही देखो तो अच्छा होगा। तो कहती है क्या मतलब, मैं फेल हो गई हूँ क्या, मैं इस राउंड से बाहर हूँ। पर जैसे ही वो अपना लड़कियों में नेम देखती है तो वो सेकंड रैंक पर होती है। ये देखते साथ ही वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जोजो भी ये चीज देख रही होती है। अब मिस हान के पास जब तीनों आते हैं तो मिस हान लिन से कहने लगती है कि तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुमने बहुत अच्छे से प्रोग्रेस किया है, इसी तरह तुमने मेहनत करते रहना, अब तुम सबके साथ ट्रेनिंग कर सकती हो। लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश होती है, यहाँ तक कि मिस हान से भी कहती है कि क्या मैं आपको हक कर सकती हूँ। ये कहते साथ ही उन्हें हक कर लेती है। मिस हान भी खुश होती है और उसे कुछ भी नहीं कहती। अब मिस हान फेंग चाओ को बात करने से रोकती है तो फेंग चाओ फौरन से कहता है कि जी मैम। ये सुनते साथ ही मिस हान डर जाती और फिर उसे कही लगती है कि अब 1000 से मैं 1500 मीटर की करना चाहती, क्या तुम्हें ये बात एक्सेप्ट है। वो तो ये सुनते चुप हो जाता और मिस हान उससे आगे नेक्स्ट कोई क्वेश्चन नहीं करती, कहती कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ। लिन तो जाते जाते हुए मिस हान को लव यू और प्यारा कहकर जा रही होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुश थी। और बाहर आकर उन दोनों से कहती है क्या मुझे मिस हान का कोल्ड वाला फेस नहीं देखना पड़ेगा और ना ही मुझे सोचना पड़ेगा कि वो क्या सोच रही होंगी मेरे बारे में। फेंग चाओ कहता है कि कल तो ऑफ है, कल हमें कहाँ पर जाना चाहिए। नीचे से पूछते हैं पर नीचे कहता है कि जहाँ पर तुम बोलो। अब वो उन दोनों को अपने साथ प्ले एरिया में ले आया था, जहाँ पर तीनों काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। अब नीचे जो वापस आने के बाद अपने रूम में होता है तो लिन उससे बात करने के लिए आती है और डोंट नो करती है। तो वो उसे कहता है कि अंदर आ जाओ। वो अंदर आकर उसे प्लांट देती है कि तुम्हें ये पसंद था ना, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। ये देखकर फेंग चाओ पूछता है कि मेरा कहाँ पर है। उसकी बात से वो कहने लगती है कि ये आप सबका है, तुम सब लोग ही इसका अच्छे से ख्याल रखना। लिन जो नीचे को प्लांट देने के लिए आती और वो प्लांट ले भी लेता है। फिर लिन उसे कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी, क्या तुम मेरे साथ बाहर आओगे। तो वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर तो जाता है पर प्लांट को साइड टेबल पर ही रखकर चला जाता है। ये देखकर फेंग चाओ कहने लगता है कि इसको यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए। ये कहकर उसको विंडो के पास रख देता है और ये सब कुछ फैंगली भी बैठकर देख रहा था। और इधर नीचे जो लिन की बात सुनने के लिए बाहर आता है वो उसे कहने लगती है कि मैं तुम्हारे पैसे तो मैं वापस करना चाहती हूँ, 2000 में से मैं हर मंथ तुम्हें बस 50 दूंगी और मुझे अभी पैसे मिले हैं तो मैं उन्हीं पैसों में से तुम्हें देना चाहती हूँ। पर वो आगे से मना कर देता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। तो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस करने हैं, वो जैसे भी मैं दूं वो मेरा मसला है। तो वो कहता है कि नहीं चलो फिर ये प्रॉमिस कर लेते हैं कि जब तुम्हारे पास तुम्हारी सेविंग 2001 हो जाएगी तब तो मुझे हर मंथ के मंथ थोड़े थोड़े पैसे दे देना करना। तो वो कैलकुलेट करने लग जाती है कि इस टाइम के लिए मुझे कितना टाइम लग जाएगा और उसको 2 साल का टाइम लग जाना था। तो कहती कि ठीक है, मैं 2 सालों के बाद तो मैं देना स्टार्ट कर दूंगी। तो कहते हैं कि ठीक है। तो ये बात सुनते साथ ही वो खुश होकर वहाँ से चली जाती है। जैसे ही नीचे अंदर आता है तो देखता है कि फेंग चाओ ने फैंगली को पकड़ा हुआ था और उसे पूछा होता है कि प्लांट कहाँ पर है। तो वो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता। नीचे पूछता है कि क्या हुआ है तो वो बताता है कि अभी प्लांट यहाँ पर था तो अचानक से कहाँ पर गायब हो गया, इसलिए कहीं पर छुपा दिया और ये बता नहीं रहा। नीचे कहता है कि छोड़ दो और उसको बाहर ले जाता है। तो वो कहता है कि तुमने फैंगली को मुझसे क्यों छुड़वाया। तो नीचे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो झूठ बोलता है, तो तुम्हें उससे पंगा लेने की जरूरत ही क्या है, दफा करो उसको उसके हाल पर छोड़ दो। और सच में फैंगली ने वो प्लांट छुपाया हुआ था, वो भी अपने बेड के नीचे। और इधर लिन दिखाई जाती है जो अपना कुछ काम वगैरह लिख रही होती है, उसके पास आकर देखने लगती है और फिर उसके पास ही बैठ गई थी और चैंपियनशिप का नोटिस उसे दिखाती है। तो वो तो देखते साथ ही कहती है कि थैंक्स सीनियर याओ। उसकी ये बात से वो कहने लगती है कि पहले तो तुमने कभी भी मुझे ऐसे नहीं बुलाया, आज कैसे ऐसे बुला रही हो। लिन उसे ये पूछने लग जाती है कि क्या मैं चैंपियनशिप में पार्ट ले सकती हूँ, क्या मैं भी रिले का पार्ट होंगी। तो वो कहती है कि हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हें क्यों मिस हान मना करेंगी। तो वो पूछती है कि इसके पैसे कब तक मिल जाएंगे। तो वो बताती है कि हाँ हमें राउंड के बाद पैसे मिल जाएंगे। तो वो फौरन से उसको अपने ड्रीम आइस स्केटिंग वाले शूज दिखाती है कि ये मेरा ड्रीम है, मैंने इसे लेना है। तो वो कहती है कि इसमें ऐसी क्या खास बात है। तो वो कहती है कि बस मुझे लेना है। वैसे इतने टाइम में पीछे से जोजो आ जाती है। अब जोजो को देखती है दोनों चुप हो जाते हो, फौरन से अपने बेड पर पहुंच गई थी सोने के लिए और जोजो भी आते साथ अपनी चोट पर मेड से लगा रही होती है और ये दोनों जो आपस में मैसेज पर बात लगी होती है। लिन उसे कहती है कि मुझे लगता है कि उसके पाँव पर चोट लगी हुई है। तो वो
कहती है कि ये रोज का होता है तुम्हें ऐसे फील करवाने के जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं। पर वो बताती है कि अभी भी मेरे बाल गीले हैं। बट उसे कहती है कि तुम्हें चुप करके अब सो जाना, अब कुछ भी नहीं कर सकते। बस तुम्हें ये बात याद रखनी है कि जैसे सीजन का स्टार्ट होता है वैसे ही जोजो से उतना ही बचना चाहिए जितना हम बच सकते हैं। और नेक्स्ट दिखाया जाता है कि लिन ने नीचे से कुछ मेडिसिन वगैरह मंगवाई हुई थी। उससे पूछता है कि तुमने ये मेडिसिन किसके लिए मंगवाई है? तो कहती है कि मैंने अपने लिए नहीं बल्कि जोजो के लिए मंगवाई है। जोजो भी ये बात सुन लेती है और रुक कर इसे देखने लग गई थी। वैसे ही वहाँ पर मिस हान आ जाती जो सभी को इकट्ठे होने का बोलती और इकट्ठा करने के बाद उनसे पूछती है कि तुम लोगों ने चैंपियनशिप वाला नोटिस तो देख ही लिया होगा। सभी हाँ में आंस देते हैं। तो वो बताने लगती है कि तुम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी होगी और कुछ लोगों के नेम लेकर भी बता देते हैं कि ये लोग रिले में पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी कोई भी नहीं, जिनमें लिन का नेम नहीं होता। अब वैसे मिस हान लिन की तरफ आ जाती है। लिन भी सुनना चाह रही होती है कि मिस हान उसे क्या बोलेंगी। मिस हान कहती है कि तुमने बहुत अच्छा पिछली बार परफॉर्म किया पर अभी भी तुम्हें प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस करती रहो। वैसे मिस हान सब लोगों से कहती है कि तुम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाओ। सभी ट्रेनिंग करने के लिए चले जाते हैं पर लिन तो वही की वही खड़ी रह जाती है। ये देखकर नीचे उसके पास आता और उसे कंधा मारते हुए कहता है कि चलो ना। अब वो भी सबके साथ ट्रेनिंग करने लग जाती और फिर मिस हान के ऑफिस में पहुंच जाती उनसे बात करने के लिए। उनसे कहती है कि मैंने इतना अच्छा लास्ट टाइम अपना प्रोग्रेस किया है तो मेरे लिए में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकती। मिस हान कहती है कि अभी भी तुम्हारी कुछ चीजें ठीक नहीं है तो तुम अपनी ट्रेनिंग भी ऐसे ही स्टार्ट रखो। तो वह कहती है कि याओ भी तो सेम टू सेम मुझे ऐसी है बल्कि उसकी स्पीड थोड़ी मुझसे कम ही है तो वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है। तो मिस हान कहती है कि मैंने तुम्हें बोला ना कि बस कोच की बात को सुना करो। ये कहकर लिन को वहाँ से भेज देती है। अब सभी लोग अपनी ट्रेनिंग करने के बाद सभी चीजें वगैरह जब इकट्ठी कर रहे होते तो मिस हान वापिस से आ जाते हो। सब लोगों को इकट्ठा होने को बोलती है। अब सभी जब इकट्ठे हो जाते तो मिस हान कहती है कि अब कोई भी न्यू नहीं है बल्कि सभी लोग नेशनल टीम में आ चुके हैं और जिसने भी कोई भी गलती की वो टीम से निकल जाएगा। अब एक एक कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस हान करी होती है कि कौन किसको क्या सिखाएगा। जैसे ही हान का नेम आता है तो वो फौरन से नीची को अपने पास ले आता और कहने लगता है कि इसको मैं अपने साथ ट्रेनिंग करवाऊंगा। पर नीची तो वापस उसके पास से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है। पर फिर भी हान को ही नीचे मिला हुआ था। अब हान तो इसे फुल बदले लेना चाहता था इसलिए इनकी रेस स्टार्ट करवा देता और एक पॉइंट पर आकर नीचे गिर जाता है। बट गिरने के बाद वो वापस से खड़े होकर रेस में फुल पार्टिसिपेट करता है पर फिर भी लास्ट में ही आता है। तो हान कहने लगता है कि मैंने जैसा पहले ही बोला था कि हाने वाला 200 पुशअप्स करेगा। वो ये बात नीचे से कह रहा होता पर ये चीज बिल्कुल भी फेंगचाओ से बर्दाश्त नहीं होती और कहने लगता है कि अगर तुमने मेरे भाई के साथ कुछ किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो कहते हैं कि अच्छा। पर नीचे कहता है कि तुम्हें इससे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, बेकार लोगों से लड़ा नहीं जाता इस बात से। तो हान को गुस्सा आ जाता और उसके साथ साथ उसके सभी फ्रेंड्स वगैरह भी नीचे को मारने पर आ जाता है। वैसे वहाँ पर मिस हान पहुंच जाती है जो इन सबको लड़ते हुए देखकर चिल्लाकर कहती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। ये सुनते साथ ही सभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और लाइन में चुप करके खड़े हो गए थे। मिस हान कहती है कि किसने लड़ाई को स्टार्ट किया वो आगे आए, तुम लोगों को मैं पनिशमेंट देती हूँ। अगर तुम लोग ना सुधरे तो फिर मैं इस टीम से और इस अकेडमी से तुम लोगों को निकाल दूंगी। मिस हान की बात से नीचे भी आगे आ जाता और फेंग चाओ भी आ जाता है। पर फेंग चाओ नीचे से कहता है कि तुम पीछे जाओ और उधर से हान भी आ गया था। अब मिस हान उन्हें ये पनिशमेंट देती है कि तुम लोगों को 2 मंथ के पैसे नहीं मिलेंगे। पर वैसे ही दिखाया जाता है कि हाँ तो मिस के पास ही पहुंच गया था और एज अ पनिशमेंट पुशअप्स कर रहा होता है। मिस हान उसे अभी भी माफ नहीं कर रही थी और कहने लगती है कि तुमने कैप्टन होकर लड़ाई को क्यों स्टार्ट किया। तो वह कहता है कि मुझे माफ कर देना मिस, बस एक ही चांस देते, मैं अपने पैसे लेना चाहता हूँ क्योंकि आपको मेरी फैमिली के हालात का तो पता है, मैं पैसों के बगैर कैसे गुजारा करूंगा। मिस हान उसे फिर भी कह कर जाती है कि 100 पुशअप्स करने, जबकि वो पानी की बोतल भी उसे दे गई थी। वो मिस हान के जाती जैसे ही पानी पीने लगता तो मिस हान कहती कि मैं तुम्हें देख रही हूँ। तो वो एक पुशअप करता और वैसे वहीं पर लेटकर पानी की बोतल पकड़ लेता है पीने के लिए। और मिस ने उसे ये भी बोला था कि तुम्हें नीचे के साथ सब कुछ ठीक करना होगा, दोनों को वापिस से पहले जैसा होना होगा। इसलिए दोस्ती का हाथ वो पहले नीचे की तरफ बढ़ाता और उसे कहता है कि चलो साथ में खाते हैं। पर नीचे से मना कर देता है कि हम लेवल 1 का मील खाते और तुम्हारा लेवल 2 का मील है तो हम साथ में कैसे बैठकर खा सकते हैं। ये कहकर वो चला गया था और पीछे से फेंग चाओ भी चला जाता है कि मैं भी जाहिर सी बात है उसके साथ ही खाऊंगा। और हान वहीं पर आ गया था पीछे से ये सब कुछ। लिन भी देख रही होती और सोच लेती है कि मुझे दोनों की हेल्प करनी चाहिए आपस में इस दोस्ती को वापिस से बनाने के लिए। पहले तो वो नीचे को समझाने के लिए जाती है कि तुम्हें इस दुश्मनी को नहीं रखना चाहिए बल्कि दोस्ती में चेंज वापिस से कर लेना चाहिए। तो वह कहता है कि मुझे पता है पर मैं जिससे हेट करने लग जाऊँ उससे वापिस दोस्ती नहीं कर सकता। तो वह कहती है कि ये सब तो मुझ पर छोड़ दो, बस तुम्हें वैसा वैसा करना होगा जैसा मैं कहूंगी। अब ये अपनी याओ फ्रेंड के पास पहुंच जाती और उससे रिक्वेस्ट कर रही होती है कि प्लीज हान का पता करवाओ कि वो कल क्या करने वाला है। तो वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों चाह रही हो। तो वो उसे बता देती है कि मैं नीचे और उसकी दोस्ती वापिस से करवाना चाहती हूँ। तो याओ भी उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती और हान से मैसेज करके पूछ भी लेती है कि कल तुम कहाँ जाओगे। तो वो बताता है कि मैं फ्लावर मार्केट जाऊंगा। अब जहाँ पर हान फ्लावर लेने के लिए आया हुआ था वहीं पर लिन भी पहुंच जाती और छुप कर देख रही होती है। अब हान को एक बुके पसंद आया था, वो उसकी प्राइस पूछता है तो उसे 181 बताई जाती। अब ये 181 बहुत ज्यादा होती है और वो लड़की सच में उसके साथ स्कैम कर रही थी। लिन तो ये चीज नहीं बर्दाश्त कर पाती और जैसे हान उसे पैसे देने लगता है तो फौरन से ये वहाँ पर पहुंच जाती और उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। यहाँ तक कि उसे सस्ते में उसे बुके बना कर देती है सिर्फ 80 युआन का और कहती है कि देखो वो लड़की तुम्हें स्कैम कर रही थी, मैंने तुम्हें कितने सस्ते में बुके बना कर दे दिया है। चलो अपनी सिस्टर के लिए इस कार्ड पर कुछ लिखो, क्योंकि वो अपनी सिस्टर की बर्थडे के लिए ही ये बुके लेने के लिए आया था। पर वो कहता है कि मैं कार्ड पर कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है और वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है तो उसे बुरा
बुरा लगेगा ये देखकर, क्या तुम मेरी जगह पर लिख सकती हो? तो वो उसे कहती है कि नहीं मैं नहीं लिखूंगी, तुम्हें खुद ही ये लिखना होगा। जैसे तुम्हारी सिस्टर बड़ी हो जाएगी वो जब इस कार्ड को पढ़ेगी तो उसकी आंखों में देखना खुद ब खुद आंसू आ जाएंगे। इसमें आपकी राइटिंग को नहीं देखा जाता, आपके दिल के प्यार को देखा जाता है। तो वह कहता है कि क्या सच में? तो वो अपनी सिस्टर के लिए कार्ड पर लिखने लगता है और साथ साथ बता रहा होता है कि वो पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी है। टीचर्स तो उसके ये भी कहते हैं कि वो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएगी और उसी के लिए मैं आज तक सेविंग करता आ रहा हूँ ताकि अच्छी सी यूनिवर्सिटी में उसको पढ़ाऊँ। अब जैसे वो कार्ड पर अच्छी सी बातें लिख लेता है वैसे ही वो फ्लावर को लेकर जा रहा होता है और लिन भी बातों बातों में उसे पूछी होती है कि नीचे के साथ क्या तुमने दुश्मनी रखी हुई है? तो वह कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो उससे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ पर उसके लिए एक कंडीशन होगी। तो वह कहता है कि कैसी कंडीशन? उससे बोलते है कि तुम्हें नीचे को सबसे पहले सॉरी करना होगा, सॉरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो फौरन से मना कर देता है कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मेरी कोई अपनी इज्जत नहीं है। तो ये भी उसे बुके पकड़ लेती और वहाँ से जाने लगती। तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि प्लीज ये बुके तो ना लेकर जाओ। तो कहती है कि फिर तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा, जैसा मैं कह रही हूँ तुम्हें वैसा करना होगा। तो वो उसे प्रॉमिस कर लेता पर अभी भी उसे यकीन नहीं आ रहा होता। तो कहती है कि क्या सच में तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है? हन कहता है कि क्यों पिंकी प्रॉमिस कर ले। तो वो उसको उसके बुके वापस कर देती और हंस कर जाने लगती है। अब लिन जो वापस अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंच गई थी और फेंग चाओ से कहती है कि तुम्हें बाहर जाने का कोई प्लान बनाना होगा, हम पिकनिक करने के लिए बाहर जाएंगे। वो तो ये बात सुनते खुश हो जाता, कहता है कि मैं प्लान्स बनाने में बहुत अच्छा हूँ, अब बस तुम लोग मुझ पर ये चीज छोड़ दो कि मैं कितना अच्छा प्लान बनाता हूँ। और लिन जो नीचे को ये भी मना रही होती है कि तुम्हें हान को कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिससे वो कंफर्टेबल हो और तुम्हें कुछ अच्छा और अलग समझे। तो वो कहता है कि मैं सोशली बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता हूँ, क्या मुझे उसके लिए बगैर टोन वाली सिंगिंग करनी चाहिए? यह सुनकर फेंग चाओ कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा, बल्कि तुम्हारे सॉन्ग पर डांस करूंगा। पर नीचे को ये होता है कि क्या बगैर टोन के सिंगिंग करना सही रहेगा और उसे बताना कि मुझे टोन के साथ गाना नहीं आता। तो वह कहती है कि हाँ ये तो बेस्ट रहेगा, तुमने बिल्कुल ऐसा ही करना है। नीचे को अच्छा तो नहीं लग रहा होता पर फिर भी वो इस चीज के लिए मान गया था। अब अपने रूम में वापस आने के बाद लिन जो अपनी फ्रेंड याओ को मना रही होती है अपने साथ जाने के लिए। तो कहती है कि नहीं मैंने इतना महंगा मास्क लगाया और तुम्हें लगता है कि कल मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए बाहर जाऊंगी? नहीं भाई मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे जो मैंने मास्क लगाया है। वैसे पीछे से जोजो भी आ जाती और जोजो आकर पूछने लगती है कि कहाँ पर जाने का प्लान हो रहा है। तो वो बता देती है कि मैं फेंग चाओ नीचे और हान जा रहे हैं, क्या आप भी चलोगी कल अगर आप फ्री हो तो? वैसे याओ उसके पाँव पर मारती है कि तुमने हान का नाम ले लिया है। तो वो क्लियर करने लगती है कि मैं नीचे और हान की दोस्ती को वापस से करवाना चाहती हूँ, पर वो उसकी बात पूरी भी नहीं सुनती और कहती है कि हाँ मैं चलूंगी। ये कहकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जोजो ने जाने के लिए हाँ कर दिया है। इसलिए याओ अपने पास लेकर बैठ जाती और उसे पूछने लगती है कि क्या सच में मैंने ठीक सुना है? तो वो भी कहती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा पर हमने ठीक सुना है। लिन वापस उससे पूछती है कि क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तो कहती है कि मैं साथ में किसी को लेकर जाना चाहती। तो वो पूछती है कि कौन? वैसे ही नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि सभी जाने के लिए आ चुके थे पर अभी तक लिन नहीं आई थी। फिर जो पूछा होता है कि उसको इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो वो कहती है कि वेट कर लो आ जाती है। अब जैसे वहाँ पर लिन आती है तो लिन को देखते ही फेंग चाओ कहता है कि ये तुम क्या पहन आई हो एप्रन और ये किस तरह की कैप ली हुई है, जैसे तुम किसी किचन में काम करने के लिए जा रही हो। बेचारी को काफी डिमोटिवेट कर रहा होता है क्योंकि उस तरह की ड्रेसिंग उसने कभी भी नहीं की थी, जबकि याओ उसका फुल साथ दे रही होती है, कह रही होती है कि इसी तरह की ड्रेसिंग अच्छी लगती है, तुम चुप करो, तुम्हें क्या ड्रेसिंग सेंस का पता। और नीचे से पूछा जाता है कि क्या तुम्हें भी ये अच्छी नहीं लग रही? नीचे भी इस बात का आंसर नहीं देना चाहता था। तो याओ से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारा वेट कर रहा है। ये कहकर वहाँ से जाने लगता है और फेंग चाओ अभी भी उसको तंग कर रहा था। लिन उसके पीछे भागने लगती है कि तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वैसे याओ दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड की तरफ भागते हुए जाती है और खुशी से जाकर उसे मिली थी और सबसे उसका इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड फैन है। सभी उसे हाई कर रहे होते और अपना नेम बताते हैं। लास्ट में लिन उसे कहती है कि याओ के बॉयफ्रेंड मेरा नेम लिन है। उसकी इस बात से दोनों हंसने लगते हैं कि अच्छा बोला है याओ का बॉयफ्रेंड। पर वो लोग सोचने लग जाते हैं कि ये हान कहाँ पर रह गया। वैसे इतने टाइम में हान की भी एंट्री हो जाती है जिसका हेयर स्टाइल देखकर सभी को हंसी आ रही होती है और फुल ऑन कॉन्फिडेंस से आ रहा होता है और सभी उसे देख रहे होते हैं और बेचारी लिन तो मुंह छुपा रही होती है कि ये लड़का कभी भी सीधा काम नहीं कर सकता। और वैसे ही फेंग चाओ सब लोगों को एक जगह पर तो लेकर पहुंच गया था जहाँ पर काफी रश होता है, एंट्री भी उनसे नहीं ली जा रही होती। ये देखकर लिन कही लगती है कि क्या तुम हमें ऐसी जगह पर लेकर आए हो? तो वह कहता है कि ये बेस्ट जगह है पिकनिक के लिए और बारबेक्यू के लिए। और फाइनली वो सब अंदर पहुंच जाते। अब अंदर आने के बाद वो सबसे पहले बाइक राइड के लिए आते हैं। उनसे पूछा जाता है कि बाइक शेयर कौन को करेगा तो लोग हो जाए। अब सभी लोग पेयरिंग में हो चुके थे और बेचारा फेंग चाओ ही रह जाता है जो सिंगल होता है। वो कहने लगते हैं कि ये क्या बात हुई, मैं क्यों सिंगल रह गया हूँ? सब लोग इकट्ठे हो गए और मैं जो अकेला रह गया हूँ। अब उसे इस तरह देखकर लिन जल्दी से जोजो के पास आ जाती और हान से कहती है कि तुम्हें नीचे के पास जाना चाहिए। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ? तो लिन उसे याद करवाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। तो वो उसी प्रॉमिस को याद करते हुए नीचे के पास पहुंच जाता है। अब इससे दो लोगों का कपल तो एंड हो चुका था और ये भी ज्यादा सिंगल नहीं फील कर रहा होता। अब सभी लोग साइकिल पर बैठ जाते हैं चलाने के लिए और ये वैसे ही भाग रहा होता पर भी उनसे ज्यादा तेज भाग रहा था। अब ये चीज दिखाई रहा होता है। वैसे ही वो लोग उसी पार्क की कार में बैठकर वहाँ से जा रहे होते हैं। देखकर कहने लगता है कि ये तो चीटिंग हुई ना। अब इसके बाद नीचे और हान दिखाए जाते जो दोनों साथ में बारबेक्यू कर रहे होते हैं और नीचे जो होता है वो लिन को देख रहा होता है। ये देखकर याओ अपने बीएफ से कहने लगती है कि देखो वो किस तरह उसको देख रहा है, इन दोनों में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। पर वो दूसरी चीज ये दिखाने लगता है कि जोजो को भी तो देखो जो नीचे की तरफ ही देख रही है। ये देखकर वो कहने लगती है कि नहीं तुम्हें गलत लग रहा है, नीचे कभी
कभी भी किसी तरफ नहीं देखती, पर नीचे देख रही थी। याओ को भी यही कह रहा होता है कि नजरों से पता लग जाता, तो वह कहती है कि ठीक है फिर तुम्हारी नजरें मुझ पर क्यों नहीं होती। इस बात को लेकर वो उससे लड़ने लगते, तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे माफ करो, मेरी तो नजरें बस तुम पर ही होती हैं। अब जोजो जो उस तरफ देख ही रही होती है तो हान भी उसे देखते देखकर स्माइल करने लगता और फिर उसके लिए नीचे के सामने से बारबेक्यू उठाकर ले आया था, जबकि उसके अंदर बहुत ही ज्यादा साल्ट होता है जो नीचे गलती से लिन की तरफ देखते हुए डाल रहा था। अब जैसे हान लाकर जोजो को देता है और जोजो टेस्ट करती है तो वो वैसे ही उसकी तरफ कर देती है कि तुम भी टेस्ट करो, और उसे पता लग जाता है कि इसमें साल्ट बहुत ही ज्यादा है। वो फौरन से नीचे के पास आता है, उसे आकर कहने लगता है कि तुमने मुझे ऐसे बारबेक्यू क्यों दिया। तो वो कहता है कि मैंने तो पहले ही बोला था कि ये मैं लिन के लिए बना रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम जोजो के लिए ले जाओ। अब ये दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं। वैसे वहाँ पर फेंग शाओ आ जाता है जो आकर इन लोगों से लेना चाह रहा होता है और लीची भी उसको दे देता है, क्योंकि वो लिन को वो साल्टी नहीं देना चाहता था। और फेंग शाओ को भी वो बुरे नहीं लगते बल्कि बिल्कुल ठीक लगते हैं। लिन कह रही होती है कि मुझे तुमने क्यों नहीं दिया, तो नीचे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ना, ये तुम्हारे लिए है। अब सभी साथ में बैठ जाते और गेम खेलने लगते हैं। अब नीचे को लिन की बात याद आती है कि तुम्हें सॉन्ग सिंग करना, और वो भी बगैर टोन वाला सॉन्ग सिंग करने लगता है। सभी लोग हंसना तो चाह रहे होते हैं पर अपनी हंसी को रोक रहे होते हैं और नीचे को बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होने दे रहे होते बल्कि इस चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब लिन हान की तरफ देखते हुए उसको भी उसका प्रॉमिस याद करवा रही होती, तो वो भी सबके सामने नीचे से सॉरी करने लगता और नीचे पहले तो कुछ नहीं बोला होता, लिन उसे बोलने को बोलती है तो वह कहता है कि कोई बात नहीं, और इस तरह इनमें वापिस से दोस्ती हो जाती है। अब ये लोग साथ में एक पिक भी बनवाते और उसी पिक को बैठकर लिन देख रही होती है, जिसमें वो नीचे और खुद को ही देख रही होती। नीचे पीछे से आकर उसे पूछता है कि पिक प्यारी है ना, तो वह कहती है कि हाँ बहुत प्यारी है। ये कहते हुए जूम करके एक स्क्रीनशॉट भी ले लेती है। अब ऐसे इनका एक दिन की वेकेशन का दिन खत्म हो चुका था और वापिस से ये लोग ट्रेनिंग करने के लिए आ जाते हैं। वहाँ पर मिसेस हान उन्हें बताती है कि सभी लोग ट्रेनिंग करेंगे पर लिन और लिन फेंग दोनों बेसिक ट्रेनिंग करेंगे। अब लिन फेंग तो ये सुनकर कहने लगता है कि ये क्या बात हुई, मैं तो बहुत अच्छे से करता हूँ, तो मुझे क्यों बेसिक ट्रेनिंग का कहा जा रहा है। तो मिस हान कहती है कि मैंने क्या बोला, तो कि तुम बेसिक ट्रेनिंग करोगे तो करोगे, मैं क्यों क्या कहा आंस देने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हुई हूँ। ये कहकर वो बाकी सब लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए ले जाती और ये दोनों वहीं पर खड़े के खड़े रह जाते हैं। अब दोनों को ही साथ में मिस हान के कहने पर बेसिक ट्रेनिंग करनी पड़ रही होती और दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा चिढ़ते होते हैं। और हमेशा की तरह लिन फेंग ग्रैंडमा का नेम लेने लगता है, जो लिन की भी तो ग्रैंडमा होती है बट लिन फेंग से ज्यादा प्यार करती होती है। तो वो कहने लगता है कि अगर ग्रैंडमा को पता लगा कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है तो तुम्हें नहीं वो छोड़ेंगी। तो वह कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ ग्रैंडमा का ही तो सहारा है। तो लिन फेंग कहने लगता है कि ग्रैंडमा सही कहती है कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हो। ये बात सुनते लिन तो गुस्से से उसे छोड़ देती, जिसकी वजह से वो पीछे जाकर गिरता। अब ये देखकर वह कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ ये जानबूझकर किया ना, तो कहती है कि नहीं मैंने तो जानबूझकर नहीं किया। तो ये फौरन से मिस हान को आवाजें देने लग जाता है कि मिस हान यहाँ पर आकर देखे लिन ने मेरे साथ क्या किया, इसने जानबूझकर मुझे नीचे गिरा दिया है। अब मिस हान गुस्से में आती और लिन फेंग की एक भी बात नहीं सुनती बल्कि दोनों को ही डांट देती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर अगर रहना है तो ट्रेनिंग करनी होगी वरना यहाँ से दफा हो जाए। लिन पूछता है कि क्या सच में हम चले जाएं, तो मैम उसे गुस्से से देख रही होती है। अब ऐसे दिखाया जाता है कि लिन फेंग अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर आकर वो बाहर की चीजें खा रहा होता है, जिसे देखकर वो दोनों ही लिन फेंग से कह रहे होते हैं कि तुम्हें भी ये चीजें नहीं खानी चाहिए, मैम ने मना किया हुआ है ना। तो वह कहता है कि कुछ नहीं होता, ये मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए भेजे हैं तो मैं खा सकता हूँ। वैसे ही मिस हान जब लिन फेंग को बुलाते हैं तो उसे बताया जाता है कि तुम्हारे टेस्ट ठीक नहीं आए, क्या तुम बाहर की गंदी चीजें खाते रहे हो। तो वह कहता है कि वो सब तो ग्रैंडमा ने खुद बनाए थे तो वो तो मैं खा सकता था ना। पर मिस हान उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती और इसकी वजह से उसे निकाला भी जा रहा होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं था। वो मिस हान से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि प्लीज मुझे ना निकाले, बट मिस हान ने उसे अपना आखिरी फैसला दे दिया था। अभी तो लिन दिखाई जाती है जो नीचे और फेंग चाओ के साथ होती है। वहीं पर ग्रैंडमा उसे मारने के लिए पहुंच जाती है पर नीचे उसे फुल प्रोटेक्ट कर लेता है और ग्रैंडमा को उसे हाथ भी नहीं लगाने देता। वो कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से लिन फेंग को यहाँ से निकाला जा रहा है, वो सारी गलती की जिम्मेदारी वो लिन पर डाल रही होती है और कह रही होती है कि तुम फेंग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी तो आखिर तुम्हारा भाई है ना, और भाइयों के साथ भी कोई ऐसा करता है। लिन तो बस चुप करके उनकी बातों को सुन रही होती है और ये सब पीछे से आकर लिन फेंग भी देख रहा होता है कि उसकी ग्रैंडमा आकर लिन को काफी डांट रही है और वहीं पर मिस हान भी आ जाती है। और जैसे मिस हान आती है तो ग्रैंडमा का फिर से नाटक स्टार्ट हो जाता है और कहने लगती है कि लिन फेंग को यहाँ पर रख लो और मैं लिन को अपने साथ ले जाती हूँ, यहाँ ट्रेनिंग करने के लायक नहीं है, इसे घर के काम करने चाहिए, इसे मैं घर लेकर जाऊंगी। तो मिस हान कहने लगती है कि आप यहाँ पर फैसले नहीं कर सकती कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। ये कहकर तो मिस हान ने भी ग्रैंडमा को चुप करवा दिया था और लिन तो रोते हुए वहाँ से भागते हुए चली जाती है और उसे कोई भी नहीं रोकता। अब जब रूम में आकर भी रो रही होती है तो उसे याओ की कॉल आती है जो बताती है कि ग्रैंडमा मिस हान के साथ फिर से एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, तुम्हें जाकर देखना चाहिए। तो ये फौरन से मिस हान के ऑफिस में पहुंच जाती है जहाँ पर ग्रैंडमा पहले से उनसे बात कर रही होती है और उनसे कह रही होती है कि आपको मेरी बात माननी होगी, अगर आपने यहाँ से लिन फेंग को निकाल दिया तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे, हम कैसे गुजारा करेंगे। मैं लिन फेंग के पैसों से ही तो गुजारा कर रही थी। अब उनकी बातों को सुनकर लिन अंदर आकर कहने लगती है कि ग्रैंडमा मैं आपको पैसे दे दूंगी, वो भी हाफ अपने, और जब तक मैं रिटायर नहीं होती तब तक देती रहूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। पर ग्रैंडमा तो उसकी इस बात पर उसे मारने लगती है पर ये भी ग्रैंडमा को मारने नहीं देती। अभी ग्रैंडमा भी अपनी लाइन पर आ जाते और कहने लगती है कि ठीक है अपने प्रॉमिस को मत भूलना। ये कहकर जैसे ही ग्रैंडमा वहाँ से जाती है तो वैसे लिन भी पीछे से जाने लगती है, नीचे से बात करने के लिए आया था और फिर मिस हान की तरफ देखने लगता है। मिस हान उसे इशारा करती है कि तुम्हें लिन के पीछे जाना चाहिए, तो वो भागते हुए लिन के पीछे चला जाता है और बस उसके साथ साथ चल रहा होता है, उसे कोई बात नहीं कर रहा होता। तो वह कहती है कि मुझसे कोई बात मत करना। तो वह कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, हम साथ साथ बस चलते जाएंगे। अब दोनों अम्ब्रेला पकड़े जा रहे होते और एक जगह पर आने के बाद ये उससे पूछने लगता है कि क्या तुम कुछ
कुछ स्वीट खाना चाहोगी? तो वो कहती है कि ओके। ये सुनते वो अम्ब्रेला पकड़ा कर वहाँ से चला जाता है उसके लिए कुछ खाने को लेने के लिए, और उसके जाते ही अपनी छोटी लिन को देखने लगती है और उससे बैठकर बातें करने लगती है। लिन उसे पूछी होती है कि क्या बड़े होकर मैं खुश होंगी, क्या लाइफ अच्छी होगी? तो वो कहती है कि हाँ, लाइफ बहुत अच्छी होगी और तुम खुश भी होगी क्योंकि तुम्हें रोज स्केटिंग करने को मिलेगा। तो वो कहती है कि क्या सच में? वो इस बात से खुश हो जाती है। वैसे ही पीछे से उसकी मॉम आवाजें देने लगती है तो वो अपनी कॉटन कैंडी बड़ी वाली लिन को देने लगती है कि ये आप खा लेना। ये भी जैसे उसे कॉटन कैंडी पकड़ती है वैसे ही उसका ये ड्रीम एंड हो जाता है और रियल में तो ये कॉटन कैंडी नीचे लेकर आया था उसके लिए। अब दोनों ही बैठकर बातें करने लगते हैं और नीचे से पूछा होता है कि तुम क्या करना चाहती हो? तो वो बताती है कि मैं नेशनल टीम में जाना चाहती हूँ और उसे जीतना भी चाहती हूँ। तो वो उसे बोलता है कि हम साथ में ही नेशनल टीम में चैंपियन बनकर आएंगे। और फिर अपनी मॉम को लेकर बताने लगती है कि मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, मेरी मॉम थी जो मुझसे बहुत प्यार करती थी और हम दोनों बहन भाई साथ में ही मॉम के पास रहते थे। फिर मॉम ने सोचा कि ग्रैंडमा को हमें दे देना चाहिए। अब ग्रैंडमा को हम दोनों को ही दे दिया गया था, पर ग्रैंडमा चाहती थी कि वो मुझे किसी और को देते और कहा कि एक रिलेटिव है जिसको मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम उसके साथ चली जाना। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो हमारा कोई रिलेटिव है, शायद ग्रैंडमा मुझे सेल कर रही थी। और जैसे ही मॉम को ये बात पता लगी उन्होंने मुझे आकर बचा लिया और अपने पास ले गई। अब मॉम के पास इतना खर्चा तो नहीं होता था और ऊपर से मॉम को डिजीज होगी जिसकी वजह से मॉम की डेथ होगी और डैड तो वैसे ही ना होने के बराबर थे। मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरे डैड कहाँ होंगे कहाँ नहीं। ग्रैंडमा ने हमेशा से लिंग फेंग से प्यार किया और उसी की साइड लिया, मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया। तब जाकर मुझे मास्टर की फैमिली मिली और मैं उन्हीं के साथ अपनी लाइफ को गुजारने लगी और मैंने इनको कभी भी अपना फैमिली मेंबर नहीं समझा। और तुम्हें पता है जब तुम मेरी लाइफ में आए तुमने बिल्कुल मेरी लाइफ को बदल कर रख दिया। तो मुझे स्केटिंग की साइड लेकर वहीं पर छोड़कर चले गए। तो वो उसे बताता है कि अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ कम्पीट ना करता स्केटिंग को लेकर तो मैं यहाँ से जाने के बाद कभी भी स्केटिंग में इंटरेस्ट ना लेता और ना ही स्केटिंग की ट्रेनिंग को हमेशा करता रहता। मैं चाहता था कि इसी तरह स्केटिंग में जाते हुए मैं दोबारा से तुमसे मिलूं और देखा मैंने तुमसे मिल भी लिया। अब लिन जो बैठकर अपना स्केच बनवा रही होती उसके स्केच की पिक बनाकर नीचे उसको भेजता है और उस स्केच के नीचे हैप्पी न्यू लाइफ भी लिखा है, जिसे देखने के बाद वो नीचे की तरफ स्माइल करते हुए देखती है। अब वहाँ से बाहर आने के बाद लिन को एक कीचन पसंद तो आती और वो उसकी प्राइस सुनते कहती है कि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, मैं जा रही हूँ। अब नीचे उसके पीछे नहीं जाता बल्कि उस आंट की बात सुनने लगता है जो बताने लगती है कि एक 15 युआन के और तो 25 युआन की है, सेल पर लगा हुआ है। तो वो भी उनकी बात सुनकर ले लेता है कि मुझे ये दोनों दे दे क्योंकि वो कपल वाली थी और फिर लाकर लिन को देता है। लिन ये देखते ही कहती है कि तुम इतनी ज्यादा महंगी लेकर आ गए, ये ऑनलाइन इतनी सस्ते में मिल रही थी। तो वो कहने लगता है कि कुछ नहीं होता, मैंने तुम्हारी न्यू लाइफ का स्टार्ट भी तो करना था ना। उसकी ये बात सुनकर वो उसे ले लेती और फिर उसे पूछने लगती है कि क्या तुमने दोनों बाय कर लिए? तो वो उसे अपनी वाली भी दिखा देता है जो बिल्कुल सेम टू सेम होती है, पर फिर भी वो उसके वाली ले लेती है और अपने वाली उसे दे देती है। अब फिर दोनों को साथ में करके एक पिक भी बना लेती है। अब जैसे दोनों घूमकर वापस आते हैं तो फेंग जाओ पहले से उनका वेट कर रहा होता है और दोनों उसे देखते ही बिल्कुल चुप करके उसके सामने खड़े हो गए थे और उन्हें पता था कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है तो कुछ भी बोल सकता है। वो पहले लिन से पूछता है कि तुमने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई क्यों नहीं दिया? तो कहती है कि मैंने तुम्हारा मैसेज देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। फिर वो नीचे से पूछता है कि तुमने क्यों नहीं देखा? तो वो बताता है कि मेरा मोबाइल बंद हो गया था। लिन फौरन से कहती है कि महंगा मोबाइल लेकर भी इसका मोबाइल बंद हो गया था, चलो छोड़ो ना इस बात को। अब दोनों की तरफ फेंग जाओ गुस्से से आ रहा होता है। लिन तो उसे काफी डर रही होती और वो वैसे ही लिन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम्हारा मूड ठीक हो गया? ये सुनते हुए कहती है कि अगर मेरा मूड ठीक ना होता तो मैं अभी तुम्हें मार देती। ये कहकर वहाँ से जाने लगती और जाते हुए कहने लगती है कि मेरी वो फैमिली नहीं है, ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली नहीं मानती बल्कि मिस्टर फैंग मिसेस फैंग और तुम मेरी फैमिली हो। तो वो उसकी इस बात से कहता है कि क्या नीचे तुम्हारी फैमिली नहीं है? तो वो पहले चुप हो जाती है फिर कहती है कि ये भी मेरी फैमिली है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नीचे भी इसको दिखाने लगता है कि देखा मैं भी उसकी फैमिली हूँ और वो भी उसे तंग करते हुए चला गया था। अब जैसे लिन रूम में पहुंचती है तो वैसे ही या उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे पूछने लगती है कि ये क्या है? तो वो उसे कहती है कि सॉरी मैंने नहीं बताया था कि लिन फैंग मेरा भाई है, जबकि मुझे बताना चाहिए था और ग्रैंडमा मेरी फैमिली मेंबर है। या वो कहती है कि कोई बात नहीं कि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारा कोई और नहीं है? तो वो कहती है कि नहीं मेरा कोई भी नहीं है और ना ही ग्रैंडमा को मैं अपनी फैमिली मानती हूँ। तो याओ कहने लगती है कि कुछ नहीं होता, हर किसी की फैमिली थोड़ी ना अच्छी होती है। ये सब बातें बैठकर जोजो भी सुन रही होती है। वैसे जोजो को उसकी मॉम के मैसेजेस आ रहे होते हैं जो जोजो को ये बता रही होती है कि हम तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं। ये बस अपनी मॉम के मैसेजेस को देखी जा रही होती है और मॉम उसे ये पूछा जा रही होती है कि क्या तुम चैंपियन टीम में जाने के लिए सिलेक्ट हो गई हो? पर ये उनका कोई भी आंसर नहीं देती बल्कि कहती है कि हर किसी की फैमिली अच्छी नहीं होती। अब ऐसे ही लिन फैंग दिखाया जाता है जो इस अकेडमी से जा रहा होता और वहीं पर लिन भी होती है। तो लिन के पास जाकर खड़ा हो जाता और कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना मुझे यहाँ से निकलवा कर। तो वो कहती है कि मैंने क्यों खुश होना है? तो उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे कम्पीट ना करती तो मुझे भी तुमसे कम्पीट ना करना पड़ता और ना ही मिसेस हान मेरे खिलाफ होती और इस तरह मुझे निकलना ना पड़ता। तो वो कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम हर बार अपनी ग्रैंडमा को क्यों बीच में लेकर आ जाते हो? तो वो कहता है कि मेरी फैमिली मेरी ग्रैंडमा है, तुम्हारे पास तो फैमिली भी नहीं है, बल्कि फैमिली क्या तुम्हारे पास तो घर भी नहीं है जहाँ पर तुम चली जाओ। वो तो इसी तरह की लगा कर लिन को बातें कर रहा होता है और लास्ट में यही कहता है कि आज से हम फैमिली नहीं है, पर आगे से लिन कौन सी उन्हें पहले से फैमिली मानती थी। अब जब ये बस स्टॉप तक जा रहा होता है ग्रैंडमा से बार बार कह रही होती है कि चीजें मुझे पकड़ा दो, पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता और एक बैग को तो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा होता। और वैसे ही ग्रैंडमा के दूर जाती उस बैग को जब ओपन करके देखता है तो वही वाला प्लांट होता है जो लिन देकर गई थी और उस प्लांट को देखते हुए उसे अपनी मॉम की याद आ रही होती है कि किस तरह वो इस प्लांट को पानी वगैरह दे रही होती थी और सारे रास्ते उस प्लांट को ही देखकर जा रहा होता है। इधर लिन दिखाई
जाती है जिसको मिसेस हान ने बुलाया था। मिस हान ने लिन को अपने पास बुलाया था और लिन से बैठकर बात वगैरह कर रही होती और जैसे ही बात उनकी कंप्लीट होती है तो लिन को थोड़े पैसे भी दे रही होती है। लिन तो साफ मना कर देती है कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती, ये आपके पैसे होंगे और मुझे जितने पैसे मिलने थे वो मुझे मिल चुके हैं और मैंने तो कोई कंपटीशन भी नहीं जीता, तो मुझे किस बात के पैसे मिल रहे हैं। मिस हान कहती है कि मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ ना, तो तुम चुप करके ले लो और ये पैसे वैसे भी पीछे से आए हुए हैं तो ये मैं तुम्हें देना चाहती हूँ ताकि तुम अपना अच्छे से ख्याल रख पाओ। ये तो बार बार मना कर रही होती है पर मिस हान के कहने पर पहले तो उन्हें हक करती है और फिर उनसे पैसे ले लेती है और खुश होकर वहाँ से चली गई थी। अब उसके जाने के बाद मिस हान बैठ जाती और उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो फाइल पर काम करना था। इधर लिन दिखाई जाती जो बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद थक चुकी थी, बेचारी बैठी भी मुश्किल से होती और नीचे भी उसके सामने बैठा होता है। उसके मोबाइल को देखकर उसे पूछता है कि जो मैंने तुम्हें किचन दी थी वो तुमने अपने मोबाइल के साथ क्यों नहीं लगाई। तो वह कहती है कि मेरे मोबाइल का जो होल है वो बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो वहाँ पर किचन गुजर नहीं सकती और मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको मुश्किल से डाल पाऊँ। ये देखो मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। वैसे वहाँ पर वह जाओ आ जाता है जो आकर उसे योगर्ट दे रहा होता और दोनों ही उसे अपनी अपनी योगर्ट दे देते हैं। नीचे तो उसे ओपन करके भी देता है जो वो बहुत ही मजे से पी रही होती है। अब लिन जब अपने रूम में आ जाती है तो नीचे भी उसके रूम के पास पहुंचकर उसे बाहर बुलाता और बाहर बुलाकर उससे उसका मोबाइल मांगता है तो वो अपना मोबाइल उसे पकड़ा देती है। फिर उसकी किचन उसे मांगता है और ये कवर लेकर उसका मोबाइल उसे वापस कर देता और किचन लेकर जो भी अपने साथ वो इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर आया तो उसके थ्रू उस किचन को उसके मोबाइल के कवर के साथ लगा देता है और लगाने के बाद उसे दिखाने लगता है मोबाइल डालकर वापिस से और साथ में ये भी कहता है कि अगर तुम कवर भी चेंज करो तो मुझे बता देना, मैं फिर से आकर ये किचन लगा जाऊंगा और कभी भी इसे उतारना मत। तो वो कहती है कि ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ कि कभी भी इसको नहीं उतारूंगी। तो ये भी उसकी बात सुनने के बाद स्माइल करते हुए उसे बाय करके चली जाती है। वैसे नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सभी चैंपियंस जो गए हुए थे लड़के वो जैसे वापस आते तो सभी लोग उन्हें देखकर खुश हो रहे होते हैं और साथ में वो इस चीज को सेलिब्रेट भी करते हैं जहाँ पर इन तीनों ने ही ट्रेनिंग की हुई थी और याओ तुम दोनों को देखते ही कहते हैं कि वाह ये तो ट्रेनिंग करके आए हैं, जबकि जोजो उसकी बात से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और जोजो के पास हान आ जाता है। अब जोजो जो उनके लिए बनाकर लेकर आई थी वो सभी लोगों को देने लगते, सभी बहुत मजे से खा रहे होते हैं पर वहाँ पर नीचे उसकी चीज जब नहीं लेता तो जोजो खुद ही उसके आगे करती है कि तुम और ले लो। वो इससे पहले लेता हान खुद ही पकड़ लेता है कि ये मैं सारे के सारे खाऊंगा। तो जोजो कहती है कि पहले तुमने इतने खा लिए क्या, तो किसी के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे। तो वो कहता है कि नहीं मैं तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। अब मिसेस हान भी वहाँ पर आती है जो आकर अनाउंस करती है कि हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं और इसके बाद सभी साथ में हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे से कहते हैं और साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अब फिर से नेक्स्ट टाइम का ट्रेनिंग आ चुका था जहाँ पर सभी लोग साथ में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तो मिस हान जैसे आती है तो उन्हें देखते साथ ही सभी एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और वो अपने साथ 2 और लोगों को भी लेकर आई थी जिसके बारे में वो इंट्रोडक्शन करवाती है कि ये तुम लोगों के सीनियर्स है जो अभी भी ट्रेनिंग में और अपनी ब्रेक के टाइम में यहाँ पर आए हुए हैं, जिसमें से लड़के का नेम गाओ होता है और लड़की का नेम टिंग होता है। लिन तो गाओ को देखते ही कहती है कि कितना हैंडसम है और ये बात नीचे भी सुन लेता है। जैसे ही याओ अपनी सीनियर फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है तो नीचे आकर लिन से पूछने लगता है कि क्या वो सच में हैंडसम है, पर वैसे ही याओ लिन को अपने पास बुला लेती क्योंकि वो टिंग से मिलवाना चाहती थी और बताती है कि जहाँ पर तुम जिस बेड पर रह रही हो वो टिंग का ही बेड हुआ करता था। तो टिंग कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा आगे जाओगी, देख लेना वो बेड आपको चैंपियन बनने तक लेकर जाता है। ये सुनते ही लिन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी जबकि नीचे बस उन्हें देख ही रहा होता है और साथ में फेंचाओ भी। वैसे टिंग के पास मिस हान आ जाते जाकर टिंग से कहने लगती है कि तुम्हें लिन को ट्रेनिंग करवानी होगी, उसे हर चीज अच्छे से सिखानी होगी। तो वो भी कहती है कि जैसा आप कहे मिस हान। फिर याओ से पूछती है कि जोजो कहाँ पर है, वो नजर नहीं आ रही। तो वो उसे बताती है कि असल में जोजो के पेरेंट्स आए हुए हैं तो उसने हाफ डे का ऑफ लिया हुआ है तो वो वहीं अपने पेरेंट्स के साथ होगी। वैसे इधर ऑफिस में मिसेस हान के पास जोजो के पेरेंट्स दिखाए जाते हैं जो आकर जोजो के बारे में पूछ रहे होते हैं और ये भी कह रहे होते हैं कि ये चैंपियन बनने के लिए क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रही, ऐसा क्या मसला है। मिस हान कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, जोजो मैं मानती हूँ बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छे से हर चीज करती है, पर ट्रेनिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट करते और रिजेक्ट करते हैं और हमेशा से जोजो रिजेक्ट होती आ रही है। पर कोई इशू नहीं है, अगर उसने सिलेक्ट होना होगा तो हो जाएगी। बट जोजो के पेरेंट्स तो एज अ ब्राइड उन्हें फ्रूट्स दे रहे होते हैं कि ये हमारे विलेज के फ्रूट है। तो मिस हान देखकर कहती है कि क्या ये सच में फ्रूट ही है। तो वह कहते हैं कि हाँ जी फ्रूट ही है। ये कहते हुए जोजो के डैड जैसे ही वो फ्रूट दिखाने लगते हैं तो वो नीचे से पड़ जाता है जिसकी वजह से अंदर से पैसे भी निकल आते। असल में वो साथ में मिस हान को अपनी तरफ करने के लिए पैसे दे रहे थे और ये देखकर जोजो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिस हान कहती है कि मैं आपकी कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करूंगी, अगर आपने फ्रूट देने हैं तो आप ये जोजो को दे सकते हैं। जोजो ये बात सुनते ही अपने डैड को वहाँ से खींच कर लेकर जाने लगते तो मामी पीछे पीछे जाने लगती है। वो अपने डैड को बाहर लाकर बहुत ही ज्यादा डांट रही होती है कि आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, आपको पता है ना मिस हान बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। पर उसकी मॉम तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होती और कहने लगती है कि हम लेट हो गए हैं, किसी और ने उन्हें ये चीज पहले से दे दी होगी, इसी वजह से उन्हें हमारे पैसों की जरूरत नहीं थी। अब जोजो अपनी मॉम को क्या ही कह सकती थी। वैसे जोजो की मॉम को टिंग नजर आती तो फौरन से टिंग के पास चली जाती और टिंग से चैंपियन वाले कोच का नंबर मांग रही होती है। अभी टिंग उन्हें कोई नंबर या कुछ और कहती, इससे पहले जोजो आकर कहने लगती है कि इनकी बातों को इग्नोर करो, तुम टिंग मेरे साथ चलो। ये कहते हुए टिंग को अपने साथ बस भगाते हुए लेकर जा रही होती है। टिंग पीछे मुड़कर देखते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे मॉम डैड नहीं आ रहे पीछे, तुम्हें मुझे इतना भगाने की जरूरत नहीं है, क्या हुआ तुम्हारे मॉम डैड से तुम्हारी फाइट हुई है। तो वह कहती है कि इस बारे में बात नहीं करो। फिर वो टिंग से पूछती है कि अच्छा तुम बताओ तुम कितने टाइम के लिए आई हुई हो। तो वो बताती है कि लाइक मैं एक ही वीक के लिए आई हूँ। तो जोजो भी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 1000 मीटर
की रेस करूंगी। ये सुनते टिंग का पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या तुम्हारा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया है? तो वो बताती है कि मैंने डॉक्टर से चेक करवाया था, इतना भी कोई इशू नहीं है, मैं कर सकती हूँ। ये कहकर जोजो वहाँ से चली जाती है और वैसे ही रेस का डे भी आ जाता है। दोनों रेस के लिए बिल्कुल रेडी होती और सभी उन दोनों को रेस करते देखने के लिए आकर पहले से ही वेट में थे, जहाँ पर गाँव भी आया हुआ था। जोजो से कहने लगती है कि क्या तुम यहाँ पर टिंग के लिए आए हो ना? तो वह कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं रेस देखना चाहता था। अब जैसी रेस स्टार्ट होती है वैसे ही टिंग जोजो से आगे होती और जोजो पूरी रेस में बस उसके पीछे होती है, यहाँ तक कि लास्ट में आकर तो टिंग की स्पीड भी उससे ज्यादा हो जाती और जोजो बिल्कुल भी उसकी स्पीड को कम्पीट नहीं कर पा रही होती। अब जैसे रेस एंड होती है जहाँ पर टिंग जीत जाती और जोजो हार जाती है और उसके पाँव में वापस से बहुत ही ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था। ये देखकर जल्दी से हान भागते हुए उसके पास आता और सभी उसके पास आते हैं। मिसेस हान जल्दी से दूसरी वाली से कहती है कि इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ और कैप्टन हान उसको अपनी बैग पर उठाकर लेकर जाने लगता है। अब डॉक्टर से ये पता लगता है कि इसको ऑपरेट की जरूरत है और वो कहती है कि मैं अभी ऑपरेट नहीं करवाना चाहती, क्या इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है? अब जैसे वो हॉस्पिटल से जब वापस आ रही होती है तो हान उसके साथ साथ होता है, तो वो हान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, तुम इंजर्ड हो। ये कहकर वो उसका साथ नहीं छोड़ रहा होता, जबकि इधर बाकी सब दिखाए जाते जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और इधर जोजो जो रूम में अपनी टांग को पकड़ कर बैठी होती है। जैसे दोनों ट्रेनिंग करके वापस रूम में आते हैं तो आकर जोजो को बुला रही होती और उसे बता रही होती कि हान ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है, पर जोजो उनको आगे से कोई भी आंसर नहीं दे रही होती और चुप कर बस बैठी हुई थी। लिन को तो ऐसा लगता है कि जोजो रूम में ही नहीं है, पर या उसे दिखाती है कि देखो जोजो बैठी हुई है, बस चुप करके बैठी है। वैसे ही बाहर डोर नॉक होता और डोर पर टिंग होती है जो जोजो से मिलने के लिए आई थी और जैसे ही उसके लिए लिन डोर ओपन करने लगती तो जोजो फौरन से मना कर देती है कि डोर ओपन करने की जरूरत नहीं है। ये बात टिंग भी सुन लेती है और कहती है कि क्या हो गया है, हम दोनों में कंपटीशन ही तो हुआ है, अगर हार भी गई हो तो कोई इशू नहीं है। पर वो आगे से कहती है कि हम नेक्स्ट कंपटीशन में मिलेंगे, मेरा वेट करना। तो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब टिंग जिसके वापस जाने का टाइम आ गया था और या उसको गुड बाय करने के लिए आती है और साथ में उसकी लिन भी होती है। टिंग उसे यही कहती है कि प्लीज जोजो का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। तो वह कहती है कि तुम इस चीज की फिक्र मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। वैसे वहाँ पर गाँव भी आ जाता और गाँव के पीछे पीछे नीची और फेंगचाओ भी आते हैं। नीची फेंगचाओ को उठाकर लेकर आ रहा था। वो तो कह रहा होता है कि सुबह सुबह मुझे तुम उठाकर क्यों लेकर आया? तो नीचे कहता है कि चुप करके चलो। वो तो वहाँ पर मजबूरी आ रहे थे और नीचे तो बस लिन के लिए यहाँ पर आया था। गाँव कहता है कि देखा मुझे भी छोड़ने के लिए तो आए हैं। तो वह कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ। ये सुनते गाँव कहता है कि क्या ये हमेशा से ऐसा रूड है? बट खैर उनके जाने का टाइम हो गया था इसलिए दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। गाँव जाते जाते जो नीची को ऑटोग्राफ देकर गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि नीची को उसकी अटेंशन चाहिए, पर वो उसके जाते ही उसके ऑटोग्राफ को तो बिल्कुल मसल कर रख देता है। ये करने के बाद नीची वहाँ से जाने लगता है तो लिन भी उसके साथ ही जाने लगती है और उन दोनों को जाते हुए देखकर यह कहने लगती है कि भी कुछ चाइल्डिश हो। उसकी बात सुनकर फेंगचाओ कहता है कि तुमने किसको कहा? तो कहती है कि तुम्हें कहा। वो कहता है कि मैं तो सोने के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो भी वहाँ से चला गया था। अब सभी साथ में मिस हान के अनाउंसमेंट सुनने के लिए रेडी होते हैं कि इस बार ओलंपिक्स को कहाँ पर होस्ट किया जाएगा। वो पर्सन जैसे ही बीजिंग का नाम अनाउंस करता है ये सब सुनते ही बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर ओलंपिक्स होस्ट होने वाला था जहाँ पर वो अभी हैं और ये एक ट्रेनर के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात होती है। नीचे तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता और मिस हान जैसे सब लोगों को देखने लगते हैं तो नीचे भी फौरन से ठीक हो जाता है और फेंगचाओ भी चुप करके खड़ा हो गया था। मिस हान इस चीज को लेकर थोड़ा लंबा लेक्चर दे रही होती है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रेनिंग करनी है, ये करना है वो करना है। सभी चुप करके उनके लेक्चर को सुन रहे होते हैं। मिस हान जो अपने ऑफिस में होती है तो जोजो उनके पास उनसे लड़ने के लिए आ जाती है कि आपने मुझे अपना पोस्टर ठीक करने को क्यों बोला है, मुझे लिन के मुकाबले में लाकर क्यों खड़ा कर दिया, वो भी अगर अपना पोस्टर ठीक करी हो तो आपने मुझे भी कह दिया, ये क्या बात हुई? मैं उससे सीनियर हूँ और काफी पहले की हूँ। वो इसी गुस्से में मिस हान को काफी बातें कर जाती और फिर उसे रियलाइज होता है कि उसने काफी गलत बोल दिया है। तो कहने लगती है कि मिस हान सॉरी, मैं थोड़ी जेलस हो गई थी न्यू मेंबर से, इसीलिए बस ऐसा बोल दिया। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नीचे दिखाया जाता है जो लिन के साथ होता है। लिन जैसे ही पोस्टर की तरफ जाने लगती है तो नीचे नोट करता है कि उससे चला नहीं ठीक से जा रहा, तो वो पूछता है कि क्या हुआ पाँव को? तो बताती है कि पाँव को काफी टाइम से चोट लगी हुई है, पर ठीक है कोई बात नहीं, शायद मैंने ज्यादा ट्रेनिंग कर लिया। पर उससे बिल्कुल भी उसकी प्रॉब्लम देख ही नहीं जाती और जल्दी से नीचे बैठकर उसे हाथ लगाकर पूछने लगता है कि क्या दर्द यहाँ पर है? पहले तो वो बिल्कुल चौक सी जाती है और फिर कहती है कि हाँ दर्द यहीं पर हो रहा है। ये जानने के बाद वो उसको अपना सहारा देकर अंदर तक छोड़ने के लिए जाता है और इधर मिस हान दिखाई जाती है जो लिन के पास आती है, जो ट्रेनिंग करके अभी तक कर बस पानी पीने के लिए आई थी। मिस हान उसे कहने लगती है कि अगर तुम इसी तरह ट्रेनिंग करती रहोगी तो तुम्हें भी सिंगल्स में ले लिया जाएगा। ये सुनते वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती और वापिस से ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच गई थी। वो बहुत ही ज्यादा दिल लगाकर सारा काम कर रही होती है और इधर हान दिखाया जाता है जो फिर से जोजो से मिलने के लिए पहुंच गया था और आपकी बार भी उसके लिए खाने लेकर आया था और जोजो को बुला रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया, पर जोजो उसके लिए डोर नहीं ओपन करती और ना ही उसकी बातों का आंसर दे रही होती। उसे पता होता है कि जोजो अंदर ही बैठी हुई है, इसलिए उसे पूछा होता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तुम देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी और चैंपियन भी बनोगी। ये बस चुप करके उसकी बातों को सुन रही होती। अब हान भी इतनी बातें करने के बाद डोर के पास उस बॉक्स को रखकर वहाँ से जाने लगता है, पर आगे से या वो लिन भी आ रहे होते हैं जो हान को देखकर कहते हैं कि हान आप यहाँ, क्या आज भी आप उसके लिए खाना लेकर आए हो? तो वह कहता है कि हाँ, पर अनफॉर्चुनेटली मैं मिल नहीं पाया। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता। अब उसके जाने के बाद दोनों की लगाकर डोर ओपन करके अंदर आती है और जोजो को बैठे देखकर भी उससे कोई बात नहीं करती, बस अपनी बातों में लगी होती है। और वैसे दिन दिखाए जाते जो साथ में खाने के लिए बैठ
बैठते हैं, बट लिन जो अभी भी मील 2 पर होती और इन दोनों का मील 1 हो चुका था, ये उन दोनों को देखकर हो रही होती है कि तुम दोनों का मील 1 हो चुका और मैं अभी तक 2 पर हूँ। नीचे तो उसे कहता है कि हमारे वाला खाना ले लेना, तो वह कहती है कि नहीं, जो अपने खाने का मजा होता है वो अपना होता है, देखना मैं भी एक ना एक दिन मील 1 पर जाऊंगी और मेरा भी तुम लोगों जैसा खाना होगा। नीचे से कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। मिसेज आन आती है जो सभी लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बताती है कि लिस्ट आ चुकी है स्टारलाइट में, जिनका भी नेम है वो ये लोग हैं, जिनमें से लिन का भी नेम होता है, साथ में नीचे और फेंगचाओ का भी नेम होता है। तीनों ही सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। यहाँ तक कि फेंगचाओ तो डैड को भी कॉल कर लेता और डैड को बताने लगता है कि हम तीनों सिलेक्ट हुए हैं। ये बात खुश होकर लिन भी बताती है और साथ में नीचे भी बताता है तीनों के लिए। वो भी बहुत खुश हो रहे होते हैं और उनकी थोड़ी एक्टिंग भी स्टार्ट हो जाती है कि जैसे मैं इमोशनल हो गया हूँ। पर तीनों से वो कहते हैं कि तुम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी से ट्रेनिंग करनी है। और जैसे ही फेंगचाओ के डांट पड़ने का टाइम आता है, वैसे वो अपने डैड की कॉल कट कर देता है। और इधर जोजो दिखाई जाती है जो मिस हान से आकर लड़ने लग जाती है फिर से और कहने लगती है कि अब मुझे इस कंपटीशन में क्यों नहीं रख रही है, तो गलत बात है ना। पर मिस हान कहती है कि तुम्हें रेस्ट करनी चाहिए, तुम्हारी अभी हालत ऐसी नहीं है कि तुम किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाओ, तुम्हें खुद को आगे के लिए तैयार करना होगा अगर अगले कंपटीशन या चैंपियनशिप में तुम आना चाहती हो तो। ये कहकर मिस हान वहाँ से चली जाती है और जोजो कुछ भी नहीं कह पाती। लिन दिखाई जाती है जो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है, नीचे दिखाया जाता है जो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है। वहीं पर जोजो भी आकर नीचे को देखकर पूछने लगती है कि तुम यहाँ, तो वो भी जोजो को देखकर उससे पूछता है कि तुम्हारा पाँव कैसा है, तो वह कहती है कि काफी हद तक ठीक है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आऊंगी। ये कहकर वो भी अपनी एक्सरसाइज करने के लिए बैठ गई थी और नीचे भी अपने ध्यान में लगा होता है। जोजो की हालत अभी भी इतनी ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो वापस से अपने पाँव पर इंजरी करवाने वाली होती है। वैसे आकर नीचे उसे बचा लेता है, जबकि वो तो नीचे को देखती रह जाती है और फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो भी नीचे से पूछी होती है कि तुम यहाँ पर किस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए आए हुए हो, तो वो अपनी कंडीशन के बारे में उसे बताता है कि मैं अपनी स्पीड को तेज नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं मेरे एक पाँव में कुछ ज्यादा ही दर्द होता है। तो वो उसकी बात सुनकर कहती है कि शायद तुम अपने एक पाँव पर ज्यादा वेट डालते हो, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। साथ में जोजो से ये भी बताती है कि तुम किस तरह खुद को ठीक कर सकते हो। वो भी जोजो की बात सुनने के बाद उसे थैंक्स करने लगता है और फिर उसके साथ ही बातें करने के लिए वहीं पर बैठ गया था। जोजो से अपने बारे में बता रही होती है कि नेशनल टीम उसे कभी भी पिक नहीं करती, जबकि उसके आसपास सभी लोगों को पिक कर लेती है, पर कभी भी उसे पिक नहीं किया जाता। तो वो उसकी बात सुनकर कहता है कि इस बार तुम्हें पिक किया जाएगा। तो वह कहती है कि चलो ठीक है, हम साथ में ही नेशनल टीम जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर ये जोजो को देखने लग जाता है, जबकि जोजो तो स्माइल कर रही होती है। नीचे के मामले दिखाए जाते हैं जो नीचे की मैम और बाकी सबसे बात करने के लिए आए थे नीचे को लेकर। जैसे उसके ट्रेनिंग एरिया में पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें मिसेस हान मिलती है और नीचे भी वहीं पर होता है। नीचे तो अपने मॉम डैड को देखते साथ ही वहाँ से फौरन से भाग जाता है, एक सेकंड के लिए भी वहाँ नहीं रुकता। बाकी दोनों दोस्त भी उसके पीछे वहाँ से चले जाते हैं, जबकि नीचे के मॉम डैड तो डायरेक्ट ये आकर बात करते हैं कि हम नीचे को यहाँ से लेने के लिए आए हैं। मिसेस हान उनकी बात तो सुनना चाहती थी, पर यहाँ पर सबके सामने नीचे को लेकर कोई भी बात नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से कहती है कि हम ऑफिस में जाकर बात करते हैं। और नीचे जो भागी जा रहा होता है, इन दोनों के रोकने पर भी नहीं रुकता, बस कहता है कि मुझे अपने मॉम डैड से कोई बात नहीं करनी। और इधर नीचे के मॉम डैड कहते हैं कि हम नीचे को यहाँ पर ये स्केटिंग वगैरह नहीं करवा सकते, उसका आगे इतना फ्यूचर है, उसे अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए। उसकी भाई की यूनी में एडमिशन भी हो गया, पर वो जाने को तैयार ही नहीं है, हर बार हमें इनकार कर देता है कोई ना कोई बहाना करके। वो बस यहीं पर रहना चाहता है, पर हम नहीं चाहते कि उसका फ्यूचर खराब हो। मिसेस आलू ने समझाती है कि वो बहुत ही अच्छा एथलीट है, आपको उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जैसा चाहता है आपको वैसे ही करना चाहिए। पर वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होते। जबकि तो नीचे दिखा जाता है जो वापस अपने रूम में आ गया था और आकर चुप करके बैठा हुआ था। दोनों भी उसके पास आ जाते हैं, पूछने लगते हैं कि तुम अपने मॉम डैड से क्यों नहीं मिलना चाहते। तो वो बताता है कि मेरा मॉम डैड मुझे यहाँ से लेकर जाना चाहते हैं, जबकि मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि मेरा यहाँ से कोई भी फ्यूचर नहीं है, पर मुझे पता है कि मैं यहीं से फ्यूचर बना सकता हूँ। तो वो उसे यही समझाते हैं कि तुम्हें अपने मॉम डैड से बात करनी चाहिए, तुम अगर बात करोगे तो वो तुम्हारी बात को समझेंगे, इस तरह भागने का कोई फायदा नहीं है। तो कहते हैं कि मुझे पता है मेरे मॉम डैड समझाने से भी नहीं समझेंगे। अब नीचे जो मिसेस हान के पास जाता है उनसे जाकर कहने लगता है कि क्या आपने मेरे मॉम डैड को मनाया कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो मिसेस हान कहती है कि जितना मुझसे हो सका मैंने किया, पर बच्चे को चाहिए कि वो अपने मॉम डैड को समझाए, बच्चे की बात उसके पेरेंट्स ज्यादा अच्छे से समझते हैं। जबकि इधर लिन दिखाई जाती है जो नीचे के मॉम डैड को रोक लेती है और अपना इंट्रोडक्शन भी उन्हें करवाती है कि मैं कौन हूँ। वो कहते हैं कि तुमने हमें यहाँ पर बुलाया था। तो कहती है कि जी मैंने बुलाया था, पर उनका ये क्वेश्चन होता है कि नीचे कहाँ पर है, तुमने तो बोला था कि तुम हमारी नीचे से बात करवाओगी। तो कहती है कि जी मैं करवाऊंगी, आप मेरे साथ चले। ये कहकर उन्हें कैसे रूम में ले आती है जहाँ पर वो प्रोजेक्ट पर स्केटिंग के बारे में सब कुछ बता रही होती है कि यहाँ पर कितना अच्छा करियर है। वो फुल उन्हें सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रही होती है कि अगर नीचे यहाँ पर रहता है तो उसके फ्यूचर को कोई नुकसान नहीं होगा। और लिन की बातें भी ऐसी होती है कि नीचे की मॉम तो फौरन से मान जाती और साथ में नीचे के डैड से भी कहती है कि आप भी मान जाए ना, नीचे को परमिशन दे दे यहाँ पर रहने की। वैसे भी उन्होंने अपने नेशनल प्लेयर गाँव को भी बुलाया हुआ था स्पेशल, वो भी आकर उन्हें समझाता है, जिनकी बात उन्हें और अच्छे से समझ आ गई थी। और नीचे भी आकर अपनी बात उनके सामने रखता है। अब नीचे ये डैड कहते हैं कि मैं एक ही शर्त पर मानूंगा, अगर इसी साल में तुम नेशनल टीम में चले जाते हो तो ठीक है, वरना तुमने मेरी जगह पे पढ़ना जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। नीचे उनकी बात से कहता है कि आपकी बात है तो ठीक, चले ठीक है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं वैसे ही करूंगा जैसा आप चाहेंगे, बस मुझे 1 साल का टाइम दे। फाइनली नीचे की भी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और खुशी नीचे को बाय करते हुए उसके पेरेंट्स भी वहाँ से चले जाते हैं। लिन भी बड़े मजे से उससे बातें कर रही होती है और फिर
अपना सारा बजट बता देती है कि कितने पैसे तुम पर लग गए। तो वो कहता है कि क्या प्रेजेंटेशन के भी पैसे? तो वो कहती है कि हाँ, इतना डाटा इकट्ठा किया, उसके बाद खाने भी चीजों पर पैसे लगाए और फिर गाँव की भी टिकट करवाए, हर चीज के पैसे हैं, चलो ये मेरे पैसे मुझे वापस कर देना, ये कहकर और उसे वो लिस्ट देकर वहाँ से चली जाती है। और वैसे ये तीनों साथ में कैफे में दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये अपनी इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। वैसे नीचे दिखाया जाता है जो जोजो के पास आता है। जोजो पहले से प्रैक्टिस कर रही थी, उसे देखकर अपनी प्रैक्टिस वहीं पर रोक देती है। तो नीचे भी उससे उसके पाँव के बारे में पूछता है। तो वो कहती है कि अब काफी हद तक ठीक हो गया है, तभी तो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रही हूँ। तो वो भी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी मशीन पर प्रैक्टिस करने जा रहा हूँ। तो कहती है कि ठीक है जाओ करो। जैसे नीचे जाने लगता है वैसे ही लिन आ जाती है जो नीचे को बुलाते हुए आ रही होती है और उसे बताती है कि तुमने मुझे जैसे बताया था मैंने बिल्कुल वैसे ही किया और मेरी सच में स्पीड ज्यादा हो गई, अब मैं 45 सेकंड पर आ चुकी हूँ। जोजो भी ये सारी बात सुन रही होती है और इस बात से उसे पता लग जाता है कि नीचे जो उस दिन मुझसे पूछ रहा था कि मेरी स्पीड ज्यादा नहीं हो पा रही, तो इसने बताया था कि तुम एक ही पाँव पर ज्यादा वेट डालते हो, तो तुम्हें थोड़ा सा अपने एंगल को डिफरेंट करना होगा। बट उस टाइम पर नीचे अपने बारे में नहीं पूछ रहा था, बल्कि वो तो लिन के बारे में पूछ रहा था। और जोजो को ये जानकर बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है, यहाँ तक कि गुस्से से वहाँ से चली जाती है। नीचे भी उसे जाते हुए देख रहा था और जैसे ही लिन जोजो को बुलाते हुए उसके पीछे जाने लगती है तो नीचे से रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें उसके पीछे नहीं जाना चाहिए। अब कैफे में खाने का टाइम आता है, तब भी नीचे जोजो के पास आता और उससे इस बारे में कोई बात करने लगता है कि कल। तो वो कहती है कि मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है, ये कहकर वो नीचे को वहाँ से भेज देती है। वैसे ही कैप्टन हान आ जाता है जो आकर जोजो के साथ बैठ गया था और जोजो से बैठकर बातें शातें कर रहा होता है। अभी दिखाया जाता है कि जहाँ पर नीचे और लिन बैठे होते हैं वहीं पर जोजो भी बैठकर अपना काम कर रही होती है और ये दोनों आपस में लगे हुए थे। नीचे उसके शूज को भी और ज्यादा तेज कर रहा होता है अच्छे से, क्योंकि आज एक कंपटीशन का टाइम था। अब जैसे लिन वहाँ से जाती है तो नीचे को भी एक चीज चाहिए होती है जिसके लिए वो जोजो से भी पूछता है, पर जोजो कहती है कि मेरे पास नहीं है। तो ये भी उस चीज को लेने के लिए बाहर जाता है क्योंकि उसको थोड़े स्क्रू ज्यादा अच्छे से टाइट करने होते हैं। वो इसी रीजन की वजह से बाहर जाता है और उसके जाने के बाद जोजो को नीचे और लिन में होने वाली बातें याद आने लगती हैं कि किस तरह नीचे ने उसका फायदा उठाया। अब इसी चीज को याद करते हुए वो उसके स्केटिंग शूज की तरफ देख रही होती है। अब जैसे लिन वापस आती है तो वहाँ से जोजो जा रही होती है, उसे जाते हुए देखकर लिन उसे बुलाती है और जोजो से कहती है कि तुम्हें वार्म अप करने की जरूरत नहीं है, बस खुद पर कॉन्फिडेंस रखना। उसकी ये बात सुनकर लिन तो खुश हो जाती है। वैसे वहाँ पर नीचे भी आ जाता है जो उसकी ये बात सुन लेता है। अब दोनों अंदर स्केटिंग शूज लेने के लिए जाते हैं। जल्दी से लिन अपने शूज पकड़कर वहाँ से ले जाती है। अब उसके जाने के बाद नीचे को याद आने लगता है कि जिस तरह वो जिस एंगल में शूज को रख कर गया था वापसी पर, वैसा एंगल नहीं था और ना ही शूज अपनी जगह पर थे, मतलब कुछ न कुछ यहाँ पर हुआ है। और उसका सीधा शक जोजो की तरफ जा रहा होता है क्योंकि वही यहाँ पर थी, उसके अलावा तो यहाँ पर कोई था ही नहीं। वैसे तो जोजो भी कंपटीशन के लिए पहुंच जाती है, जबकि हान दिखाया जाता है जो यहाँ से जा रहा होता है क्योंकि उसकी कमर में काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी, पर फिर भी उसके फेस पर जोजो को देखकर स्माइल होती है। यहाँ तक कि वो तो उसे बेस्ट ऑफ लक भी कहता है। जोजो भी उसे मुड़कर देखते और परेशान हो रही होती है उसे देखकर। और इधर नीचे भी दिखाया जाता है जो कंपटीशन देखने के लिए पहुंच गया था, सभी लोग रेडी होते हैं और जैसे उन्हें गो कहा जाता है सभी एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में होते हैं। पहले जोजो आगे होती है और लिन उससे पीछे होती है, फिर भी लिन अपनी स्पीड को तेज आहिस्ता कर रही होती और वो बिल्कुल जोजो के पास होती। जोजो उसे देख रही होती, इसी में जोजो गिर जाती और लिन लास्ट में आकर जीत जाती है। उसे कांग्रेचुलेशंस कहा जाता है क्योंकि ये उसका पहला नेशनल अवार्ड था जो वो जीत रही थी और जोजो बस उसे देखती रह गई थी। नीचे भी उसे देख रहा होता है। अब जैसे जोजो कंपटीशन से वापस आ जाती है तो नीचे जोजो से बात करने के लिए आता और उसे आकर सीधा बोलता है कि तुमने लिन के शूज के स्क्रू ढीले किए थे ना। उसकी इस बात से वो सोचने लग जाते और सच में जोजो ने ही ऐसा किया था, पर कहती कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तो नीचे कहते हैं कि अच्छा तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम नहीं मानोगी कि तुमने ऐसा किया, तुम उसके खिलाफ कैसे जा सकती। तो वह कहती है कि पहले तुम मुझे बताओ, तुमने मुझसे हेल्प ली और जाकर लिन को बताया जैसा मैंने बोला था। अगर मुझे सच में पता होता कि तुमने ये बात लिन की वजह से पूछी है तो मैं कभी भी तुम्हें ना बताती, क्योंकि वो मेरी ऐसा ओपोनेंट है। वो भी नेशनल टीम में जीतना चाहती थी, मैं भी नेशनल टीम में जीतना चाहती हूँ और बहुत टाइम से जीतना चाहती थी, पर ये बहुत गलत बात है कि तुमने मेरे साथ धोखे से ऐसा किया। तो वह कहता है कि मैं इसी बात को क्लियर करने के लिए तुम्हारे पास आया तो था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी और अभी तुम एक्सेप्ट भी नहीं कर रही हो कि तुमने लिन के साथ ऐसा किया है। क्या तुम चाहती हो कि मैं कैमरास देखूं? ये सुनते वो वहीं पर बिल्कुल रुक सी जाती है। अब जैसे अपनी चीजें वगैरह पैक करके वहाँ से निकलने लगती है तो आगे से उसका सामना मिस हान से हो जाता है जो पहले से गुस्से से देख रही होते हैं। शायद उन्होंने भी इनकी सारी बातें सुन ली थी और उन्हें पता लग गया था कि जोजो ने क्या किया है और इसी वजह से जोजो को 1 ईयर का बैन दे दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ से भी सस्पेंड कर दिया जाता है और कहा जाता है कि अब तुम 1 साल के लिए कहीं पर भी स्केटिंग नहीं कर सकती हो। लिन को ये जानने के बाद बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है। उसे यही होता है कि माफ करने वाला बड़ा होता है, मुझे उसे माफ कर देना चाहिए ना। वो इसी बारे में सोच ही रही होती तो जोजो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती यहाँ से जाने के लिए। वैसे ही हान का फ्रेंड आता है जो हान की तरफ से उसके लिए गिफ्ट लेकर आया था और बताता है कि हान ने भेजा है। तो वो उसे पूछती है कि हान की तबीयत कैसी है। तो वह कहता है कि ठीक है, पर अच्छा होगा कि तुम्हें उसे हॉस्पिटल में जाकर खुद मिल लेना चाहिए और वैसे भी उसे ये नहीं पता कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया गया है, तो हो सके तो उसे भी बता देना। इधर कैप्टन हान दिखाया जाता है जो बेड पर लेटा हुआ था, उससे ये तीनों साथ में मिलने के लिए आते हैं। पर यहाँ पर भी हान को बस जोजो की फिक्र हो रही होती है। वो उनसे यही कह रहा होता है कि जोजो का बहुत अच्छे से ख्याल रखना। मुझे पता है कि इस टाइम पर वो टूटी हुई है क्योंकि वो हार चुकी है, वो कभी भी हारना नहीं चाहती थी। मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा मैं खुद ही जोजो को संभालूंगा। आप लोगों को मैं कुछ भी नहीं तब कहूंगा
रहूंगा। अब उसकी बातों को सुनकर वो जोजो के बारे में से कुछ भी नहीं बताते कि वो जाने वाली है। और इधर जोजो दिखाई जाती है जो हान का भेजा हुआ गिफ्ट जब ओपन करती है तो उसमें शूज होते हैं और साथ में एक पेपर भी होता है जिसमें उसने हैप्पी बर्थडे उसे विश किया होता है। और वो उसे ये भी बताता है कि मैंने बहुत टाइम से पैसे जोड़ जोड़ के तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया, प्लीज इस गिफ्ट को मुझे वापस रिटर्न मत करना। मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक नहीं करती, पर देखो हम फ्रेंड्स भी तो बन सकते हैं ना, चलो हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब ये उसकी बातों को पढ़ने के बाद सोचने लग जाती है। जोजो दिखाई जाती है जो कैप्टन हान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आ जाती है। वो भी इसे देखकर खुश हो जाता है, कहता है कि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम आओगी, पर थैंक्स तुम मुझसे मिलने के लिए आ गई। क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट मिला? प्लीज उसे एक्सेप्ट कर लेना, मुझे वापस मत करना। अब उसने उसके गिफ्ट को भी एक्सेप्ट कर लिया था, यहाँ तक कि उसे ये भी बता देती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो वो काफी ज्यादा शौक होकर पूछता है कि ऐसा क्यों? तो वो उसे सच नहीं बताती बल्कि बस ये बोल देती है कि मेरा यहाँ पर रहने का दिल नहीं है, इसलिए बस मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। उसकी बात से कहने लगता है कि पहले तो मैं यहाँ पर मिल लेता था, पर अब कम्युनिकेशन और चीजें भी काफी आ चुकी है, तो इंसान से मिला तो जा सकता है, बात वगैरह तो हो सकती है। तो जोजो उसकी बात से कहती है कि क्या मतलब? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो फ्यूचर में हम कभी मिल लेंगे, एक दूसरे से कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ये कहकर हाना अपने आप को तसल्ली दे देता है, जबकि उसे पता होता है कि जोजो से कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करेगी, ना ही कोई बात करेगी। अब जोजो के वहाँ से जाने के बाद वो जोजो के लिए रोने लगता है और दूसरी तरफ जोजो भी जाते हुए रो रही होती है। उसको हान के साथ गुजारा हुआ सारा टाइम याद आ रहा होता है, यहाँ तक कि वहीं लिफ्ट में बैठ जाती और अच्छा खासा उसके लिए रो रही होती है। वैसे हमें मिसेस हान दिखाई जाती है जो नीची को बुलाती है और बहुत ही ज्यादा खुश होती है और नीची को भी ये गुड न्यूज बताती है कि तुम तीनों को ही सिलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनते नीची भी बहुत ज्यादा खुश होता है। तीनों खुशी से घर जा रहे होते हैं, पर फेंग शाओ को कुछ ज्यादा खुशी होती है कि वो बस में भी अकेला चढ़ जाता है और ये दोनों हाथ पकड़े पीछे रह जाते हैं। यहाँ तक कि फेंग शाओ तो बस में बैठकर ही उन्हें बाय बाय करा होता है कि मुझे घर जल्दी जाना है, तुम लोग आ जाना। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ हम आ जाएंगे, पर बस चलने के बाद इसे होता है कि मुझे क्यों इतनी जल्दी थी, मैं क्यों आ गया। बट अब तो टाइम गुजर गया था, ये दोनों ही रह गए थे। लिन को जगह जगह पर डिफरेंट खाने की चीजें पसंद आ रही होती है, पर नीचे उसे खाने नहीं दे रहा होता बल्कि उसकी आंखों के आगे हाथ कर देता है कि तुम्हें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। अब आगे वो गेम्स वाले एरिया में पहुंच जाती जहाँ पर उसे एक टेडी बियर काफी अच्छा लगता है और उस टेडी बियर को जीतने के लिए उसमें रिंग डालनी जरूरी थी। अब ये उस रिंग की प्राइस पूछती है कि प्राइस कितनी होगी, तो बताया जाता है कि 12 रिंग की प्राइस 20 यान होगी। ये तो उसे काफी ज्यादा प्राइस लग रही होती है। फिर साइड में नीचे को लेकर पूछने लगती है कि मार्केट में ये जो टेडी बियर है कितने का मिलता होगा, तो वो बताता है कि 200 युआन का मिलता होगा। ये सुनते ही कहती है कि फिर तो हमें चांस ले लेना चाहिए, हमें मार्केट से सस्ते में यहाँ पर ये वाला टेडी बियर मिल सकता है। यही सोचकर रिंग पकड़ लेती है और एक एक डालने लग जाती है, बट जो आसपास के छोटे छोटे गिफ्ट्स होते हैं उसी में रिंग जा रही होती है, बड़े वाले में नहीं जा रही होती। अब इसके पास बस एक लास्ट रिंग रह गया था। जैसे ही वो उसको फेंकने वाली होती है वैसे पीछे से नीचे इतनी ज्यादा एक ही साथ रिंग्स फेंक देता है जो डिफरेंट जगहों पर जाकर गिरती है, पर भी उस टेडी बियर पर नहीं जाती। ये देखते ही फौरन से नीचे को पूछती है कि तुमने कितने पैसे लगा दिए, तो वो बताता है कि 100 युआन। अब जो इसके हाथ वाली रिंग होती है फौरन से पीछे की तरफ फेंकती है और इसे पता भी नहीं होता, अनजाने में वो सच में टेडी बियर पर चली जाती है। ये देखकर नीचे उसे बताता है उसकी तो खुशी की इंतहा ही नहीं रहती और वो टेडी बियर फाइनली 120 युआन में इसका हो चुका था। नीचे भी उसे देख कर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है, आखिर उसकी खुशी में तो इसकी खुशी थी। लीन अपने वापस रूम में आने के बाद उस टेडी बियर को देख रही होती है और दूसरी तरफ नीचे रूम में आने के बाद उसके दिए हुए वही क्यूट से लाइट बल्ब को देख रहा होता है। अब तीनों जब वापस घर पर आते हैं तो मास्टर और फेंग तो उन तीनों के लिए बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और मास्टर तो ये भी बोल देते हैं कि फेंग शाओ का तुम दोनों ने ख्याल रखना है अच्छे से। फेंग शाओ कहते हैं कि आप ये बात मुझे भी तो कह सकते थे कि मुझे इन दोनों का अच्छे से ख्याल रखना है। तो कहते हैं कि तुम्हें ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ, देखो तुम कभी भी किसी भी दूसरी सिटी में नहीं गए हो, जबकि ये दोनों अलग अलग सिटी से होकर आए हुए हैं, तो उन्हें पता है कि कहाँ पर कैसे राज आता है, इसलिए बस उन्हें बोला। तो वह कहता है कि ये क्या बात हुई, आप लोगों ने मुझे कहीं जाने नहीं दिया, वरना तो मैं जा सकता था ना, ये तो आप लोगों की गलती है। अब ऐसी रात में दिखाया जाता है कि मिस फेंग जब अपने रूम में होती है तो मास्टर से कहने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लिन किसी एक की होगी इन दोनों में से, और ऐसा लगता है कि फेंग चाओ के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स है। पहले तो मास्टर को उसकी बात समझ में नहीं आती, जब समझ में आती है तो कहते हैं कि छोड़ो ना इन बातों को। फिर सोची होती है कि लिन किसको चूज करेंगी, तो मास्टर पूछते हैं कि अगर तुम लिन की जगह पर होती तो किसको चूज करती, वही ना जो सबसे ज्यादा काबिल है। तो कहती है कि हाँ मैं तो उसी को चूज करती। तो ये सुनते मास्टर तो बड़े खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि मतलब मिस सबसे ज्यादा हैंडसम था और चूज जाने के काबिल था। ये सुनते ही मिस फेंग कहती है कि ऐसी भी कोई बात नहीं है। फिर मास्टर समझाते हैं कि बच्चों की फीलिंग्स होती है, प्यार होता है, प्रोमिसेस होते हैं, तो हमें उनमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो जो भी चीज चूज करेंगे उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो सोच समझ कर चूज करेंगे। वैसे हमें दिखाया जाता है कि ये सभी नेशनल बेस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पहले से ही इनके सीनियर्स इनका वेट कर रहे होते हैं, जिसमें टिंग भी होती है और गाँव सीनियर भी होता है, और एक और न्यू लड़की भी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा नर्वस होती है और उसके पीछे लीन आ रही होती है टिंग के साथ। उसकी तो बातें उसके साथ ही खत्म नहीं हो रही होती, और नीचे जो फेंग के साथ होता है और उसी के साथ गाँव सीनियर भी होता है। गाँव कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ऑटोग्राफ दिया था, वो कहाँ पर है, तो कहता है कि मैंने उसी टाइम पर उसको पहाड़ ही दिया था। ये सुनते हुए कहता है कि क्या तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मनाने में हेल्प की थी, तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। तो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। वैसे आगे जाकर फेंग चाओ को गाँव की पिक नजर आती है, तो वो देखकर कहने लगता है कि देखो तुम्हारी पिक तो यहाँ पर भी है। तो गाँव से पूछता है कि क्या ये सभी तुम्हारे आइडियल्स हैं, तो वो कहता है कि हाँ ये सभी मेरे आइडियल्स हैं। यही बात वो नीचे से भी पूछता है, पर नीचे कहता है कि मेरा कोई भी आइडियल नहीं है। तो कहते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिससे तुम कम्पीट करना चाहते हो। कहते हैं कि हाँ तुम हो। वो सीधा उसके मुंह पर बोल देता
है कि मैं तुम्हें कम्पीट करना चाहता हूँ, तुम्हें हरा देना चाहता हूँ। पर गाओ कहते हैं कि तुम्हें याद हो कि मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तो तुम मुझसे कम्पीट कैसे कर सकते हो। पर वो तो उसे फुल इग्नोर करके जाने लगता है। वैसे पीछे से लिन भी टिंग के साथ आ जाती है, जो जल्दी से वहीं पर टिंग की पिक को देखती है। टिंग कहती है कि देखना तुम्हारी भी यहाँ पर पिक आ जाएगी। यही बातें करते हुए जारी होती है। वैसे उसको जोजो का ख्याल आता है, पूछते हैं कि जोजो कैसी है, तो वो कहने लगती है कि जोजो यहाँ से छोड़ के शायद जिंगनियान टीम में जाए, मुझे नहीं पता, पर मैं आपसे एक ही बात बोलूंगी, अगर आप जोजो से बात करें तो मेरा नाम नहीं लीजिएगा। ये सुनकर टिंग कहती है कि अच्छा नहीं लूंगी, पर जोजो तो मेरे भी रिप्लाई नहीं कर रही, तो फिर मैंने भी सोच लिया कि मुझे भी उसे मैसेज नहीं करने चाहिए अगर वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। ये कहते हुए टिंग उसको उसके रूम तक ले आई थी, जहाँ पर पहले उसको एक अपनी सीनियर टोंग मिलती है, उनसे हाई हेलो होती है, तो अपने रूम में जाती है, जहाँ पर एक लड़की पहले से ही बेड वगैरह सेट कर रही होती है, तो उसे देखकर बताती है कि मैं आपकी न्यू रूममेट हूँ। तो वह कहती है कि तुम्हारी रूममेट मैं नहीं हूँ, बल्कि ये है वे जो अपने मोबाइल में लगी होती है, तो ये उसे हाई कहती है, तो वो भी आगे से हाई कर देती है। और इधर फेंग चाओ और नीचे भी दोनों एक ही रूम में एक साथ होते हैं। वैसे उनका एक न्यू रूममेट भी आ जाता है, तो उसे देखते ये लोग बताते हैं कि ये ऑलरेडी रूम फुल हो चुका है, तो आप यहाँ पर कहाँ आ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि क्या सच में ये रूम फुल हो गया है, तो मुझे मतलब कहीं और जाना होगा। वैसे फेंग जब उसे देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसने इसको कहीं पर देखा हुआ है, और उसे भी ऐसे ही लग रहा होता, और दोनों सच में एक दूसरे को पहचान जाते हैं कि उन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। वैसे वो अपना नेम जिन शिन शिन बताता है, उसका नाम काफी ज्यादा अजीब होता है, तो वो पूछने लगता है कि तुम्हारे नेम का मतलब क्या है। उसके नेम में गोल्ड आता है, तो कहते हैं कि तुम्हें क्या गोल्ड से कुछ ज्यादा ही प्यार है। तो वो बताता है कि मेरी सिस्टर का नेम मिंगयू है और मेरा नेम शिंग शिंग रखा जा रहा था, ना कि शिन शिन, पर पता नहीं वहाँ के लोगों ने शायद गलत सुन लिया और इसी वजह से मेरा नाम ये रखा गया। पर उन्हें अभी भी इसके रियल नेम की समझ नहीं आ रही होती, तो वो रियल नेम का मीनिंग बताता है, जो शाइनिंग स्टार होता है। फेंग चाओ से पूछता है कि तुम कहाँ से हो भला, तो वो उसे बताता है कि मैं जीजियांग प्रोविंस से हूँ। क्यों, क्या हुआ। तो कहते हैं कि फिर तुम्हारी गलती नहीं है, ना ही उनकी गलती है, बल्कि तुम प्रोनाउंस ही गलत कर रहे थे, वहाँ पर ऐसे प्रोनाउंस नहीं किया जाता ये वाला नेम, तुमने बस अपने नेम में उन्हें कंफ्यूज कर दिया। अब ये बात सुनकर तो ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मतलब शिन शिन नहीं कहना था बल्कि शिंग शिंग कहना था। उसकी बात सुनकर नीचे कहने लगता है कि बस कर दो, मैं और नहीं हंस सकता इस बात से। फेंग चाओ से कहता है कि ऐसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे नेम से नहीं बल्कि सेवन गोल्ड वाले नेम से बुलाता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे टीममेट्स वगैरह मुझे 8 गोल्ड कैट कर बुलाते थे। वैसे इधर लड़कियों की साइड पर गाँव सीनियर दिखाया जाता है, जो आकर सभी को डांटने लग जाता है कि तुम लोग अभी यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोगों को बाहर आना चाहिए। ये देखकर टिंग कहने लगती है कि बस कर दो, तुम इस तरह का बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कभी तुम तो जूनियर रहे ही नहीं हो। टिंग की बात सुनते ही वो चुप हो जाता है, वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही टिंग भी इन लोगों को लेकर प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच गई थी। सभी लोग साथ में मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जैसे वहाँ पर कोच आने लगते हैं तो फौरन से सभी एक लाइन में खड़े हो जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट के लिए, और कोच आकर अपना नेम बताते हैं और साथ में अपने असिस्टेंट कोच का भी नेम बताते हैं। कोच उनसे कहने लगते हैं कि किसी ने भी यहाँ पर अगर अच्छे से परफॉर्मेंस ना दी तो उन्हें निकाल दिया जाएगा, और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ से कुछ लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि इतनी बड़ी टीम हम नहीं रख सकते। ये सुनकर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या मतलब निकाला जाएगा, इतनी मेहनत से तो यहाँ तक पहुँचे हैं। अब सभी को 10 मिनट दिए जाते हैं एक दूसरे को जानने के लिए। सभी आपस में बातें करने लग जाते हैं, और इसी में कोच टेस्ट रिजल्ट को देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें 3 ही बच्चे सिलेक्टेड लगते हैं, एक नीचे, एक लीन और एक वे। वो तीनों को यहाँ पर बुलाने को बोलते हैं। तीनों कोच के बुलाने पर उनके पास आ जाते हैं। कोच कहते हैं कि वे और नीचे दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे और लिन तुम सेपरेट में प्रैक्टिस करोगे। ये बात सुनकर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो नहीं चाहती होती कि नीचे किसी एक लड़की के साथ प्रैक्टिस करे, बट फिर भी उसे ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ रही होती है। अब नीचे ने काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, ट्रेनिंग कर ली थी, वो थक भी चुका था, पर फिर भी कहता है कि मैं लिन के पास जा रहा हूँ। ये कहकर वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर लिन प्रैक्टिस कर रही होती है। अब लिन इसको खड़े हुए देख लेती है, और वैसे ही गलती से लिन अपनी स्केटिंग करते हुए गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट भी आती है। ये देखकर फौरन से नीचे उसकी तरफ भागते हुए जाता है और जल्दी से बेड पर लिटाता और उसको वहाँ से भगाते हुए हॉस्पिटल की तरफ लेकर आ रहा होता है। वो उसे कह रही होती है कि स्लो लेकर जाओ, मेरा जिस्म बिल्कुल टूट चुका है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कहता है कि तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, मैं तुम्हें जल्दी चेक करवाने के लिए लेकर जा रहा हूँ ना। अब लिन जब चेक होने के लिए पहुंचते हैं तो उसे पता लगता है कि बस छोटी सी चोट आई है उसके पाँव पर, थोड़ी सी रेस्ट करेगी और बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पर यहाँ पर लिन से अपनी जेलसी नहीं रोकी जा रही होती। वो उसे कहती है कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब तुम वे के साथ प्रैक्टिस करो। तो कहते हैं कि क्या मतलब। तो कहती है कि कुछ भी नहीं, पर नीचे समझ चुका था कि वो जेलस हो रही है। और इधर रूम में वे दिखाई जाती है जिसकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, और लिन अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। शैन उससे भी कहती है कि लिन अभी तो तुमने अपनी मेडिसिन लगाई है, तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। तो कहती है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को जानती हूँ। वे शैन को बुलाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी कमर देखो ना। तो वो उसे याद करवाती है कि तुम्हारे पीरियड्स आने वाले होंगे, इसी वजह से तुम्हारी कमर में इतना दर्द हो रहा है, बस सीधी होकर लेट जाओ। अभी उसे याद करवाती है कि क्या तुमने नहाने नहीं जाना, क्योंकि जब सोना होगा तो लाइट्स ऑफ का इशू होगा। तो वो फौरन से शॉवर लेने के लिए पहुंच जाती है। लीन आकर शैन से पूछने लगती है कि ये लाइट का क्या इशू है, क्या हमेशा आप उसको शॉवर लेने के लिए भेजते हो और उसके बाद ही लाइट्स ऑफ करते हो। तो वो कहती है कि हाँ, क्योंकि वो खुद लाइट ऑफ करने से डरती है, इसी वजह से मैं उसके लिए ऐसा करती हूँ। पहले तो मुझे जागते रहना पड़ता था, पर अब सब ऑनलाइन सिस्टम आ चुका है, तो मैं बैठे बिठाए अपना मोबाइल से ही लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ। तो ये चीज मेरे लिए इजी हो गई है। तो लिन कहती है कि आप इतना ख्याल कैसे दूसरों का रख लेते। तो कहती है कि बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है। वैसे ही वे की वॉशरूम से आवाज आती तो वो फौरन से उसे टॉवल देने के लिए चली जाती है। उनके जाने के बाद लिन शैन को बहुत ही ज्यादा कमाल की लड़की समझती है कि वाह यार कितनी अच्छे से लोगों का ख्याल रखती है। अब सभी दिखाए जाते जो ट्रेनिंग के लिए आते तो वहीं पर एक इंटरव्यू
इंटरव्यू लेने के लिए लड़की भी आई होती है जिसको सभी पहचानती होती है, बट लिन नहीं जानती होती। सभी उसे सियांग कहकर बुला रही होती है। तो लिन पूछने लगती है कि ये कौन है, आप लोग उसे कैसे जानते हो। तो वो बताती है कि ये हम में से ही थी, हमारी सीनियर थी, यही नेशनल टीम में रही है और भी जल्दी रिटायर होगी और उसने ये काम स्टार्ट कर दिया। तो ये देखकर कहने लगती है कि कितनी प्यारी है वो, मैं सोची हूँ कि रिटायर होने के बाद हम क्या करेंगे। ये सुनते ही दूसरी शन कहने लगती है कि तुम भी बहुत प्यारी हो। तो वो कहती है कि क्या मतलब मैं प्यारी हूँ। तो वो उसे बताने लगती है कि हम यूजुअली मेकअप वेयर करते हैं और टिंग भी उसे अच्छे से देखकर बता रही होती है कि तुम्हारी डबल आईलिड है, ये है वो है और व्हाइट स्किन है, बहुत प्यारी हो तुम, बिल्कुल एक्ट्रेस वाला फेस है। ये सारी बातें नीचे भी सुन रहा होता है और ये भी देख रही होती है कि नीचे ने भी ये सब कुछ सुना है। अब सभी अपनी ट्रेनिंग करने लगते हैं और लिन जो बस रिपोर्टर की तरफ देखी जा रही होती है तो नीचे भी उसके पास आ जाता और कहने लगता है कि क्या तुम गाँव को देख रही हो। तो कहती है कि नहीं, मैं तो रिपोर्टर को देख रही हूँ। वैसे गाँव कितना ज्यादा काम पर्सन है। तो वो कहने लगता है कि नहीं, वो बिल्कुल साइको है। तो उसकी बात से कहती है कि तुम थोड़े साइको, वो साइको नहीं है, देखो उसकी स्माइल। अब उसकी बात से वो उसके सामने आ जाता, कहता है कि स्माइल करने का बोल रही हो ना, चलो मैं स्माइल कर देता हूँ। उसकी स्माइल देखकर पहले तो इसे हंसी आ जाती है, फिर कहती है कि जो कॉमेडियन में क्रीपी स्माइल वाले होते हैं ना, तो वो ही लग रहे हो। वैसे वहाँ पे कोच आ जाते हैं और आकर बताते हैं कि तुम दोनों को भी जाकर इंटरव्यू देना होगा, जो नीचे और वे होते हैं। अब दोनों ही साथ में इंटरव्यू देने के लिए चले जाते हो। ये देख देख कर लिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। दोनों इंटरव्यू के लिए बैठ चुके थे बट वे बहुत ही ज्यादा नर्वस होती। उससे तो अपनी एज भी बताई नहीं जा रही होती कि मैं 16 ईयर्स की हूँ। सियान भी उसे कहती है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, बट नीचे बहुत ही अच्छे से आंसर वगैरह दे रहा होता और उसे देखते देखते लिन भी अपनी प्रैक्टिस कर रही होती और इतनी ज्यादा गुस्से में और जेलसी में होती है कि वो अपना वेट बढ़वाई जा रही होती है कि और वेट कर दो, मुझे और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और फिर फेंग चाओ के कहने पर प्रैक्टिस को छोड़ देती है, पर अभी भी वो नीचे की तरफ देख रही होती है। तो नीचे को देखते हुए फेंग चाओ कहता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे लग रहे हैं। तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कहते हैं कि हम भी तो एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं ना। वो बोल देती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना है। अब फेंग चाओ ने तो सोच लिया था कि वो लिन को अपनी टीम में रखेगा, पर वैसे वहाँ पर गाँव आ जाता है, जाकर कहने लगता है कि तुम इतने भी नहीं होगे, लिन तुम्हारी टीम में और लिन मेरी टीम में होगी। यही करते हुए दोनों लिन को बस खींचे जा रहे होते हैं। ये सब नीचे भी देख रहा होता है। वैसे वहाँ पर टिंग लिन को बचाने के लिए आ जाती है और अपनी तरफ कर लेती है और वहाँ से ले जाती है। यहाँ तक कि गाँव को मारने भी लगते है। तो वो कहता है कि तुम्हें कैमरास नहीं देख रहे, इतने ज्यादा कैमरास है यहाँ पर, मुझे मारने की जरूरत नहीं है। लिन दिखाई जाती है जो अपना खाने के लिए आई होती है, नीचे उसके पास आकर बैठ जाता है और उससे बात वगैरह करने की ट्राई कर रहा होता है, बट लिन उससे ठीक से बात नहीं कर रही होती और वहाँ से उठकर भी चली जाती। नीचे को तो समझ ही नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। और इधर हमें गाँव दिखाया जाता है जो सियांग के पास आता है। सियांग भी फौरन से उसे देखकर उसके पास आ जाती है और उसे आकर यही टीम को लेकर बातें वगैरह करी होती है और साथ में एक मिंगवन नेम की लड़की का पूछती है कि वो कहाँ पर है। तो वो कहता है कि जैसे उसने सुना कि तुम आ रही हो तो वो हॉस्पिटल चला गया, शायद रात में वापस आएगा। उसकी इस बात से कहने लगती है कि उसे नहीं बताना कि मैंने उसके बारे में पूछा। तो वो कहता है कि ठीक है नहीं बताऊंगा, क्या तुम हमारे साथ खाने के लिए चलोगी। तो कहती है कि नहीं सॉरी, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपनी टीम के साथ खाना होगा। अगर मैं जा सकती होती तो गाँव में तुम्हारे साथ जरूर जाती और प्लीज मुझे सीनियर कहकर ना बुलाया करो, आखिर मैं भी तो आप लोगों के साथ ही हुआ करती थी। लिन दिखाई जाती है जो शन के साथ बैठी होती है और शन अभी भी वे के लिए सब कुछ कर रही होती। तो उसे कहती है कि वे हर चीज सीख जाएगी, तुम्हें वे के लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। पर शन कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे करने दो, उसको अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करना चाहिए, इन कामों को मैं संभाल लूंगी। लिन कहने लगती है कि मैं पहले भी आपको कहती होती हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, अभी भी मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अमेजिंग हो। अब इन्हीं बातों में वो ये भी पूछ लेती है कि क्या वे और नीचे साथ में सही लगेंगे। तो वो कहती है कि नीचे और तरह का लड़का और वे और तरह की लड़कियां, मुझे नहीं लगता कि उन दोनों का साथ होना या डेट करना ठीक रहेगा। अब यही बात तो लिन सुनना चाहती थी और वो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे ही टिंग भी आकर बताती है कि मैंने अपना काम कर लिया, चलो बताओ अब हम क्या करें। फिर ये सभी साथ में मैच देखने लग जाते हैं और भी अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। तभी लिन को याद आता है कि वेट भी देखना चाहिए और वो वेट देखना नहीं चाह रही होती इन सब के सामने। इन सबसे कहती है कि आप लोग अपनी आंखें बंद कर लो, मैं खुद ही अपना वेट देखकर बताऊंगी। ये कहकर वो वेट मशीन पर आ जाती और उससे जो वेट वाली जगह पर ही पाँव रख दिया था, आंखें तो वो पहले ही बंद कर देती है और जब आंखें खोलकर देखने लगती है तो पहले अपना पाँव साइड पर करती है और जैसे ही वो अपना वेट देखती है तो फौरन से चिल्लाने लगती है कि मेरा 6 पाउंड वेट ज्यादा हो गया है। इसी के साथ ही उसकी वापस एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है और यही सोच के एक्सरसाइज कर रही होती है कि बस मैंने आज ही 6 पाउंड वेट कम कर लेना। और खाना पीना भी उसने कम वैसे ही कर दिया था, इसी वजह से हमेशा उसको चक्कर भी आ रहे होते थे। अब ऐसे ही कोच आ जाते हैं जो आकर बताते हैं कि लिस्ट में किन किन का नेम है जो रेस करेंगे। अब सभी का वो एक एक करके नेम ले रहे होते हैं, जिसमें नीचे का भी नेम होता है, वे का भी होता है। अब ये अपने नेम का वेट कर रही होती है, उसका भी नेम जैसे आता तो ये सुनते ही बड़ी खुश हो जाती है। अब इन सब लोगों को आगे रेस के लिए दूसरे कैंपस भेजा जा रहा होता है। अब यहाँ से खुशी खुशी सब लोग तो चले गए थे, पर इनको वहाँ पर पहुँचने के बाद ये टेंशन लग जाती है कि मेरा लाइफ का गोल क्या है, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या नहीं चाहती, क्योंकि कोच ने ये बात सोचने को बोला था और यही तो वो सोच सोच कर पागल हुई जा रही थी। और एक जो वे जिसको कोई भी काम नहीं आता होता, सारे काम उल्टे कर रही होती और उसे कह रही होती है कि तुमने कोई भी काम करना हो तुमने बस मुझे बताना है, तुमने खुद कोई काम नहीं करना, क्योंकि अभी उसने यहाँ पर आग भी लगा देनी थी। अब वो वे की वजह से बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए बाहर आकर बैठ जाते, जहाँ पर नीचे भी उसके पास आता है और उससे आकर बातें वगैरह करने लगता है। उसे पूछा होता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो वो वही कोच की बात का नाम लेती है कि मुझे नहीं पता मेरा आइडिया क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ। नीचे से यही समझाता है कि तुम्हें इस बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी तुम्हारा आइडिया होगा वो तुम्हारे माइंड में खुद ब खुद आ जाएगा। और फिर उससे पूछता है कि तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो, तो वो बताती है कि वे के बहुत
बहुत से काम होते हैं जो मुझे करने पड़ रहे हैं। मैं अपने कामों के साथ साथ वे के भी काम कर रही हूँ, इसलिए इतनी ज्यादा थक चुकी हूँ कि अब मुझे नींद भी आ रही है और अभी फिर मुझे वे की वजह से अंदर जाना होगा क्योंकि वो खुद ब खुद लाइट्स नहीं ऑफ कर सकती। अब ऐसे नीचे को थोड़ा काम होता है तो वो कहता है कि मैं डाटा चेक करके अभी आता हूँ वापस। ये कहकर वो उसके पास से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन वहीं पर सो जाती है। जैसे ही नीचे से सोए हुए देखता है तो उसके पास आकर अपनी जैकेट उतारकर उसके ऊपर दे देता है। पर इतने टाइम में वे भी लिन का नाम बोलते हुए आ जाती है। लिन फौरन से अपना नाम सुनते ही उठकर बैठ जाती है तो पूछती है कि क्या हुआ, तो वह कहती है कि लाइट्स ऑफ कर दो, आ जाओ। ये बात सुनते लिन तो वे के साथ रूम में चली जाती है। अब नीचे जिसे पता होता है कि लिन वे के बहुत से काम कर रही है, इसी वजह से उसकी हेल्प के लिए वो वे के सारे काम लिन को कर करके दे रहा होता है और लिन भी हैरान हो रही होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है। और इस सारे सीन की वीडियो फेंग शाओ भी दूर से बना रहा होता है। अब सभी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि नीचे को वे पसंद है और वो उसकी टेक केयर कर रहा है। यहाँ तक कि एक लड़का तो नीचे से ये बात पूछ भी लेता है तो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस लिन की हेल्प कर रहा था। पर वो उसे बताता है कि जैसा तुम कर रहे हो ना, इससे देखने से यही लगता है कि शायद तुम वे को लाइक करते हो, इसी वजह से ऐसा कर रहे थे। अब ये इससे भी टेंशन बढ़ जाती है कि अगर सबको ऐसा लग रहा है तो जाहिर सी बात है लिन को भी तो ऐसा ही लग रहा होगा कि मैं वे को लाइक करता हूँ। अब जब लिन उससे बात करने के लिए आती है तो वो लिन से कहता है कि अब से मैं नहीं हेल्प करूंगा, सबको ऐसा लग रहा है कि मैं वे को लाइक करता हूँ पर ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा था और ये जिम्मेदारी मैंने सैमन गर्ल पर लगा दी है। ये सुनते वो तो बड़ी खुश हो जाते हो, कहती है कि इसका ख्याल मेरे माइंड में पहले क्यों नहीं आया, वो तो वे का पहले से बहुत ख्याल रखता है। नीचे कहते हैं कि तुम्हें क्यों इतना हो रहा है कि मैं उसका ख्याल नहीं रख सकता पर सैमन गर्ल रख सकता, तो कहते हैं कि तुम वो नहीं हो जो वो है, बस इसी वजह से। तो नीचे से समझाने लगता है कि तुम शायद नहीं हो जो उसकी नैनी बनकर रहोगी या उसकी चीजों का सब अच्छे से ख्याल रखोगी, तुम लीन हो और लीन बनकर रहो जैसे पहले थी। किसी का भी बर्डन अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है, तुम भी अपनी ट्रेनिंग करो, वो भी अपनी ट्रेनिंग कर रही है। नीचे की बातों को सुनने के बाद कहती है कि चलो ठीक है मैं जल्दी सोने के लिए जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब रेस का डे भी आ जाता है जहाँ पर सभी रेडी होकर रेस के लिए पहुँच गए थे और कैंपस से भी लोग आए हुए थे। अब सभी में जब रेस हो रही होती है तो लिन को जानबूझकर एक लड़की हाथ लगाकर नीचे गिरा देती। अब लिन तो रेस में बाहर हो चुकी थी बट वे जीत जाती है। कोच ने भी ये चीज देख ली थी, उन्होंने बोला कि रिकॉर्डिंग देखकर बताएं कि यहाँ पर चीटिंग हुई है, बट किसी भी कैमरा से वो चीज कैप्चर ही नहीं हो पाई, इसी वजह से उनके इस रिक्वेस्ट को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ये कह करके वो खुद गिरी है। इस चीज को लेकर वे भी काफी सैड होती है। वो लड़की भी वे की तरफ देख रही होती है, स्माइल कर रही होती है। वे भी उसे कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, वेल डन। और वैसे नीचे दिखाया जाता है जिसकी बाकी लोगों के साथ रेस हो रही होती है। अब नीचे जो होता है वो किसी को भी कट करके आगे नहीं जा पा रहा होता और रेस में सबसे लास्ट में आता है। कोच को इन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और नीचे को भी पता था कि उसे डांट पड़ने वाली है। अब कोच भी उन्हें ज्यादा कुछ नहीं कहते, बट मीटिंग के बाद जैसे सब लोग चले जाते हैं तो नीचे पहले से जाकर खाने के लिए बैठा होता है। वहीं पर उसके पास फेंग शाओ और लिन भी आ जाते हैं। नीचे उनसे कोई भी बात नहीं कर रहा होता। फेंग शाओ को तो सब कुछ ठीक लग रहा होता है पर लिन कहती है कि वो कभी भी ड्रैगन फ्रूट नहीं खाता, इसका मूड बहुत ज्यादा खराब है। फेंग शाओ उसकी इस बात को सुनकर कहने लगता है कि क्या सच में, क्या तुमने नीचे कभी भी ड्रैगन फ्रूट नहीं खाया, कि तुम्हें नहीं पसंद? पर वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहा होता, बस लिन से कहता है कि मैं ठीक हूँ। पर लिन कहती है कि मुझे पता है कि तुम ठीक नहीं हो, तो मेरे साथ बाहर चलो। ये कहकर उसको खींच कर वहाँ से बाहर लेकर जा रही होती है। गाँव भी उन दोनों को जाते हुए देख रहा होता है। जैसे ही फेंग शाओ पीछे जाने लगता है तो गाँव से कहने लगता है कि हाँ जल्दी जाओ, ये 3 लोगों की मूवी है जिसमें तुम जल्दी एलिमिनेट होने वाले हो। फेंग शाओ तो उनकी बात को समझ नहीं पा रहा होता, पर उनके कहने का मतलब यही था कि तुम प्यार में हारने वाले हो। लिन जो से बाहर जाकर पूछ रही होती है कि बताओ तुम्हारे साथ मसला क्या है, तुम उन्हें कट करके आगे क्यों नहीं जा पाए? तो कहता है कि मैं उन्हीं लोगों को क्रॉस करके आगे जा पाता हूँ जिन लोगों को मैं जानता होता, पर ये सब मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर्स थे। मैं उनको कैसे कट करके जा सकता हूँ? वो फेसेस मेरे लिए नहीं होते, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं हमेशा उन लोगों में रेस करता आया हूँ जो जानने वाले लोग होते थे, मुझे नहीं लगता कि मैं कर पाऊंगा। लिन कहती है कि तुम कर सकते हो, बस तुम्हें अपना माइंड सेट ठीक करना होगा। तो कहता है कि मैं कभी भी पीछे नहीं आया, ना कभी लास्ट में आया हूँ, मेरी कंडीशन तो बुरे से बुरी होती जा रही है। लिन तो चाह रही होती है कि वो इतनी टेंशन ना ले और इसी में नीचे से हक कर लेता और लिन भी उसे नहीं रोकती। और ये चीज दूर से फेंग शाओ भी देख लेता है, जो शायद ये देखने के बाद बिल्कुल टूट कर रह गया था। अब वो वापस रूम में आता है जहाँ पर सैमन गोल्ड पहले से होता है। ये उसे देखकर पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता लगा था कि तुम वे को लाइक करते हो? ये सुनते ही वो कहता है कि क्या मतलब, किसने कहा मैं वे को लाइक करता हूँ और कैसे सबको लगता है? तो वो कहता है कि हाँ सबको लगता है कि तुम वे को लाइक करते हो, पर शायद अभी तक वे को नहीं पता कि तुम उसको लाइक करते हो। ये सुनते उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है कि शुक्र है वे को नहीं पता। और फिर उसके क्वेश्चन पे उसे बताता है कि आप कभी नहीं चाहते कि उसे किसी से शेयर किया जाए, आप हमेशा उसके आसपास रहना चाहते हो। इसी से पता लगता है कि आप उस पर्सन को लाइक करते हो। अब फेंग शाओ सोचने लगता है कि मैं हमेशा लिन के साथ साथ रहना चाहता, तो इसका मतलब मैं लिन को लाइक करता और उसको कभी खोना नहीं चाहता। अब जैसे ही नीचे वापस आ जाता तो फेंग शाओ उसके पास पहुंच जाता और उससे पूछा जा रहा होता है कि लिन तुम्हें गार्डन क्यों लेकर गई थी? तो वह कहता है कि वो बस मुझे कंफर्ट करना चाहती थी, इसी वजह से लेकर गई। वो उसे हक वाली बात नहीं बताता और यही तो वो पूछना चाहता था, पर जब नहीं पता लगता तो चुप कर जाता है। और वैसे ही नीचे को सर के कॉल आ जाती है। अब कोच जो इसे बुला रहे होते हैं तो ये जाते हुए बस यही कहकर जाता है, मेरे कपड़े धोने की जरूरत नहीं है, मुझे अब ट्रेन की टिकट ही मिलेगी। ये कहकर वो चला जाता है। फेंग शाओ को तो समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। अब नीचे जो कोच के साथ होता है, कोच उसे कह रहे होते हैं कि तुम्हें अपने आप पर फोकस करना होगा, जो भी तुम में मसला है उस मसले को ठीक करना है, चाहे तुम जैसे भी करो वो तुम्हारा
इशू है। अब नीचे उनकी बातें सुनकर कहता है कि क्या मुझे निकालने नहीं वाले हो? कोच कहते हैं कि क्या मतलब? तो वो कहते हैं कि आप कहते हो ना आप ट्रेन की टिकट दे देते हो। तो कोच कहते हैं कि क्या तुमने गाँव की बातों को सीरियस ले लिया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतना भी सख्त इंसान नहीं हूँ जो निकाल ही दूंगा इतनी सी बात पर। और यहाँ फेंग शाओ जिसे नीचे की फिक्र हो रही होती है वो फौरन से लिन के पास पहुंचता और उसे बताता है कि लास्ट टाइम कोच के पास जाने से पहले नीचे क्या बोल के गया। ये सुनते उसे पता लग जाता है कि नीचे को यहाँ से निकाला जा रहा है। ये तो परेशान होकर भागी भागी कोच के पास उनके ऑफिस तक पहुंच जाती है, पर अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही होती और अंदर ही नीचे कोच के साथ बैठा हुआ था। और अब तो फेंग शाओ को भी लिन ने बता दिया था कि उसके कहने का मतलब क्या था, वो भी फिक्र कर रहा होता है। पर दूसरी तरफ से टीम भी लोगों को देख लेते तो इनके पास आ जाती कि क्या हुआ है। इतने टाइम में नीचे भी अंदर से बाहर आ गया था कोच के साथ। तो फौरन से लिन उससे पूछे लगती है कि तुम ठीक तो हो? तो कोच कहते हैं कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि मेरे ऑफिस में इसे कुछ हो जाना था। अब वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वे तो टिंग के साथ वहाँ से चली जाती है। अब ये तीनों ही बस रह जाते हैं। तो नीचे उन्हें बताने लगता है कि कोच क्या कह रहे थे। वो बस कह रहे थे कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी होगी और अपने आप पर पूरा फोकस करना होगा कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं है। लिन तो उसके लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होती है और कहती है कि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेंगे कि तुम्हें इस चीज से बाहर निकाल पाए। अब इन बातों के बाद जब दोनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं तो वहाँ पर आने के बाद फेंग शाओ उस पर चिल्लाने लग जाता है कि तुम बहुत ही ज्यादा काबिल हो, पर ये तुम अपने साथ क्या कर रहे हो? तुम्हें जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये कहकर खींचते हुए उसे उठा रहा होता है, पर ये भी फेंग शाओ को अपने से दूर धक्का देता कहता है कि तुम कभी भी मेरे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ही सिर्फ क्वालिफाई होंगे। नीचे जो फेंग शाओ पर चिल्लाता है तो फेंग शाओ उसे कुछ नहीं कहता बल्कि कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। अब मुझे भाई वाली फीलिंग्स आ रही है ना कि तुमने सच में मुझे अपना भाई माना है, वरना कभी भी तुम किसी पर भी नहीं चिल्लाए और मुझ पर चिल्लाए अपना गुस्सा निकाला है। अच्छी बात है, तुम्हें मुझ पर चिल्लाते रहना चाहिए। पर फेंग शाओ की बातों के बाद नीचे को बुरा लगता है कि उसे फेंग शाओ पर इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए था। उसे सॉरी भी करता है। फेंग शाओ कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, पर फिर भी फेंग शाओ से समझाता है कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। और ये वॉशरूम में जाने के बाद भी खुद को मिरर में देखते हुए यही सोचा होता है कि किस तरह वो लोगों से कम्पीट कर पाएगा, किस तरह उनसे ओवरटेक करेगा। अब ऐसे ट्रेनिंग एरिया में दिखाया जाता है कि कोच आकर बताते हैं कि आप लोगों का सेकंड रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वो वे और लिन का नेम लेते हैं। पर लिन इस वजह से थोड़ी सैड सी होती है क्योंकि अभी तक नीचे का नेम नहीं लिया गया था और कोच ने भी नेम लेने बंद कर दिए थे। पर वैसे कोच कहते हैं कि एक पेंडिंग पर भी है जिसका नेम नीचे है। ये सुनते ही लिन के फेस पर वापस स्माइल आ जाती है और नीचे भी खुश हो जाता है और ये तीनों के साथ इस चीज को सेलिब्रेट कर रही होती है। अब कोच के पास जो पर्सन होता है वो कहने लगता है कि आपने फिर भी नीचे को क्यों पेंडिंग पर रखा हुआ है, जबकि अगर आप ना भी रखते तो फिर भी काम हो सकता था। तो कहता है कि नहीं, मुझे नीचे में ऐसा कुछ नजर आता है कि जिससे ये पता लगता है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है और वैसे भी वो खुद में चेंज लाना चाहता है, इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसे एक चांस तो देना चाहिए ना, और मैंने बस वही चांस उसे दिया है। अब लिन दिखाई जाती है जो टिंग के साथ होती है और टिंग से जानना चाह रही होती है कि मुझे नीचे के लिए ऐसा क्या करना चाहिए कि वो ओवरटेक कर पाए। उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उसे ऐसा लगता है कि आपस में उनकी टक्कर हो जाएगी और वो गिर जाएगा और दूसरे को भी गिरा देगा। पर टिंग कहती है कि क्यों ना लॉन्ग पाथ को यूज किया जाए। ये सुनते ही लिन को समझ आ जाता है कि उसे क्या करना होगा, जबकि टिंग को तो समझ ही नहीं आता कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि इसे पता लग गया है या इसे आइडिया मिल चुका है। अब ये भागते हुए नीचे के पास पहुंच जाते हैं, नीचे को एक वीडियो दिखाने लगती है। नीचे कहते हैं कि मैं इस वीडियो में क्या देखूं, तो वो उसे कहती है कि तुम शॉर्ट पाथ को यूज करते हो और वो लोग भी उसी पाथ को यूज करते हो, तो तुम ऐसा करो ना कि बड़े वाले पाथ को यूज कर लो और वहाँ से ओवरटेक कर जाओ। पर नीचे कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा से मैं वही वाला पाथ यूज करता आया हूँ और कभी भी फर्स्ट से लास्ट की तरफ नहीं गया, तो मैं कभी भी वो चीज नहीं कर सकता जो मैंने पहले ना कभी की हो। पर नीचे अभी भी अपने आप को इस चीज के लिए नहीं मना पा रहा होता, जबकि लिन अपनी पूरी कोशिश कर लेती है। अब लिन जब रूम की तरफ आ रही होती है तो वहाँ पर उसे अपनी सीनियर मिल जाती है दोनों। चैन तो बताती है कि वो यहाँ से जल्दी रिटायर होने वाली है और उसी फॉर्म के लिए वो जा रही है। ये सुनते उसे होता है कि ये क्या बात हुई, पर चैन जाते हुए ये कहती है कि मैं वे तुम पर छोड़कर जा रही हूँ, वो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो शन को यही तसल्ली देती है कि वे का मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब ये कहकर शन तो चली जाती है, पर दूसरी सीनियर जो अभी तक वहीं होती है, लिन कहती है कि आप क्यों रिटायर हो रही हैं, आपको नहीं होना चाहिए ना। तो कहती है कि मैंने बहुत ट्राई कर लिया और अब मेरी इतनी एज होती जा रही है कि मुझे रिटायरमेंट लेने की जरूरत है क्योंकि जिस्म के बहुत से पार्ट्स में दर्द होने लग गया है और मुझे नहीं लगता कि मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊंगी, तो अच्छा है कि मुझे पहले से ही गिव अप कर देना चाहिए। तो लिन उन्हें हक करके वहाँ से भेज देती है। अब वे जो नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट हुई थी उसे भेजा जा रहा होता है, साथ में उसकी लिन भी होती है। अब लिन उसे फुल बस तक छोड़ने के लिए आती है और टिंग जो पहले से ही बस में उसका वेट कर रही थी, पर वे जाने से पहले उसे एक ब्रेसलेट देते हुए कहती है कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरे लिए बनाई थी, एक मेरे पास है और दूसरी मैंने अभी तक शन को भी नहीं दी, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हिफाजत में रहो, जैसे अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ ऐसे तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तो वो भी इसकी दी हुई ब्रेसलेट को पहन लेती और वैसे वे वहाँ से चली जाती है। अब छुट्टियां आ गई थी तो लिन भी वापस अपने पिछले वाले कैंपस में आ जाती है, जहाँ पर आते साथ ही वो फौरन से आकर मिसान को हक करती है। मिसान भी कहने लगती है कि तुम क्या मोटी हो गई हो, कितनी भारी लग रही हो। कहती है कि मैंने बहुत वेट लॉस करने की कोशिश की, लगता है पर मैं गेन कर आई हूँ। तो मिसान कहती है कि तुम्हें अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए। देखो नीची और फेंग शाओ को किस तरह सीधे खड़े हुए, तो ये भी उन्हें देखकर बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हो जाती है। अब वैसे मिसान उन्हें लिस्ट दिखाती है कि सब कितने कितने मीटर्स की रेस कर रहे हैं, जिसमें जोजो का भी नेम होता है, वो 1000 मीटर की रेस कर रही होती है। ये देखकर वो कहने लगती है कि क्या जोजो नेशनल टीम में फिर से जाना चाहती है, जो अपने आप के साथ ऐसा कर रही है। अभी
कोच को उनकी लिस्ट उन्हें वापस कर देती है और कहती है कि चलो ठीक है हम चलते हैं। कोच पूछती है कि तुम अब कहाँ पर होगी, तो वो कहती है कि मैं अपने पुराने वाले रूम में रहूंगी। ये कहने के बाद वो जैसे अपने रूम में पहुंचती तो वहाँ पर एक न्यू बच्ची भी आई होती है जो इसकी आती है, इसे हेलो करती है और अपना नेम भी बताती है। ये देखकर याओ कहने लगती है कि तुमने भी सेम टू सेम ऐसे ही किया था जब तुम पहली बार आई थी। तो ये फौरन से कहती है कि याओ तुमने इसे ऐसा करने को बोला था, तो वो कहती है कि नहीं, बस उसने पूछा था कि उन्होंने पहली बार आकर कैसे किया था, मैं भी वैसे उन्हें वेलकम करना चाहती हूँ। अब वो उस लड़की के पास जो बेड होता है वो उसके बारे में पूछने लगती है कि जो भी इस बेड पर आता है क्या वही नेशनल टीम में जाती है, तो वो कहती है कि हाँ ऐसा ही है, टिंग भी नेशनल टीम में गई थी और उसके बाद मैं भी गई हूँ, बल्कि वे का तो मैच अभी भी हो रहा होगा। ये फौरन से लाइव देखने लगती है और पता लगता है कि वे सच में रेस जीत चुकी थी, जिसे देखकर इसके फेस पर फिर से सैडनेस आ जाती है और कहती है कि मैं जरा स्केटिंग करके आती हूँ। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब नीचे जो जगह पर पहले से आकर बैठा होता है जहाँ पर लिन आती है और लिन उसे देखकर उसके पास ही बैठ जाती है, पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर कैसे, तो वह कहता है कि जब मैंने देखा कि वे मैच जीत चुकी है तो मुझे पता था कि तुम यहीं पर आओगे, इसलिए मैं यहाँ पर बैठकर तुम्हारा ही वेट कर रहा था। अब दोनों में बातें हो रही होती तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने उसका मैच देखा, तो वह कहती है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा, क्या तुमने लड़कों का मैच देखा। कहता है कि मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं थकता न बैठकर देखकर, बाद में भी तो उनके मैच की वीडियो मिल जाएगी ना, तो मैं उसे देख लूंगा। पर इनको तो ऐसे लग रहा होता है कि एक बार वो नेशनल टीम से आ गई है तो क्या पता वापस कभी न जा पाए, क्योंकि जोजो के साथ भी तो यही होता आ रहा था। अब ऐसे नेक्स्ट दिखा जाता है कि जब याओ के साथ आ रही होती तो वहीं पर जोजो भी होती है। जोजो को देखकर याओ से कहती है कि मैं इससे बात करती हूँ। ये सुनते याओ तो वहाँ से चली जाती है और ये जोजो के पास आ गई थी। जोजो से देखकर कहती है कि मैंने सुना है डार्क हॉर्स वर्ल्ड चैंपियन में थी और तुम उसकी रूममेट भी थी। उसकी बात से लिन कहती है कि हाँ मेरी रूममेट थी और हमारी काफी अच्छी बन गई थी, हम दोनों काफी क्लोज हैं। ये सुनते हुए कहती है कि अगर तुम उसके क्लोज हो तो फिर तुम मुझसे और इस चीज से बहुत ज्यादा दूर हो, साथ ही साथ जीतने से भी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब लिन दिखाई जाती है जो सभी दोस्तों के साथ होती है, उसमें कैप्टन हान भी होता है। वो भी इनके साथ ड्रिंक वगैरह कर रहा था और बातों बातों में वो जोजो की बात करता है। अब जोजो की बात सुनकर लिन तो बिल्कुल चुप सी हो जाती है और उसकी बातों का आंसियाव दे रही होती है। उसने भी सुना था कि वो रेस में पार्टिसिपेट कर रही है और कहता है कि वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी ना। इस बात पर लिन कहती है कि हाँ वो बहुत खुश है, पर फिर भी फेंग चाओ से कहने लगता है कि तुम्हें ड्रिंक करनी चाहिए, लगता है तुम पर ड्रिंक का असर ज्यादा हो रहा है। तो वह कहता है कि तुम कह रहे हो जिसने ड्रिंक भी अभी तक नहीं की। अब एक एक करके सभी लोग उनके पास से उठकर चले गए थे, पीछे बस हान और लिन रह जाते हैं। हान अपने करियर को लेकर उससे बात करने लगता है, कहता है कि तुम अभी तक ट्रेनिंग में और तुम्हारे पास कम्पीट करने के लिए लोग हैं, पर मैंने इसलिए रिटायरमेंट ले ली क्योंकि मैं ऐसा कुछ करना ही नहीं चाहता था, मेरी बस हो चुकी थी। लिन कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, क्या आपको एथलीट बनना अच्छा नहीं लग रहा था या आपको ये चीज पसंद नहीं थी। तो वह कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी इंसान को चीजें छोड़नी पड़ जाती है अपने फ्यूचर के लिए। अगर मैं कुछ न पकड़ पाता तो मेरा फ्यूचर क्या होता बताओ। जैसे कि नीचे को देख लो, उसको पता है कि उसका बैकग्राउंड कितना ज्यादा रिच है, अगर वो कुछ भी नहीं कर पाता तब भी उसे किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसकी फैमिली वाले उसे सपोर्ट करेंगे। और तुम अपना ही सोच लो, तुम जब आई थी तुमने सबसे पहले यही फिक्र की थी कि तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे और क्या हिसाब होगा, और अभी भी तुम क्या चाहती हो। तो कहती है अभी भी मैं पैसे ही चाहती हूँ। खान कहता है कि यही तो बात है, मुझे भी पैसा चाहिए क्योंकि मुझे पता है ना मुझे फैमिली सपोर्ट मिलेगी ना कुछ, जो भी करना होगा खुद करना होगा। खान ये सब बताते हुए बहुत ही ज्यादा सैड हुआ होता और नीचे के आते ही वहाँ से चला जाता है। नीचे ये देखकर पूछने लगता है कि इसे क्या हुआ, तो वह कहती है कि कुछ नहीं, बस ड्रिंक करने के बाद थोड़ी अजीब अजीब बातें कर रहा था और कुछ भी नहीं। वो हान की बातों को लेकर नीचे को कुछ नहीं बताते और नीचे भी इसके लिए शुगर कोटेड जो चीज लेकर आया था ये उसे खाने लगती है और खुश भी हो रही थी। वैसे फेंग चाओ दिखा जाता है, वो भी लिन के लिए लेकर आ रहा था, पर इन दोनों को इस तरह साथ और खाते देखकर चुप करके वहीं से मुड़कर अपना खाने लगता है। अब तीनों साथ में वापस ड्रम्स की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही वो ड्रम के पास पहुंचते हैं वैसे ही फेंग चाओ कहता है कि लिन मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ, क्या हम बात कर सकते हैं। ये कहकर वो नीचे के पास से लिन को ले जाता है। अब नीचे भी अपना चला गया था और ये दोनों भी एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पर वो अपनी मॉम को लेकर बात करने लगता है। कहता है कि तुमने लास्ट टाइम मॉम को बहुत ज्यादा महंगे गिफ्ट दिए थे ना, तो मॉम कही थी कि उसे समझा लेना कि मुझे इतनी महंगी कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। लिन कहती है कि ये क्या बात हुई, चलो तुमने क्या दिया ना तो ठीक है, मानना ना मानना मेरी मर्जी है, और वैसे भी उन्होंने मुझसे वही चैट पर तो बात कर ली थी, फिर तुम्हें क्यों ये बोला। फेंग चाओ कहता है कि उन्हें बस फिक्र हो रही होगी ना, इसी वजह से उन्होंने मुझे भी कहा कि तुम्हें समझाऊं, पर अभी भी लिन थोड़ी ना सुधरने वाली थी। वो कहती है कि मैं तो फिर भी लूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। फेंग चाओ से कहते हैं कि क्या हम कल दोनों बस घूमने के लिए चलें, तो वह कहती है कि कहाँ जाना है। तो वह कहता है कि क्या तुमने कभी नीचे से पूछा कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, बस चुप करके उसके साथ जाते ना, तो मेरे साथ भी चुप करके चलो। कहती कि ठीक है हम कल चलेंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह ही फेंग चाओ जाने के लिए रेडी हो रहा होता और अपने कपड़े निकाल कर देख रहा होता है कि मुझे क्या पहन कर जाना चाहिए। वैसे नीचे आ जाता है, उसे कहता है कि तुम मेरे भी तो कपड़े लेकर पहन सकते हो ना, तुम्हारे सामने है, तो अपने क्यों पहन कर जा रहे हो। तो कहता है कि बस मैं अपने पहनना चाहता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला गया। तब उसके जाने के बाद जो दूसरा रूममेट होता है वो नीचे से पूछने लगता है कि क्या तुम इसके साथ नहीं जाओगे। तो वह कहता है कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे इन्वाइट ही नहीं किया, तो मैं कैसे जा सकता हूँ। ये कहकर विंडो से बाहर देखने के लिए आता है कि फेंग चाओ जा किसके साथ रहा है। तो देखकर उसे काफी अजीब सा लगता है कि वो लिन के साथ जा रहा और इसे बताया भी नहीं गया, इसलिए वो लिन को कॉल करता है, पर लिन का मोबाइल में भी साइलेंट पर होता है और उसे कॉल का पता नहीं लगता और ना ही कॉल अटेंड करती है। तो ये भी उसे देखते हुए कॉल कट कर देता है। अब ऐसे लिन और ये दिखाए जाते हैं जो दोनों मॉल में आते हैं और मॉल में आकर फिर से लिन सोच लेती है कि वो मॉम के लिए कुछ लेगी, मींस
मिसेस फैंग के लिए कुछ लेना चाहती है, पर फैंग चाओ से मना कर रहा होता है। फिर कहता है कि मैं मॉम के लिए कुछ लेना चाहता हूँ, मेरी हेल्प कर दो। मैं उनके लिए ऐसी एक चीज लेना चाहता हूँ जो बाकी मॉम से कहें, ओह तुम्हारे बेटे ने कितना अच्छा गिफ्ट दिया है। मैं हर मॉम से उन्हें जिताना चाहता हूँ, किसी मॉम से शर्मिंदा होते नहीं देखना चाहता। तो लीन उसके साथ डिसाइड करवाने लगती है कि तुम्हें क्या लेना चाहिए। अब एक और उसे पसंद आ तो जाता है, पर फैंग चाओ जो उससे पूछा जा रहा होता है कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ या नीचे, तो वह कहती है कि दोनों इक्वली हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें नीचे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है, पर वो उसकी बात को इग्नोर कर रही होती है, बल्कि कहती है कि ये वाला कोट मैंने एक जगह पर देखा था, इसे सस्ते में था। पर अभी भी फैंग चाओ का वही सेम क्वेश्चन होता है, तो कहने लगती है कि मैं यही वाला लेना चाहती हूँ। तो वो उसे कहता है कि तुम ये वाला क्यों ले रही हो, जो सस्ते वाला तुम्हें वो लेना चाहिए ना। तो वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हें महंगी चीजें देना चाहती हूँ। अब वो गिफ्ट लेकर दोनों जब घर की तरफ जा रहे होते हैं, तो फैंग चाओ से कहते हैं कि तुम मेरी मॉम को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट क्यों करते हो। तो वह कहती है कि मेरी फैमिली के बाद बस मैं यही तो मेरी फैमिली है, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो फैंग चाओ उसके सामने आकर उसे पूछता है कि फिर बताओ मैं क्या लगता हूँ। तो कहती है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अब बड़े होते जा रहे हो। ये फैंग चाओ को कभी अपने नेम से नहीं बुलाने देती, बल्कि हमेशा यही कहती है कि मुझे बड़ी सिस्टर कहा करो, तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और उसे ये छोटा कहती थी, जबकि एज में वो बड़ा था। अब उसकी इन बातों के बाद वो कहता है कि चलो आज का खाना मेरी तरफ से होगा, जो भी तुम खाना चाहो। वो तो बड़ी खुश हो जाती है कि ठीक है, और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।